हे जेम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेलोसिक सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग 3 वीडियो में हर चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, वैसे इसको भी हम लोग करेंगे। पहले वाले वीडियो में मतलब आज के वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, और लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। और जैसा कि हम लोग रिएक्शंस के थ्रू एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी खोलते हो, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में कुछ ऐसे रिएक्शंस लिखे हैं जो कि आपने ऑलरेडी अपने पुराने चैप्टर्स में कर लिए। जैसे कि पहला है रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और ये आपने अपने अल्कोहल चैप्टर में देखा था कि हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पे देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, अगर माइल्ड डाला है, स्ट्रॉन्ग डाला है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे माइल्ड डाला हो, स्ट्रॉन्ग डाला हो, आपका हमेशा कीटोन बनेगा। तो उस तरीके से बना सकते थे। तो ये उसी रिएक्शन की बात कर रहा है, तो अगर जिसने नहीं देखा है वो वहां पे जाके इसको कर ले। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिएक्शन आप देखते हो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसी पेज पे जो अभी मैंने बात की, जिसमें आप 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हो माइल्ड डाल के, और 2 डिग्री अल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हो, चाहे माइल्ड डालो स्ट्रॉन्ग डालो, फर्क नहीं पड़ता है। उसी में जब नीचे आते थे एक और, उसमें मैंने माइल्ड वाले में लिखवाया था कॉपर प्लस हीट। ठीक है, अगर आप कॉपर और हीट डाल रहे हो तो अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपका कीटोन बनेगा। और ये दोनों के लिए मैंने लिखा था कि ये जो दोनों चीज हुई, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन। मतलब यहाँ पे आपका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन निकलना। तो वही चीज मैंने लिखी थी कि ये जो दोनों आपने किया 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, कॉपर और हीट के प्रेजेंस में, ये आपने किया डिहाइड्रोजनेशन। उसी के नीचे मैंने लिखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो उस केस में आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो इसको जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही इन्होंने यहाँ पे चीज लिखी है कि बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो कंफ्यूज नहीं होना ये चीज। ठीक है, इसमें वहां पे हमने कॉपर वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे सिल्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप उसमें ध्यान देना। और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब थर्ड रिएक्शन आपने देखा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जहां पे हमने ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स करके एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाया था। वो डिपेंड करता है कि आपने जो बॉन्ड तोड़ा है वो कहाँ का तोड़ा है। ठीक है, अगर आप ये तोड़ते थे तो ये आपका बन जाता था एल्डिहाइड, और ये बन जाता था आपका एल्डिहाइड, क्योंकि दोनों में जो बॉन्ड आ रहा है वो टर्मिनल बॉन्ड है। लेकिन कुछ अगर ऐसा होता था, ऐसा, इस केस में ये तोड़ने पे ये तो आपका एल्डिहाइड बनता था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो यहाँ लगाओगे, इसलिए ये कीटोन बन जाता था। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया ओजोनोलाइसिस में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जिसने नहीं देखा है वो जाके हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखिए, ओजोनोलाइसिस, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है। उसके बाद उसी चैप्टर में हमने एक और चीज देखा था कि ये तो हमने देखा एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर एल्काइंस का हाइड्रेशन करें, ठीक है, हाइड्रेशन कैसे करते थे? H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, वहां पे लिखा था Hg2+ और H2SO4 या फिर H+ के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एल्काइन का, तो उस केस में याद है आइसोमेरिज्म लिखा होता है, जिसको मैंने बोला था कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म मेंशन किया, लेकिन ये हो क्या रहा है? टॉटोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात की, वो जो टॉटोमेरिज्म वाला रिएक्शन था, जिसमें हम लोग पहले इनोल बनाते थे और फिर उसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो कि कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना। तो उस तरीके से बना सकते थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वो ये है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जब आप करोगे तो आपके हर एक रिएक्शन में आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट जब आप इथाइन लेते हो। ठीक है, अगर आप इथाइन ले लेते हो तो उस केस में जब आप कराओगे ना हाइड्रेशन, तो उस केस में आपको एल्डिहाइड मिलता है, जिसको आप एसिटाइल्डिहाइड बोलते हो। इसके अलावा अगर कोई भी आप एल्काइन लेते हो, जैसे आप मान लो प्रोपाइन ले लिया आपने, इस केस में आप अगर कराओगे तो इसमें आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। यही चीज एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पे कि अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आपको रिएक्टेंट में इथाइन ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इससे हायर कोई भी एल्काइन लेते हो तो उस केस में आपको कीटोन मिलता है। ठीक है, ये चीज इसको समझ नहीं आ रही, रिएक्शन करते कैसे थे, टॉटोमेरिज्म कैसे लगाते थे कि पहले इनॉल बना फिर कीटो बना, वो जाके देख लो। टॉटोमेरिज्म वाला रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में करवाया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मेन रिएक्शन में, जो कि इस चैप्टर में आपको पहली बार मिलने वाला है। अब पहला रिएक्शन हम लोग अपने रिएक्शन कॉपी को खोल के देखते हैं। जैसे आप रिएक्शन कॉपी खोलोगे, आपको पहला रिएक्शन देखने को मिलता है, जहां पे ये आपका क्या दिख रहा है? बेंजोइल क्लोराइड देखने को मिला है, या फिर अगर मैं इन जनरल नाम लूं तो ये क्या है? एसिड क्लोराइड है आपका। ठीक है, तो ये है क्या? इसका स्पेसिफिकली नाम आपको पता होना चाहिए। ये बेंजोइल क्लोराइड है। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? H2, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। क्या ये रिएजेंट देखते आपको कुछ याद आ रहा है? क्या आपको हाइड्रोकार्बन में मैंने ऐसा कुछ बताया था कि PdBaSO4 अगर दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं? लिनलार्ड्स कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसको याद आ रहा है, बहुत सही, उसने अच्छे से रिवाइज किया। ठीक है, वहां मैंने बोला था कि डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल को लिनलार्ड्स कैटलिस्ट बोलते थे। यहाँ पे बस चारकोल नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बोला था कि वहां पे डीएक्टिवेट जो करते हैं हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्विनोलोन डाला हो या फिर कोई भी सल्फर कंपाउंड डाला हो। और वहां पे एनसीईआरटी ने सल्फर कंपाउंड का नाम बोला नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि BaSO4 भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी ने आगे यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये जो PdBaSO4 है, इसमें क्या किया है कि इसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे ये पॉइजन डाला गया है। ठीक है, करवाते क्या थे उसमें? हाइड्रोजनेशन करवाते थे, मतलब रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा। इतना तो आपने कंसेप्चुअली समझ लिया। ये हम लोग जो ये हमने रिडक्शन वाला पॉइंट मेंशन किया, इसको हम लोग जब इसका नेम रिएक्शन का नाम जो देखेंगे तब हम लोग इसको यूज करेंगे। अच्छा हाँ, ये रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसके नेम में रिडक्शन वर्ड आ रहा है। तो जैसे ही आप ये नाम देखोगे बेंजोइल क्लोराइड, और आपको यहाँ पे दिखेगा H2, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा हाँ यहाँ पे क्या होता था? हाइड्रोजनेशन होता था, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन होता था। जैसे ही आप ये वर्ड बोलोगे रिडक्शन, आपके दिमाग में इस रिएक्शन का नाम याद आना चाहिए कि अच्छा ये तो रोजेनमंड रिडक्शन है, जहां पे हम लोग एल्डिहाइड बनाते थे। कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड बनाते थे। कैसे बनाते थे? कुछ नहीं, यहाँ पे जो Cl है उसको हटाएंगे और H लगा देंगे। ठीक है, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पे बेंजीन होगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड हो, Cl हटा दिया, H लगा दिया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कैसे याद किया इस रिएक्शन को? H2 दिखा, रिडक्शन होगा,
जैसे रिडक्शन वर्ड है दिखा आपको कि अच्छा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड है और रिडक्शन हो रहा है, दिमाग आना चाहिए रोजेनमैन रिडक्शन होगा। क्या बनता था उसमें, बेंजल्डिहाइड बनता था और आपने बना दिया। कैसे बनाओगे, Cl हटाया H लगाया, बेंजल्डिहाइड बन गया आपका। अच्छा नाम मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखना। अब इसको एनसीईआरटी खोल के देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। तो जैसे ही आपको दिखा कि एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन पैलेडियम और BaSO4 के साथ हो रहा है, आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये तो रोजेनमैन रिडक्शन है। इसमें क्या बनाते थे, बेंजल्डिहाइड बनाते थे और इसमें रिएजेंट जो होता है वो H2PdBaSO4 है। ये मैंने समझा दिया कैसे आपको याद रखना है। तो अब चाहे आपको वो नाम देके पूछ ले कि इसमें से कौन सा रोजेनमैन रिडक्शन है या फिर रिएक्शन देके पूछ ले कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, दोनों आप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको रिएक्टेंट के थ्रू या फिर रिएजेंट के थ्रू इसको याद रखना समझा दिया। ठीक है, अगला रिएक्शन हम लोग रिएक्शन कॉपी से देखते हैं। अब जैसे ही आप सेकंड नंबर रिएक्शन में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे नाइट्राइल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है A, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इसका H3O+ के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे B बन रहा है। ठीक है, हम लोग को मेन जो आंसर देना होता है वो B देना होता है क्योंकि मोस्टली वो B ही पूछते हैं, फाइनल पूछते हैं। अगर उनको सिर्फ B चाहिए होगा और अगर वो आपसे A नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिवाइड करके नहीं देंगे। वो सीधे सीधे आपका कैसे रिएक्टेंट को लिखेंगे, वो लिख देंगे कि मैंने इसमें रिएजेंट डाला है पहले स्टेप में SnCl2 और HCl और दूसरे स्टेप में डाला है हमने H3O+, मतलब कि दूसरे स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है। तो बताओ हमें RCN से क्या बनेगा। ठीक है, तो उस समय आपको कैसे आंसर देना है। तो जैसे ही आपने SnCl2 HCl देखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए अरे नाइट्राइल का रिएक्शन SnCl2 HCl के साथ हो रहा है, ये तो स्टीफन रिएक्शन है। इसमें क्या करते थे, CN हटाते थे और CHO लगाते थे। ठीक है, कैसे याद किया आपने ये रिएक्शन की ये स्टीफन रिएक्शन है। देखो CN वर्ड में N आता है, ठीक है, अगर आप CN बोलो और स्टीफन बोलो दोनों सेम प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने CN देखा, नाइट्राइल देखा, अरे स्टीफन रिएक्शन है। और कैसे कंफर्म करोगे आप, यहाँ पे देखो रिएजेंट में SN है तो स्टार्टिंग S से हो रहा है और एंड N से हो रहा है, तो स्टीफन भी स्टार्ट S से होता है एंड N से होता है, तो स्टीफन रिएक्शन आपका ये है। ये आपने कंफर्म किया। करते क्या है इसमें स्टीफन रिएक्शन में, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए अरे ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है जिसमें हम लोग नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते थे। तो कैसे बनाओगे, CN हटाओगे CH लगाओगे, वही आपको करना था। इसमें CN यहाँ से हटा दोगे और यहाँ पे R तो वैसा ही रहेगा, CN की जगह क्या लिख दोगे CHO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो तब कि आपने जब इन्होंने डायरेक्टली आपको दोनों जो उन्होंने अलग अलग स्टेप में रिएजेंट डाले हैं उसको एक साथ लिख के दे दिया। मान लो कभी उन्होंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ A क्या बन रहा है, तो जैसे आपसे ये A पूछे ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अरे ये तो स्टीफन रिएक्शन है और स्टीफन रिएक्शन भी एक टाइप का रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और HH को जोड़ देंगे, जो बनेगा वही हमारा यहाँ पे A है। तो अगर मैं इसको अच्छे से करके बताऊँ आपको तो RCN था अपना, RC ट्रिपल बॉन्ड N ये था अपना। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ होता है तो यहाँ पहले स्टेप में रिडक्शन होता है। क्या करते हो, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, H लगा दोगे, ऐसे करते थे आप। जब H2 ऐड करवाना होता था ऐसे करते थे, यही आपने यहाँ पे किया। क्या बन गया आपका यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इमाइन, IMINE। ठीक है, इमाइन बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी स्टीफन रिएक्शन होगा, कैसे कंफर्म किया स्टीफन रिएक्शन है, पहले तो RCN जैसे आप CN बोलते हो और स्टीफन बोलते हो, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन उसका रहता है। दूसरा कंफर्म कैसे किया, रिएजेंट देख के SnCl2 HCl दिखा, ठीक है, आपको दिमाग में आएगा अच्छा SN स्टीफन। ठीक है, उसके बाद अगर इन्होंने SnCl2 HCl पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H3O+ दे दिया है तो आपको सीधे सीधे फाइनल प्रोडक्ट जो भी होता है स्टीफन का, मतलब कि CN हटाओ CHO लगाओ एल्डिहाइड दे देना है। लेकिन अगर उन्होंने बीच वाला पूछ लिया कि A जो बनता है बताओ A कैसे बनता है, तो आपको याद आना चाहिए कि स्टीफन में पहले स्टेप में रिडक्शन होता था, उसके बाद हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करवाते थे। तो रिडक्शन कैसे कराओगे, H2 ऐड करवा के। कैसे करवाते थे ऐड, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, H लगा दोगे, वही हमने यहाँ पे किया और आपका यहाँ पे बन गया क्या, इमाइन। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। पहला स्टेप रोजेनमैन कैसे याद रखना है समझा दिया मैंने। जैसे आपने देखा ये रिएजेंट, आपके दिमाग में आएगा रिडक्शन, जैसे रिडक्शन आएगा और यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन होना है, ये तो रोजेनमैन रिडक्शन है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, Cl हटाया H लगाया, आपका एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। जैसे आपने देखा CN है, दिमाग में आएगा अच्छा CN स्टीफन, कंफर्म किया कैसे, SnCl2 से। SnCl2 में SN है मतलब स्टीफन रिएक्शन है, कंफर्म हो गया। दो स्टेप में होता है ये, पहले स्टेप में रिडक्शन होगा, इमाइन बनेगा, कैसे होना है बता दिया मैंने। दूसरे स्टेप में जब इमाइन बन जाएगा उसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे और उस केस में आपका क्या बन जाएगा, फिर ये NH हट के वो लग जाता है और आपका एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब हम लोग एनसीईआरटी खोल के देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। तो जैसे आप एनसीईआरटी खोलोगे तो हम लोग ने पहला स्टेप देखा था कि अभी हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला प्रिपरेशन देखा एसाइल क्लोराइड के थ्रू या फिर एसिड क्लोराइड के थ्रू। दूसरा हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं नाइट्राइल्स या फिर ईस्टर के थ्रू। अभी हमने नाइट्राइल की बात की जिसमें आरसीएन का रिएक्शन इसके साथ हो रहा था, ये स्टीफन रिएक्शन था, हमने बात कर ली। इसमें पहले स्टेप में इमाइन बन रहा था, रिड्यूस होकर, मतलब नाइट्राइल्स रिड्यूस होकर इमाइन देता है स्टीफन रिएक्शन, एकदम सही बात। उसके बाद जब हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को ये याद कर लेंगे कि स्टीफन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाना होता है, लेकिन वो भूल जाएंगे कि यहाँ पे बीच में स्टीफन बनता था और एंटी यहीं पे खेल जाएगी आपकी। मैंने ये बताया था कि वो डायरेक्टली आपको 1 2 ऐसे स्टेप में लिख के दे सकते हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्टली अपना एल्डिहाइड दे देना है। अब आते हैं हम लोग वापस से रिएक्शन कॉपी पे और अगला रिएक्शन देखते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो जैसे आप नीचे आओगे थर्ड नंबर रिएक्शन में तो आपको दिख रहा है अरे यहाँ तो फिर से आरसीएन आ गया और इस केस में यहाँ पे डाइबल H और H2 लिखा है। अब ये जो डाइबल H जिसको मैं बोल रहा हूँ ये है क्या, ये है आपका बेसिकली डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ये आपको कुछ LiAlH4 की तरह दिख रहा है? हाँ, क्या करते थे उसमें रिडक्शन करवाता था वो भी, तो ये भी आपको रिडक्शन करवाता है। ठीक है, बेसिकली इतना समझ में आ गया आपको। इसमें भी आपका पहले स्टेप में इमाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में आपको H2 दिख रहा है तो फिर हाइड्रोलिसिस करा के एल्डिहाइड बना देगा, इतना सिंपल है। तो जैसे आपको पहले स्टेप में डाइबल H दिखे, दूसरे स्टेप में H2 दिखे, इसका तो कोई नाम नहीं है पहली बात। कंफर्म कैसे किया आपने, डाइबल H LiAlH4 के जैसा ही है ना।
उसी के जैसा आपको दिख रहा है। तो वो रिडक्शन करवाता था, ये भी आपका अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। करवाएगा क्या, रिड्यूस कैसे करवाते हैं नाइट्राइल को, एक बॉन्ड तोड़ते हैं, एच जोड़ते हैं, तो आपका पहले स्टेप में इमाइन बनेगा। उसके बाद जब उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी सेम होने वाली है जो आपने स्टीफन रिएक्शन में किया था, बस रीएजेंट का फर्क है। तो नाइट्राइल में चाहे आप ये डाल लो, ये डाल लो, काम आपको सेम करना है, ये हटाओ, CHO लगाओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की या तो आपको डाइबल H लिख के दे दे, या तो फिर वो उसको खोल के आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, डाइएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है। करना क्या है, CN हटाना है, CHO लगाना है। इस पाई बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना, कोई कंफ्यूज मत होना कि ये पाई बॉन्ड का क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसका, सिर्फ आपको ध्यान देना है CN पे, CN हटाया, CHO लगाया। तो इस केस में क्या बन गया आपका, इस केस में आपका बन गया R, CN हटा के CHO लगा दिया तो CHO। इस केस में भी आपका क्या बन जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस CN हटा के आप यहाँ पे लगा दोगे CHO। ठीक है, अच्छा चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या फर्क है, देखो यहाँ पे आपने देखा ये CN था, मतलब नाइट्राइल का रिएक्शन हो रहा था डाइबल H के साथ, मतलब डाइएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लेकिन 5th नंबर अगर देखोगे तो ये नाइट्राइल नहीं है, ये आपका ईस्टर है। ठीक है, ध्यान से देखो, RCOOR'। ठीक है, तो और इसका रिएक्शन सेम इसके साथ होता है डाइबल H के साथ, और पहले स्टेप में डाइबल H है, दूसरे स्टेप में H2 है। तो इसमें कैसे हटाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे CN हटाते थे, इस बार आप ईस्टर में क्या हटाओगे, लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR उसको हटा दोगे, और क्या लगा दोगे, CHO लगा दोगे। तो COOR ये ग्रुप है, इसको हटाया आपने, इसकी जगह लिख दिया CHO, वही आपका बन गया एल्डिहाइड। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH2 होल लाइन वैसा ही है, और इसको आपने हटा दिया, इसकी जगह आ गया क्या, CHO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो चाहे आपका नाइट्राइल दिखे या ईस्टर दिखे और उसमें रिएक्शन हुआ हो डाइबल H के साथ पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H2, आपको बनाना होता है एल्डिहाइड। कैसे बनाओगे, अगर नाइट्राइल है CN हटाया, CHO लगाया, ईस्टर है COOR को हटाया और CHO लगाया। ठीक है, सिंपल सिंपल इतना। तो ये आपको सबसे पहले ये 5 रिएक्शन याद करना है अच्छे से, कि अच्छा मेरे को बेंजोइल क्लोराइड दिख रहा है, H2 PDBSO4 दिख रहा है, H2 देखा, रिडक्शन होगा, कौन सा रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये हो गया अपना रोजेनमंड रिडक्शन। करते क्या थे, Cl हटाते थे, H लगा के आपका बेंजल्डिहाइड बना देते थे, रोजेनमंड रिडक्शन आपका हो गया। अच्छा, दूसरा देखा आपने CN है, SnCl2 के साथ रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, इसमें पहले स्टेप में इमाइन बनेगा, रिडक्शन करवा के, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा के हम लोग फाइनली एल्डिहाइड देते थे आंसर। वैसे ही सेम डाइबल H LiLH4 के साथ जैसा मिलता जुलता है, मतलब रिडक्शन करवाएगा, पहले स्टेप में इमाइन बनाएगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा के फिर से एल्डिहाइड दे देंगे। चाहे CN हो या ईस्टर हो, काम वही करना है, बस CN में CN हटा के CHO लगाते हैं, ईस्टर में COOR को हटा के CHO लगाते हैं। क्या काम खत्म। NCERT खोल के देख लेते हैं NCERT क्या लिखती है इसके बारे में। वही चीज लिखिए कि डाइबल H के साथ हम लोग नाइट्राइल्स को सिलेक्टिवली रिड्यूस करवा सकते हैं और फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस करवा के एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा करना क्या होता है इसमें, CN हटाओ, CHO लगाओ। ठीक, अच्छा उसके बाद ईस्टर का भी हम लोग करवा सकते हैं। इस केस में क्या करते हैं, सेम रिएजेंट सेम रहता है डाइबल H, बस फर्क क्या है इसमें, COOR हटाओ, CHO लगाओ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, जो कि है रिएक्शन नंबर 6। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे टॉल्यूइन का रिएक्शन हो रहा है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 के साथ, तो कुछ बन रहा है। उसके बाद जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट B बन रहा है। ठीक है, पहला चीज वही, ये आपको डायरेक्टली ऐसे अलग अलग लिख के ना देके क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में लिख देंगे कि अच्छा पहले स्टेप में हमने CrO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 के साथ रिएक्शन करवाया और दूसरे स्टेप में हमने H3O+ के साथ रिएक्शन करवाया, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाई। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर टॉल्यूइन का रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसमें जैसे आपको दिखे टॉल्यूइन CrO2Cl2 और CH2, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है बेंजल्डिहाइड, मतलब कि CH3 हटाओ, CHO लगाओ। ठीक है, तो ये फिर से एक एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बना रहे हैं। ऊपर के रिएक्शन में हमने क्या क्या देख लिया था, एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाना है, नाइट्राइल और ईस्टर से एल्डिहाइड कैसे बनाना है, ये देख लिया था। अब हमने देखा हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम आपको रटा होना चाहिए, ये आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा कि जैसे ही मुझे टॉल्यूइन दिखे, CrO2Cl2 और CH2 के साथ रिएक्शन दिखे मुझे और H3O+ लिखा हो उसमें, तो हम लोग को फाइनली बनाना होता है बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन बोलते क्यों है ये समझो। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर किसी चीज का मोशन हमें स्लो करना है तो हम लोग उसमें डी एक्सेलरेशन देते हैं, जिसको आप रिटार्डेशन बोलते हो, है ना। अब इटार्ड जो है वो रिटार्ड से मिलता जुलता है। इटार्ड जो केमिस्ट्री में आप देख रहे हो वो फिजिक्स के रिटार्ड से मिलता जुलता है, मतलब कुछ तो आप यहाँ पे स्लो कर रहे हो। होता क्या है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दोगे तो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपको तो चाहिए एल्डिहाइड। और आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन, आपने जब अल्कोहल का देखा तो आपको पता था कि अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो पहले आपको एल्डिहाइड मिलता है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक मिलता है। अगर आपको एल्डिहाइड पे ही रोकना है तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा करना होगा जिसके कारण ये जो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है इसका अपना हाइड्रोकार्बन का, वो थोड़ा स्लो हो जाए और वो एल्डिहाइड पे रुक जाए। इसीलिए आप यहाँ पे कुछ मीडियम यूज करते हैं। इटार्डेशन के केस में आप यहाँ पे CrO2Cl2 यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट ऐसा बना देता है जिसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट हो। और सिमिलरली आप कभी कभी CrO3 यूज करते हो और उसका काम भी यही है कि यहाँ पे एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाए जिसको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल है और इसलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना होकर एल्डिहाइड में ही रुक जाता है। ठीक है, ऐसा समझना कि इटार्डेशन याद कर सकना है कि इटार्डेशन होता क्या था। अगर कोई पूछे कि इटार्डेशन है इनमें से कौन सा इटार्डेशन है, तो आपको याद रखना है कि इटार्डेशन है जिसमें CrO2Cl2 और CH2 मुझे दिख जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग CrO2Cl2 यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग एक ऐसा इंटरमीडिएट बना
पाए जिसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट हो और वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ना जाके एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, क्योंकि हमारा मेन गोल है यहाँ पे एल्डिहाइड बनाना। तो सबसे पहले आपको जैसे ही रिएक्शन दिखे टॉल्विन, उसका रिएक्शन CrO2 Cl2 CH2 के प्रेजेंस में हो रहा है, किसके साथ H3O+ भी वहां पे दिया हो, मतलब पहले स्टेप में CrO2 Cl2 और CH2 हो, दूसरे स्टेप में H3O+ हो, फाइनली आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बना देना है। CH3 हटाया, CHO लगा दिया। अगर आपको ये दिख रहा है इसमें आपको CrO3 दिख जाए और एसिटिक एनहाइड्राइड दिख जाए और सेम यहाँ पे HCO+ सेकंड स्टेप में दिया हो, तो इस केस में भी आपको CH3 हटाना है और CHO लगाना है। तो ये तो दोनों रिएक्शन याद कर लो, लेकिन इटार रिएक्शन नाम आपका 6 नंबर रिएक्शन का है, ये आपको ध्यान देना। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो और पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इटार रिएक्शन, आपको 6 नंबर वाला रिएक्शन जो है उसको देख के इटार रिएक्शन बोलना है। ठीक है, याद कर लो, इटार रिएक्शन लिख के याद करना। टॉल्विन है, CrO2 Cl2 CH2 के प्रेजेंस में है, तो आपका इटार रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो फाइनल आपने देख लिया कि दोनों केस में आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है। आपको यहाँ पे मेन कभी कभी ये पूछ सकते हैं इंटरमीडिएट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जानना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है ये आपको मैं याद करवा देता हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली वो बनाना ही आना चाहिए, जिसमें समझ सकते नहीं हो उसमें। कैसे बनाओगे, देखो कुछ नहीं करना है आपको। अगर इटार रिएक्शन है तो उस केस में ये जो चीज़ है इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 O है, इसको आप लिख लो O, CR 2 था तो एक को आपने आगे लिख दिया, एक को पीछे लिख दिया, Cl2 और इसके बीच में आप लगा दो H। ये बन गया आपका एक ग्रुप जिसको आपको ऐड करवाना है अपने टॉल्विन पे। कैसे ऐड कराओगे, इसको 2 बार ऐड करवाना है। तो 2 बार ऐड कराओगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, तो क्या बचा, CH बचा। इस ग्रुप को वहाँ पे लिख दो 2 बार, तो OCRO HCl2 होल ट्वाइस का बन गया इंटरमीडिएट। यही आपका इंटरमीडिएट है जो कि आपसे पूछते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको लिखे कैसे, तो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप को 2 बार लगाना है तो इसलिए आपने इसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। कैसे लिखा इस चीज़ को, यहाँ पे CrO2 Cl2 था, 2 O है, एक O को CR के आगे लिख दिया, एक O को पीछे लिख दिया, Cl2 लिख दिया और यहाँ पे एक H लगा दिया। उसके बाद इस ग्रुप को 2 बार लगा दिया अपने टॉल्विन पे, तो आपका बन गया इंटरमीडिएट। सिमिलर तरीके से अगर आप नीचे आओगे तो इसमें भी इंटरमीडिएट कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखोगे, OCCH3 ग्रुप दिख रहा है, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने CR के आगे हो पीछे लगाया था, वैसे यहाँ पे आपको C के आगे हो पीछे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिखना है। उसके बाद वहाँ पे भी आपने उसको 2 बार लगाया था तो इसको भी आप 2 बार लगाओगे और आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो कैसे लिखोगे, वही करना है, 2 H हटाओ टॉल्विन से, C एक H बचा और इस ग्रुप को 2 बार लिख दिया तो ये हो गया OCOCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट बनाना है। तो इस केस में आपका इंटरमीडिएट ये बन गया। इसमें आपका क्या बना था, देखो CH कैसे लिखे थे आपने इसको OCRO Cl2 और बस इसमें ध्यान रखना है कि H लगता है यहाँ पे और उसके बाद इसको 2 बार जोड़ना है। ठीक है, इतना करो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। ईजी तरीका है इसको बनाने का। कैसे याद रखना मैंने बता दिया। इटार्डेशन है पहला वाला। क्यों इसको इटार्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रिटार्डेशन करवाते हैं। किस चीज़ का, जो हाइड्रोकार्बन है अगर उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डाल देते हैं तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है, लेकिन हमें इसको एल्डिहाइड पे रोकना है। तो रोकना है तो हम लोग को किसी तरीके से एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाना होगा जिसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेप में CrO2 Cl2 यूज करते हैं एक रिएक्शन में, दूसरे रिएक्शन में CrO3 यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इटार रिएक्शन पहले वाले को ही बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इसको लिख के याद करोगे तभी आपका ये याद होगा और इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे, देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। पहला तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो ये जो आपने इंटरमीडिएट बनाया था इटार रिएक्शन में, इसको हम लोग बोलते क्या है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इटार रिएक्शन में जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है, बता दोगे इसमें। इसमें ये जो ग्रुप है 2 बार लगता था, उसको अगर आप खोल के बनाओगे तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। इसको देख लेना, ठीक है, जूम कर देता हूँ, देख लेना इसको। उसके बाद ये बता दिया मैंने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। हाँ, ये रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में, मतलब CH3 हट के COOH लग जाएगा अगर हमने वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो। अब इसको अगर हम लोग को रोकना है तो हम लोग को एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाना होगा जिसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट हो। इसीलिए हम लोग पहले एक रिएक्शन में हम लोग CrO2 Cl2 यूज करते हैं, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, और अगले रिएक्शन में हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं। दोनों का यूज क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया। अच्छा, तो पूछ सकते हैं कि हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड को यूज कर रहे हैं टॉल्विन के रिएक्शन में, बता दोगे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग को बेंजोइक एसिड बनाने से रोकना है तो इनमें से कौन सा यूज करेंगे। तो इनमें से 2 ऑप्शन होगा, कोई भी एक हो सकता है दोनों में से, तो उसको आपको टिक करना है। या तो आपका क्रोमाइल क्लोराइड दिख जाएगा या फिर आपको क्रोमिक ऑक्साइड देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो आपके रिएक्शन में सिर्फ इतना पार्ट लिखा है, ठीक है, H3O+ नहीं लिखा है, तो आपको रिएक्शन में आंसर जो है वो ये देना है। ठीक है, अपने ऑप्शन देख लेना, क्या पता ऑप्शन में सारे ही आपके एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उस केस में आप आंसर ये दोगे बेंजल्डिहाइड। लेकिन मान लो ऑप्शन में आपको दिख गया इंटरमीडिएट, तो उस केस में मतलब वो आपसे इंटरमीडिएट देखना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं, ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जब इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। तो अगर सिर्फ इतना पार्ट लिखा है तो आपको आंसर इंटरमीडिएट देना है, मतलब इस केस में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दोगे और इस केस में आप बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट दोगे। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या है, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको देख लेना। अच्छा, तो हो गया, इतना आपका रिएक्शन खत्म। अब चलते हैं हम लोग आगे, और इससे आपका एक अच्छा AR बन के आ सकता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इसको ध्यान देना कि क्यों हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट बना रहे हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कॉपी खोल के। तो हमने 7 नंबर रिएक्शन तो देख लिया, अब हमें 8 नंबर रिएक्शन देखना है। तो जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो वहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे टॉल्विन है और इसका रिएक्शन Cl2HMU के साथ हो रहा है। तो अगर आपको ध्यान है, मान लो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ इस पार्ट को,
और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ सिर्फ इतना प्रोडक्ट बताओ कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो आप बोलते हैं अच्छा यहाँ पे तो हम लोग क्लोरिनेशन करवाते थे जिसमें हम लोग एच हटाएंगे और सीएल लगाएंगे, एक ही बार लगाते थे क्योंकि हम लोग का उसी में काम होता था। भले इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार एक ही एच हटेगा, एक बार 2 एच हट के 2 सीएल लग जाएंगे, एक बार 3 एच हट के 3 सीएल लग जाएंगे, ऐसे बना सकते थे। लेकिन आपको आंसर जो हम लोग अभी तक देखते आए थे हेल्वेल के तक, वहाँ पे हम लोग एक एच हटा के एक सीएल लगाते थे, हमारा काम हो जाता था, मेन हम वहीं से आंसर देते थे इसका। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको बोलता अगर ये H3O+ यहाँ पे नहीं होता तो आप आंसर देते हैं यहाँ पे ये CH2Cl, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मान लो आपका यहाँ पे Cl2H दिया है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में आपका यहाँ पे H2O दिया है हीट करते हुए, तो समझ आने अच्छा इस केस में मेरा जो फाइनल बनता था वो आपका बनता है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे बनाना पड़ता था बेंजल क्लोराइड। अभी आपने बनाया था बेंजाइल क्लोराइड, एक सीएल लगाया था, लेकिन अब आपको लगाना होगा 2 सीएल, मतलब 2 एच हटाओगे और 2 सीएल लगाओगे, CH और Cl2, ये बना आपका। इसका नाम है क्या, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, बेंजल क्लोराइड। और फिर जब अगले स्टेप में आप H2 डालोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे फाइनली एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये दिख रहा है। तो सिंपल चीज समझाता हूँ, अगर आपको मान लो उन्होंने ये पार्ट नहीं दिया है, ये पार्ट आपको उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ आपको लेफ्ट वाला पार्ट दिखा है, तो उस केस में आप बनाओगे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 स्टेप में लिखा हुआ है कि पहले स्टेप में हमने डाला Cl2H और दूसरे स्टेप में हमने किया है यहाँ पे H2 डाला है हीट के प्रेजेंस में, तो उस केस में आपको सीधे बेंजाल्डिहाइड बना देना है। और अगर उसमें आपसे ये इंटरमीडिएट पूछते हैं क्या बना है, बीच में क्या बन रहा है, तो आपको बोलना अच्छा यहाँ पे जो है बेंजल क्लोराइड बनता है, ना कि बेंजाइल क्लोराइड। फर्क मैंने बता दिया, एक में सिर्फ एक सीएल लग रहा है उसको बोल रहे हो आप बेंजाइल क्लोराइड, एक में 2 सीएल लग रहा है उसमें आप बोल रहे हो बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो अच्छा बेंजल है, एल आ रहा है साइड में, तो एल्डिहाइड लगने वाला है और वही आपका एल्डिहाइड यहाँ पे लगता है। आगे समझ में। उसके बाद अगला रिएक्शन देखोगे नीचे ही, तो नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेंजीन है और इसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ, COHCl के प्रेजेंस में, और नीचे देखोगे तो नीचे एनहाइड्रस AlCl3 और कपरस क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना CO और HCl, आपके दिमाग में याद आना चाहिए अरे ये तो गटम एंड कोच रिएक्शन है। इसका नाम गटम एंड कोच है, लेकिन मैं इसको गटम एंड बोलता हूँ क्योंकि गटम जैसे आप याद करते हो उसमें आपको याद आता है कि ये इसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस होंगे, और कोच से याद आता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जैसे आप उसका स्पेलिंग भी देखोगे ना, अगर मैं एनसीईआरटी खोल के दिखाऊं तो इसमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रिएक्शन का नाम ही कि इसमें आपको CHO लगाना है। देखो कोच में देखो CHO, यहाँ पे देखो CHO, तो आपको यहाँ पे CHO लगाना है बेंजीन पे। ठीक है, सिंपल याद कैसे रखना है कि ये गटम एंड कोच रिएक्शन है। जैसे आपने देखा गटम मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस, तो HCl दिख गया आपको, कोच से आपको दिख जाएगा अच्छा यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ठीक है, और CO में आपको लगाना क्या है, CHO लगाना है, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो बेंजीन से क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। याद कैसे रखना मैंने बता दिया आपको। तो गटम एंड कोच रिएक्शन COHCl दिखे, एनहाइड्रस AlCl3 दिखे, समझ जाना है गटम एंड कोच रिएक्शन करना क्या है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना देना है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ सकते हैं कि अभी हमने बहुत सारे मेथड दिखे, उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, एक होगा उसमें से क्या, साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, तो आपको देना है कि अच्छा यहाँ पे जो साइड चेन क्लोरिनेशन वाला मेथड था वो कमर्शियल मेथड है बेंजाल्डिहाइड बनाने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से ये बना के दे सकते हैं। बाकी मैंने बेंजल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड में डिफरेंस आपको बता दिया, कब कौन सा बनाना है, गटम एंड कोच समझा दिया मैंने, कैसे याद रखना ये भी बता दिया। अब यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड के जितने प्रिपरेशन मेथड्स थे ये सारे खत्म हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि कैसे किस रिएक्शन को याद रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको अच्छे से देख लेना, वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब हम लोग नीचे आते हैं और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखते हैं। तो अपने रिएक्शन कॉपी चलते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही आप आते हो 10 नंबर रिएक्शन पे, तो आपको यहाँ दिखता है कि ये इसमें क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले दिखता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CdCl2 के साथ मतलब कैडमियम क्लोराइड के साथ हो रहा है। तो अगर मैं आपको देता हूँ कि अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, या फिर अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखे ग्रिग्नार्ड के, उसमें हम क्या करते थे, ग्रिग्नार्ड को हम लोग डिवाइड कर देते थे अपने नेगेटिव और प्लस चार्ज के हिसाब से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को प्लस के साथ लगाते थे, प्लस वाले को नेगेटिव के साथ। तो इसमें अगर देखोगे तो Cl पे नेगेटिव आएगा और कैडमियम पे प्लस आएगा, तो प्लस को जोड़ दो नेगेटिव के साथ और इस प्लस को जोड़ दो इस नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे R और CD हो गया, तो ये बन गया आपका R2CD और बाकी अपना जुड़ गया MgX के साथ, तो ये बन गया आपका MgXCl2, ये आपको बन गया है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, R2CD। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बोलते हैं इसको, डाई एल्काइल कैडमियम। ये जो आपने यहाँ पे डाई एल्काइल कैडमियम बनाया, इसको हम लोग यूज करते हैं एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यही R2CD जो आपने बनाया, इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। करना क्या होता है इसमें, जैसे आपको R2CD दिख जाए, अब यहाँ पे R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, जो भी यहाँ पे R दिख रहा है उस R को उठाना है, Cl की जगह इस R को लगा देना है। ठीक है, आपका बन जाएगा कीटोन। तो यहाँ पे आपका बन जाता है फाइनली R-C डबल बॉन्ड O। यहाँ से आपने R उठाया और यहाँ पे लगा दिया, एक ही बार लगाना है, 2 बार नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप करना है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो यहाँ पे लिखा है CH3CO और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने करवाया मान लो C2H5 होल ट्वाइस CD के साथ। ठीक है, दिख रहा है आपको ये C2H5 होल ट्वाइस CD के साथ। क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं, Cl हटाओगे और यहाँ पे जो भी R ग्रुप है उसको लगा दोगे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O C2H। ठीक है, ये बन गया आपका कीटोन। तो ऐसा बनाना है आपको, जैसे आपको दिखे एसाइल क्लोराइड उसका रिएक्शन R2CD मतलब डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। करना कुछ नहीं है, डाई एल्काइल कैडमियम से आपको R लेना है, Cl हटाना है और आपको वहाँ पे R लगा देना। ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम बनाते कैसे हैं, अगर वो दिया हुआ है आपको कि पहले स्टेप में RMgX का रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है CdCl2 मतलब कैडमियम क्लोराइड के साथ, उस केस में आपका बनेगा डाई एल्काइल कैडमियम। बनाना कैसे समझा दिया मैंने, इस R को ग्रिग्नार्ड वाले R को उठाना है और CD के साथ जोड़ देना है। और अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, डायरेक्टली मान लो 2 स्टेप रिएक्शन दिया और आपसे फाइनल पूछा है
ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो ग्रीनाइड में आर दिख रहा है वही आर उठाना है, Cl की जगह लगा देना है, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना। एनसीईआरटी खोल के देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। पहला तो हमने क्या देखा, ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखा, जिसमें पहला प्रिपरेशन हम लोग एसाइल क्लोराइड से देख रहे हैं, जैसा कि हमने एल्डिहाइड में देखा था, वहाँ पे भी हम लोग एसाइल क्लोराइड से बनाया था। उस रिएक्शन को हम लोग बोल रहे थे रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, और वहाँ पे क्या होता है बेंजल्डिहाइड बन रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एसाइल क्लोराइड से बन रहा है, बस इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करके पहले डाई एल्काइल कैडमियम बना रहे हैं और उसका बाद में रिएक्शन करवा रहे हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारा यहाँ पे कीटोन बन रहा है। ठीक, वही चीज बताया, Cl हटाओ आर लगाओ, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर रिएक्शन में। तो आपको क्या दिख रहा है 11 में, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्राइल, और यहाँ पे आपको दिख रहा है RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट देखने को मिल रहा है ईथर के प्रेजेंस में। तो आपका पहले यहाँ पे कुछ बनेगा और फिर यहाँ पे जो बंदा है उसका हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हम लोग का फाइनल कोई प्रोडक्ट बनना है। तो अगर आपको मान लो एक ही स्टेप में लिख के दे देते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट और H3O+, तो आपको फाइनली क्या बनाना है पहले तो वो देख लें। इसमें कैसे करते थे ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, इसमें आपको पता है ये माइनस पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, तो आपको नेगेटिव को प्लस के साथ जोड़ना होता है, प्लस को नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे पहले बना दो, N जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस चार्ज खींचेगा, तो माइनस चार्ज पे आ जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज हल्का सा। अब उसके बाद क्या करोगे, कुछ नहीं, नेगेटिव पार्ट लोगे और प्लस के साथ जोड़ दोगे, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दोगे और जो डबल बॉन्ड N बचा उसके साथ आप प्लस वाला पार्ट जोड़ दोगे, तो आपका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। CH3 CH2 C के साथ जुड़ गया आपका नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ पे आ गया CH5 और आपका क्या बच रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड N बच रहा है, N के साथ क्या आ गया आपका प्लस वाला पार्ट, तो MgBr ये बन गया आपका इस पार्ट पे। मतलब अगर मैं पूछता हूँ A क्या है तो A आपका ये है। जब इस चीज़ का आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे H3O+ के साथ तो आपका क्या बनेगा, कुछ नहीं, आपका बनना है यहाँ पे कीटोन। कैसे बनाओगे, ये जो NMgBr है इसको हटा दो और यहाँ पे O लगा दो, ये आपका बन गया कीटोन। तो कीटोन आपका कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6, ठीक है, ये बन गया आपका। तो जैसे आपको दिखे कि अच्छा पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है और सेकंड स्टेप H3O+, आपको बनाना है कीटोन। कैसे बनाना है मैंने समझा दिया आपको। जैसे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करते हो नेगेटिव पार्ट को प्लस के साथ जोड़ो और प्लस वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ो, उसके बाद जो N के साथ MgBr वाला पार्ट है NMgBr उसको हटाओ और वहाँ पे O लगा दो, कीटोन आपका बन जाएगा। वही एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया हुआ है। जब नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ किया तो पहले ये बना, उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका यहाँ कीटोन बन गया। ये इंपॉर्टेंट, अच्छा रिएक्शन, ठीक है। इससे क्वेश्चन हम क्या सकते हैं, इसको ध्यान से अच्छे से रिवाइज कर लेना। कैसे, कहाँ पे हम लोग जो R वाला पार्ट है ग्रिग्नार्ड का उसको लगा रहे हैं, ठीक है, कार्बन पे लगा रहे हैं, उसके बाद जो डबल बॉन्ड NMgBr बच रहा है उसको हटा के वहाँ पे हम लोग O लगा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे और अपना रिएक्शन को भी खोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो 12 नंबर रिएक्शन पे, इसमें आपको दिखता है कि अरे यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जैसे आप रिएक्शन देखोगे आपके दिमाग में याद आ जाएगा, अच्छा हाइड्रोकार्बन मैंने रिएक्शन देखा हुआ है जिसको बोलते थे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, है ना। हाइड्रोकार्बन में आपने दो रिएक्शन देखा था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें CH3Cl या फिर मतलब किसी भी एल्काइल, और दूसरा देखा था आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जिसमें एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता था, जिसमें हम क्या करते थे Cl हटाते थे, प्लस चार्ज लगाते थे और इस प्लस के साथ इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते थे, ठीक है। तो आपका बन जाता सीधे सीधे कीटोन C डबल बॉन्ड O R, है ना। जिस पे प्लस है उसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे R से नहीं जोड़ोगे क्योंकि प्लस किस पे आ रहा है, C पे आ रहा है, इसलिए आपने C के साथ जोड़ा और आपका क्या बन गया, आपका कीटोन बन गया। तो वही चीज़ अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो सेम रिएक्शन है, बेंजीन से यहाँ पे बनाया क्या कीटोन, कैसे बनाया है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग एग्जांपल 8.1 पे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बोला था कि अगर हमें हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना है। तो इसको इनडायरेक्टली मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और मैं आपसे यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, ताकि क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे उनको पूछना होगा तो वो ऐसे पूछेंगे, ठीक है। वैसे ही पूछ सकते हैं लेकिन उसके आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो दोनों तरीके, अगर आप रिएक्शन सॉल्व कर लेते हो तो आप उसका आंसर भी दे ही दोगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको यहाँ पे एक एल्कोहल दिया हुआ है और इसके साथ जो रिएजेंट है वो आपको मेनली समझना था। अगर आप इस रिएजेंट को देखो तो मोस्टली लोग समझ नहीं पाएंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका PCC है, क्योंकि PCC अगर आप ध्यान से याद करोगे तो उसमें क्या था, PCC आपका बनता था pyridine से, HCl से और CrO3 से। उन्होंने क्या किया, इन तीनों को मिक्स करके यहाँ पे बना के दे दिया है, देखो pyridine, CrO3 और HCl, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, PCC हो गया। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि PCC का रिएक्शन करवाना था आपको अल्कोहल के साथ, तो आप देखते हैं अच्छा PCC क्या है, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देखोगे कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर माइल्ड एजेंट डला है तो क्या बनाते थे, उसमें एल्डिहाइड बनाते। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एल्डिहाइड बना देता था और यहाँ पे हो जाता आपका क्या, हेक्सेनॉल है, ये बन जाता आपका हेक्सेनल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई थी एनसीईआरटी ने कि हेक्सेन 1 ऑल को अगर हेक्सेनल में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज़ करोगे, तो आपने यहाँ पे आंसर दिया था PCC। और PCC को एनसीईआरटी ने बोला था कि ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कभी ये लिख के आया है आपके रिएजेंट पे तो वो PCC ही है, ठीक है। बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे और इसमें गलती करके आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी अल्कोहल दिख रहा है और यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के साथ रिएक्शन है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ अल्कोहल है और क्रोमिक ऑक्साइड है, आपके दिमाग में याद आएगा अच्छा अल्कोहल है CrO3 जो है आपका कैसा एजेंट है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो है आपका माइल्ड है, ठीक है। फिर आपको देखना होता है कौन सा डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, तो आपको दिख रहा है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपके 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये चाहे माइल्ड डला हो स्ट्रॉन्ग डला हो कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो ये आपका बन जाता है कुछ ऐसा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, देखो साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाता है। तो वही इन्होंने पूछा था साइक्लोहेक्सेनॉल को साइक्लोहेक्सेनॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया था एनहाइड्रस CrO3। तो आपको समझना है कैसे इसको करना था, ठीक है। आपने अल्कोहल का डिग्री देखा, कौन सा एजेंट है वो देखा, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आपने आंसर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा चलो एक हाइड्रोकार्बन है और इसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ है CrO2 Cl2 के साथ। तो जैसे आपने देखा CrO2 Cl2 और H2, आपके दिमाग में याद है कि अरे ये तो रिटार्डेशन है,
क्या करते थे उसमें CH3 हटाते थे और CHO लगाते थे, वही करना था इसमें। यहाँ पे CH3 हटाओ, यहाँ पे CHO लगा दो और आपका आंसर आ जाता है। वही यहाँ पे इन्होंने बोला था कि पी फ्लोरोटोल्यूइन को कन्वर्ट करना है पी फ्लोरोबेंजल्डिहाइड में, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया था CrO2Cl2 लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर दूसरा तरीका इन्होंने बोला था CrO3 एसिटिक एनहाइड्रेट में ले सकते हैं। तो दो तरीका हमने देखा था, इसमें से इटार रिएक्शन कौन सा है? ये वाला रिएक्शन है, इसलिए मैंने वहाँ पे ये लिखा है। तो चाहे ये लिख के दे दिया हो या फिर आपको CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट दे दिया हो, तो में आपको करना क्या था? CH3 हटा के CHO लगाना, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे किया है। फ्लोरीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगला देखते हैं 4 नंबर, नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा है, डाइबल H दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से जाओ सही आंसर पे, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे इमाइन बना के छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मान के फाइनल आंसर जो है आपका एल्डिहाइड दिया है, मतलब आप यहाँ पे सीधे CN हटाओगे, CHO लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे जब आपको कंफ्यूजन हो कि क्या दे आंसर, तो उसमें ऑप्शन देख लेना। अगर ऑप्शन में सारे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इमाइन नहीं है, तो आप इमाइन आंसर नहीं दोगे, एल्डिहाइड दोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में इमाइन दिख रहा है और सिर्फ डाइबल H लिखा हुआ है, तो आप इमाइन ही आंसर दोगे, क्योंकि CHO तक ले जाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने चीज लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा है कि अच्छा एक अल्कोहल है, PCC के साथ रिएक्शन। तो जैसे आपको PCC दिखे, अल्कोहल दिखे, आपको समझ आ रहा है कि अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को देखना पड़ता है कौन सा डिग्री अल्कोहल है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल है और PCC डाला है, तो PCC आपका माइल्ड है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड पे ले जाकर छोड़ दोगे। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे OH हटा के इसको CHO बना देना था, वही आपको करना था। तो इसका नाम देखो तो क्या लिखा है, इसके एल्काइल अल्कोहल से प्रोपिनल बनाना था, तो कैसे बनाओगे? आपने यहाँ पे PCC डाल दिया था। 6 नंबर रिएक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा ओजोनोलाइसिस किया है, दिख रहा है O3 और H2OZN। मैंने बताया था अगर सिर्फ O3 लिखा हो तो आपको ओजोनाइड बना के छोड़ देना है, लेकिन अगर H2OZN है तो आप उसको फाइनल आंसर तक ले जाते हो, ओजोनाइसिस करवाते हो पूरा। इसमें क्या करोगे आप? बॉन्ड को तोड़ोगे, पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को, यहाँ पे O यहाँ पे O यहाँ पे, ये करते थे। तो CC डबल बॉन्ड O यहाँ पे बन जाएगा और एक CC, मतलब 2 आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाइल्डिहाइड। तो वही आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ब्यूट-2-इन से इथेनॉल बनाना था, क्या किया आपने? O3 H2OZN। क्यों? इसको कैसे, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता था कि आपको ब्यूट-2-इन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा यूज करोगे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इजीली आ जाएगा। आपको देखना है कि अच्छा मेरे को यहाँ पे चेन ब्रेक करना है और एल्डिहाइड बनाना है, तो जैसे आपके दिमाग में आएगा कि चेन ब्रेक करके एल्डिहाइड बनाना है, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसको याद रखो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हो, यहाँ पे बेंजीन है और एसाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या करोगे? ये जैसे देखते होगे वैसे आपको याद है कि ये तो फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। Cl हटाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज लाएंगे, जो जहाँ पे प्लस चार्ज आए उससे हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। आपका यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड O C2H, है ना, ठीक है, ये आपका बन गया। अब जैसे ही आप 2nd नंबर क्वेश्चन देखते हो, आपको यहाँ पे दिखता है कि R2CD है, डाई एल्काइल कैडमियम, और इसका रिएक्शन हो रहा है एसाइल क्लोराइड के साथ। मैंने बताया था अगर एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन आपको डाई एल्काइल कैडमियम के साथ देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, यहाँ से आप R निकालोगे, Cl की जगह उस R को लगा दोगे और आपका बन जाता था कीटोन। तो वही आपने यहाँ पे किया। अगर मैं इसको लिख के बताऊँ, आपका आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। पहले इसको लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और Cl हटा दिया आपने, इसकी जगह आपने ये R ग्रुप लिख दिया, ये आ गया आपका C6H5 CH2, ये आपका कीटोन, आपका कीटोन आ गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे। जैसे आप 3rd नंबर देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है कि रिएक्टेंट क्या है, आपका एल्काइन है, और एल्काइन का रिएक्शन Hg2+ और H2SO4 के साथ हो रहा है। जैसे आप ये देखते हो तो आपको याद आता है, ये तो मैंने हाइड्रोकार्बन में देखा था। इस रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रेशन होता है एल्काइन का, ठीक है। पहले आपका एल्कोहल बनता है, जिसको आप इनॉल बोलते हो, फिर आपका कीटो फॉर्म बन जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, टॉटोमराइजेशन जो मैंने बताया था, ठीक है। तो कैसे बनाते थे? इसमें कुछ नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड एक तोड़ेंगे, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ठीक है। और प्लस पे फिर आप क्या करोगे? OH जोड़ दोगे, और नेगेटिव पे आप H जोड़ दोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H जोड़ दिया तो H2 हो गया, और यहाँ पे आपने OH जोड़ दिया है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हो? कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे H है वो शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपका फाइनल आंसर कीटोन बन जाता है, ठीक है। ये आपको देना होता है आंसर। यहाँ पे हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर आपको इस रिएक्शन से एल्डिहाइड बनाना है तो एक ही तरीका है कि उस केस में आप ये वाला एल्काइन लो, मतलब कि आप इसमें इथाइन ले लो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी एल्काइन लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिया, तो उसके इसमें आपका कीटोन ही बनेगा। 4 नंबर रिएक्शन देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है अच्छा CH3 है, CrO2Cl2 H3O+। जैसे आपने देखा CrO2Cl2, दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? ये तो इटार्डेशन है। क्या करना होता है? CH3 हटाओ, CHO लगाओ, ठीक है, ये आपने कर दिया। इंटरमीडिएट हम लोग इसमें नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पे देखो H3O+ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर H3O+ नहीं होता और ऑप्शन में इंटरमीडिएट का ऑप्शन होता तो हम लोग उसमें वही आंसर देते, ठीक है। ये आपका बन जाता फाइनल आंसर। चलो यहाँ पे आपका रिएक्शन खत्म। अब चलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में ये लाइन गलत किया था। वहाँ पे एक एसोसिएशन क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था इसमें, और मैंने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया था। क्या गलत किया था मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलत चीज सोच सकते हैं इसमें, जो इन्होंने लिखा है अजीब तरीके से लिखा है एनसीईआरटी ने लाइन। देखो पहली लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन की, जब आप इसको कंपेयर करोगे ईथर और हाइड्रोकार्बन से, तो आपको दिखेगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन और ईथर के मुकाबले, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में आपको मॉलिक्यूलर एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको हाइड्रोकार्बन और ईथर में देखने को नहीं मिलता है। तो रीजन असली में होना चाहिए था कि एल्डिहाइड और कीटोन में आपको एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एनसीईआरटी इसी चीज को थोड़ी अजीब तरीके से लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने एग्जाम में ये सोच लिया कि ये यहाँ पे ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन में ईथर और हाइड्रोकार्बन के मुकाबले वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो मैंने सोचा जब वीक है तो कैसे हाई हो सकता है, तो मैंने रीजन गलत कर दिया था, मतलब मैंने ऑप्शन टिक किया था एसोसिएशन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, लेकिन वो सही आंसर नहीं था। इसका आंसर था कि एसोसिएशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है एसोसिएशन का। तो ये चीज आपको देना था। इसमें ये जो कह रही है ना वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये कह रही है कि एल्डिहाइड कीटोन में तो वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता भी है, लेकिन हाइड्रोकार्बन ईथर में वो भी नहीं होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है। और वो जो वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की बात कर रही है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर रही है एनसीईआरटी। तो ये आपको ध्यान देना है कि एल्डिहाइड कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में आपको वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन मतलब कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ईथर और हाइड्रोकार्बन में वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना कि एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि वीक है तब भी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कह रही है कि वीक है लेकिन होता है वीक, कम से कम वीक भी होता है उसके पास एसोसिएशन, लेकिन ईथर और हाइड्रोकार्बन के पास वो भी नहीं होता है। अच्छा, उसी हिसाब से अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल का, उससे कम होता है कीटोन का, उससे कम एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में आपको इंक्रीज कभी भी करने आए तो हमेशा इस ऐसे याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कैसे चेंज होता है। सबसे कम एल्के मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसका, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, इस हिसाब से बढ़ रहा है। और अल्कोहल में सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्या करिए एनसीईआरटी की जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उसमें भी अगर हम लोग बात करें लोअर मेंबर्स के बारे में तो वो वाटर में मिसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन जो है ना वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर पाता है। ठीक है, सिंपल इसका रीजन बता दोगे। अगर बोलते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, रीजन क्या है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं वाटर में। ठीक, अब जैसे जैसे जो ये मेंबर है वो ऊपर जाते जाएगा, मतलब यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉन तो अच्छे से सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हायर मेंबर्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा आपको पता है एल्काइल ग्रुप जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो वो वाटर में इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। वही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ना वो जैसे जैसे हम लोग एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते हैं वो डिक्रीज करते जाती है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट एआर क्वेश्चन अगर कभी एनटीएफ फ्रेम करती है तो ये अच्छा रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग छोड़ के जाएंगे। क्या कह रही है एनसीईआरटी यहाँ पे कि अगर आपको मान लो एसोसिएशन आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना उसको हम लोग परफ्यूम्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। रीजन वो दे देंगे क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका जो ऑर्डर है वो लेस पंजेंट होते जाता है और मोर फ्रेगनेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे यही लिखती है कि जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट नेचर का होता है। ठीक है, शार्प पंजेंट ऑर्डर होगा, उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूल का वैसे वैसे इसका जो ऑर्डर था वो पंजेंट से आपका फ्रेगनेंट की तरफ चेंज होते जाता है, मतलब इसीलिए उसको हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स में या फिर परफ्यूम्स में यूज करते हैं। ये उसका एआर एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल 8.2 पे और ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आपको अरेंज करना है। तो कुछ नहीं, हम लोग को फंक्शनल यहाँ पे सबसे पहले बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट में जब भी अरेंज करने का है तो आप या तो पहले देख लो फंक्शनल ग्रुप सेम है अलग है, अगर अलग अलग है तो उस हिसाब से अरेंज कर देना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबका अलग अलग है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ अल्कोहल है, या आपका ईथर है और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन का होगा, फिर आपका ईथर का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा और फिर अल्कोहल का होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैंने बताया था, क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा पोलर होता है। वही चीज़ एनसीईआरटी फिर यहाँ पे लिखती है। तो ये अच्छा यार क्वेश्चन बनने का चांस यहाँ से बनता है कि कभी कोई आए कि ब्यूटेनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सीथेन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ईथर से। रीजन वहाँ पे दे देंगे क्योंकि ब्यूटेनॉल इज मोर पोलर देन इथॉक्सीथेन, तो ये सही रीजन होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पोलर होने के कारण यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एल्डिहाइड में एज कम्पेयर टू ईथर। और एन पेंटेन जो है ना उसमें सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्स देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें एकदम पोलैरिटी है ही नहीं। आगे सर में इस हिसाब से आपको बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बॉइलिंग पॉइंट पे है, यहाँ पे भी देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का। ठीक है, ऐसे आपको अरेंज करना। तो अब केमिकल रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखा या जो पढ़ने वाले आप इसमें, इन सब में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? जहां भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप दिख जाए इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। वही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसी को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। आगे चलोगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप आपको अलग अलग कंपाउंड्स में देखने को मिल सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड में देखने को मिलता है। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ आर ग्रुप होता है, एक तरफ एच होता है। आर मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कीटोन में दोनों तरफ आर ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ आर होता है, दूसरी तरफ OH होता है। एसाइल हैलाइड में क्या होता है, एक तरफ आर दूसरी तरफ हेलोजन। एमाइड में एक तरफ आर दूसरी तरफ NH2। ये पता होना चाहिए, कभी भी ये स्टेटमेंट में आपको देख के पूछ सकते हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इसमें घूम जाओगे। एक इंपॉर्टेंट लाइन कि ईस्टर और एनहाइड्राइड जो है ना वो कुछ और नहीं होते बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो ईस्टर एनहाइड्राइड है वो कुछ और चीज़ नहीं है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डेराइव हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी है नीचे। ये हो गया आपका ईस्टर, ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर से आपको पता होना चाहिए कि नाम के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। वेनिलिन हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया और सिनेमल एल्डिहाइड हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैलिसिल एल्डिहाइड है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। वेनिलिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बाकी इन दोनों को देख लेना एक बार। ठीक है,
कभी पूछ लें, मान लो दिमाग घूम जाता है एंटी का कभी। उसके बाद अल्फा कार्बन बीटा कार्बन तो पता होता है, जो भी कार्बनिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन उसका अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं और उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लिखा है बीटा ब्रोमो तो आपको पता चल जाएगा कि बीटा कौन से कार्बन की बात कर रहा है, कार्बनिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे बोल रहा है कि बीआर लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी लिखा हुआ आता है। उसके बाद एसीटोन कैसा दिखता है, एसिटोफिनोन कैसा दिखता है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। प्रोपियोफिनोन कैसा दिखता है और बेंजोफिनोन कैसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसिटोफिनोन 2 कार्बन, प्रोपियोफिनोन 3 कार्बन और बेंजोफिनोन में आपका। उसके बाद आगे चलो, कुछ यहाँ पे आईपीसी नेम मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आप खुद लिख के देखना कि लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स मैंने हाईलाइट किया, एक्रोलीन कैसा होता है, एल्डिहाइड कैसा होता है, मेसिटिल ऑक्साइड कैसा होता है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक ग्रुप। अभी आपने देखा कि जो कार्बनिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ये, तो इसमें आपको दिख रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब कि प्लेनर होगा। वही यहाँ पे बताया कि जो कार्बनिक कार्बन है उसमें 3 एटम जो है ना वो प्लेन में ही लाई करते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्लेन के ऊपर और नीचे रहता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो। उसके बाद ये जो कार्बनिल ग्रुप की बात हुई है ये पोलराइज होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पोलराइज हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो ग्रुप है ये पोलराइज होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच ले रहा है तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन यहाँ पे कैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, और इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा और ये ल्यूइस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। वैसे ही कार्बनिल ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा और ल्यूइस बेस की तरह काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये जो अभी आपने बोला कि कार्बनिल ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइज होता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय मेकिंग इट्स 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक न्यूट्रल होता है ये वाला और एक जो है डाइपोलर होता है जो कि ये हमने बनाया। तो होप मैंने यहाँ पे सारे लाइंस आपके क्लियर कर दिए एनसीईआरटी के, जो भी इस टॉपिक से था एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन से। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इसके रिएक्शंस देखें, हम लोग को कुछ थ्योरी पॉइंट्स देखने हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि दोनों के पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होती है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसी को ये कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं, और ये दोनों के पास होता है। आपने पहले देखा होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है किसी भी चीज का वो कौन डिटरमाइन करता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। तो आप सोच सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो वो अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप ही होता है, इसीलिए उनके केमिकल रिएक्शंस सेम ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। यही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखी है और ये पॉइंट लोग कंफ्यूज कर सकते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाएगा, उसको लगेगा ये फंक्शनल ग्रुप अलग होने पे तो केमिकल रिएक्शन अलग होता है, तो ये अलग ही दिखाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है क्योंकि दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए ये सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। अब कैसे केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हमें डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब समझो, अगर आपको याद है एल्कीन्स में, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एल्कीन्स मेजरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स के पास अपना पाई बॉन्ड था, जिसके पास पाई बॉन्ड मतलब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन था। तो लूजली हेल्ड अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसके ऊपर कौन अटैक करना चाहेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो दिखाता था, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता था उस पर अटैक कर पाता था इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को देखोगे तो वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसी के कारण अब इस पे कौन अटैक करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कोई ऐसा अटैक करेगा जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो आपको पता है उस वैसे स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि ऐसी स्पीसीज जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इतना सबको समझ में आएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो एल्कीन्स दिखाती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि उनके पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर डेवलप हो जाता है। समझ में आया चीज? तो मान लो कभी कोई बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि एल्डिहाइड कीटोन इनमें से कौन सा रिएक्शन दिखाता है, उनमें से एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको आंसर टिक करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब आगे आओगे तो एनसीईआरटी ने इसी चीज को कैसे समझाया है। एनसीईआरटी बोलती है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और चार्ज को खींच रहा है कार्बन से। तो इसको एनसीईआरटी कह रही है कि जो न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन पे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और वैसे स्पीसीज उसको कैसा बोलोगे आप? उसको बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, जो चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन चाहता होगा अपने पास, और जो इलेक्ट्रॉन चाहता है वो कैसा, उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। इसलिए यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बोला गया, क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, और क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच पसंद होगा, इसीलिए यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग बोला गया। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, बस बोलने का तरीका है। या तो आप बोल दो कि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक कर रहा है, या तो बोल दो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताओ, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। लेकिन अटैक होने के बाद उसका हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है किसमें, sp3 में। वही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे बताती है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है तब तो कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 होती है, इसलिए ये प्लेनर होता है। और ये जो अटैक होता है वो परपेंडिकुलर होता है, या तो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि जो अटैक है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। लेकिन मेन चीज वो है कि अटैक होने के बाद ये हाइब्रिडेशन sp2 से चेंज हो रहा है किसमें, sp3 में। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे आपके 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो गया। तो ये याद रखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है उसके बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp3 होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, जो कि sp2 से चेंज होने के बाद बना होता है। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ये तो पहला तो आपको दिख रहा है sp3, तो टेट्राहेड्रल तो हो गई। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि sp3 है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है कि जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है उसको अगर मैं बोलूँ कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, एक ऑप्शन होगा टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, एकदम सही चीज। अगर मैं आपको बोलता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हाइब्रिडेशन चेंज होता है, तो हाँ चेंज होता है sp2 से sp3, ठीक, इतना समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में अटैक कर रहा है। ये लाइन आपको याद नहीं करनी, आप जैसे देखोगे आपको समझ में आएगा, हाँ न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर रहा है, और पॉजिटिवली चार्ज चीज को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलेंगे। तो ये जो अभी आपने देखा ये स्टेप 1 देखा। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है, तो आप बोलोगे 2 स्टेप में, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, और यही ध्यान से देखो स्लो स्टेप है। तो आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन करता है, उसी के बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे कि रेट कैसे पता करेंगे इस रिएक्शन में। तो पहली चीज आपने ध्यान दी कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मीडियम से H+ ले लेता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। वही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि अगले स्टेप में क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट है वो प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा मीडियम से और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नेट रिजल्ट में आपको बोलूं क्या हुआ है, नेट रिजल्ट ये हुआ है कि यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसमें से एक बॉन्ड टूटा है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था, इस पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मतलब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो गया, मतलब इस पे अटैच हो गया। तो आपको दिख रहा है कार्बन पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, और जो नेगेटिवली चार्ज O नेगेटिव है उस पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज H+ आके अटैच हो गया। तो ये आपको दिख रहा है कि मतलब जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अक्रॉस एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, एक तरफ आपका H+ अटैच हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे थ्योरी पॉइंट्स बता दिए जो यहाँ से पूछ सकते थे। अब आते हैं हम लोग मेन कंसेप्चुअल पार्ट, इससे क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज्यादा है और इससे 2 AR के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। अभी आपने बात की कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही सिमिलर रिएक्शंस दिखा दें, क्यों, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन सिमिलर रिएक्शन दिखा दें इसका मतलब ये थोड़ी कि रेट भी सेम होगा, रेट इनका अलग अलग होता है, मतलब रेट एक का ज्यादा होता है एक का कम होता है। किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, पहला क्वेश्चन ये। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसका रेट ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे इजिली एल्डिहाइड का ज्यादा रेट होता है कीटोन से। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रेट डिटरमाइन करते समय मैंने बोला था कि ये जो स्लो स्टेप होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है। अब मैंने आपको ऊपर बोला था कि जो स्लो स्टेप है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो ये जो स्टेप है यही डिटरमाइन करेगा आपका रेट कैसा होगा। अब देखो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था उसने 2 चीज देखी थी, ठीक है। एक कि कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कार्बन चाहिए। तो एक तो रेट इस पर डिटरमाइन होगा कि जो कार्बन है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसी चीज को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीजन लिखा हुआ है। दूसरा इस पर डिटरमाइन करेगा कि जो कार्बन के आसपास ग्रुप्स है वो कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दे रही है। अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी, इसलिए रेट कम होगा, ठीक है। दूसरा ये रीजन हो सकता है, तो इसको बोल देंगे स्टेरिक रीजन, ठीक है। अब दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन का। अभी मैंने बोल तो दिया आपको कि एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, अब इस दोनों को इस पर अप्लाई करके देखेंगे। पहला बात करते हैं हम लोग स्टेरिक रीजन के बारे में। आपको पता है कि एल्डिहाइड के एक तरफ आपका R ग्रुप लगा होता है जिसमें कोई भी अल्काइल चेन हो सकता है, और एक तरफ इसमें H होता है, ठीक है। एक तरफ H होगा ये तो पक्का है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में हर दोनों ही तरफ आपका R ग्रुप होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किस में कार्बन के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, तो आप बोलोगे कीटोन में, क्योंकि कीटोन के जो कार्बन है उसके दोनों तरफ आपको अल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। लेकिन एल्डिहाइड में ये पक्का है कि एक तरफ H होगा, एक तरफ हो सकता है R, लेकिन एक तरफ पक्का H होगा। तो इसका मतलब बल्कि ग्रुप्स लगे हैं किसमें, कीटोन में। इसी कारण न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत देगा कौन, कीटोन, इसलिए कीटोन का रेट कम होगा। एक तो ये आपने समझाया स्टेरिक रीजन से। दूसरा आपको समझाना था इलेक्ट्रॉनिक रीजन से। अब आपको पता है कि ये जो R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। आपने पढ़ा है I+I इफेक्ट से, हाइपर+H इफेक्ट से देता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा R ग्रुप होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, जो कि यहाँ पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ज्यादा होगा जितना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा,
ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब अगर ये जो R ग्रुप आपने लगा रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, तो उसका तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा। और आपको दिख रहा है कि कीटोन के केस में दो आपके R ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को और इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ही लगा है तो ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा कार्बन को, इसलिए इसमें बचा रहेगा पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रीजन के कारण भी कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रेट जो है वो कम होता है। तो इसी चीज़ को एनसीईआरटी क्या समझाती है कि कीटोन में रेट क्यों कम होता है। पहला ये बोलती है कि दो रिलेटिवली लार्ज सब्सटेंट्स लगे होते हैं कीटोन्स में जो कि न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को हिंडर करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये लिखती है कि जो दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं कीटोन में वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को कम करती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया, तो ये AR क्वेश्चन बन के यहाँ पे आ सकता है, आपको इसको देख लेना है। याद इतना रखना है कि एल्डिहाइड का रेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। दूसरा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रीजन के कारण जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो उतना कम नहीं होता है जितना कीटोन्स में हो जाता है, क्योंकि उसमें दो एल्काइल ग्रुप्स आपके लगे रहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। तो इससे आपको समझ में आया कि वो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी दिखाएगा, या फिर पूछ लेंगे कौन सबसे स्लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और दोनों में आपको अप्लाई क्या करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रीजन का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली आपको याद रखना है बस इतना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ज़्यादा होगा जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, या फिर जितना जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो कम होंगे तो उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आपको एग्जांपल 8.3 में क्वेश्चन देखने को मिलता है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मुझे बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में, ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया है, बेंजल्डिहाइड में और प्रोपेनल में बताओ कौन ज़्यादा तेज रिएक्शन दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था सिंपल देखो कि कैसे चेक करना है आपको। तो मैंने आपको बोला था 2 तरीका चेक करने का। एक तो देख लो कि कौन पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पर डेवलप होगा उसको कम कर रहा है, तो जो ज़्यादा कम करेगा वो उतना स्लो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसको मैं बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बनाया एनसीईआरटी ने। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पे डेवलप होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा जब आप बेंजल्डिहाइड की बात करोगे, और वैसे ही जब आप प्रोपेनल की बात करोगे तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बेंजीन लगा है ये रेजोनेंस के कारण अपने कार्बन पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेगा, और यहाँ पे ये आपके प्लस आई इफेक्ट के कारण कम करेगा। तो कौन ज़्यादा कम करता है? आपको पता है कि जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ज़्यादा कम करेगा एज कम्पेयर टू आपके प्रोपेनल में। और क्योंकि आपके बेंजल्डिहाइड में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए था, प्लस चार्ज चाहिए था। अब वो क्योंकि वो कम हो चुका है प्लस चार्ज की डेंसिटी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा, इसीलिए आपका बेंजल्डिहाइड स्लो रिएक्शन दिखाता है एज कम्पेयर टू प्रोपेनल, ठीक है। वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि जो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है वो ज़्यादा कम हो जाती है इन बेंजल्डिहाइड, क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक। तो ये AR क्वेश्चन बन के आ सकता है। पहला एसोसिएशन दे देंगे कि बेंजल्डिहाइड शोज लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू प्रोपेनल। ये एसोसिएशन हो गया। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज मच मोर रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपका AR क्वेश्चन ऐसे इजीली बन के आ सकता है। आपने कंसेप्ट इसमें यही लगाया कि 2 चीज़ें हो सकती थी, एक आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस में भी देखोगे तब भी आपको दिख रहा है कि जो फिनाइल ग्रुप है ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, तो उसमें भी दिक्कत देगा ही। दूसरा आपने मेन अच्छा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था आपका रेजोनेंस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है उसमें रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है कार्बन पे, और क्योंकि प्रोपेनल में आपका प्लस आई इफेक्ट के कारण कम करेगा, तो आपको पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो ज़्यादा कम करेगा। और जो ज़्यादा कम करेगा न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज ही कम हो गया तो वो अटैक नहीं करना चाहेगा इन बेंजल्डिहाइड एज कम्पेयर टू प्रोपेनल, ठीक है। यही रीजन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होने का, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका बन के आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान देना। तो अपने रिएक्शन कॉपी पे चलते हैं और सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं। तो लास्ट के कुछ वीडियोज में हमने जहां तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमें 13 नंबर रिएक्शन से देखना था, ठीक है। सबसे पहला आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड से हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है। इसमें रिएक्शन आपको दिख रहा है कि CN नेगेटिव का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो पहले स्टेप में कुछ बन रहा है और उसके बाद हम लोग उसमें H+ डाल रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में कुछ बन रहा है। तो दोनों में क्या क्या बन रहा है वो हमें बताना है। अब देखो ऐसे रिएक्शंस हमने ऑलरेडी कर लिया है, जहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव पार्ट जोड़ देते हैं और नेगेटिव वाले के साथ प्लस वाला पार्ट जोड़ देते हैं। तो वही करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है। आपको पता है O पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक बार आपने चार्ज डेवलप कर दिया, अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपका पहले स्टेप में क्या बनेगा, CO नेगेटिव वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया क्या, CN, ठीक है। अब अगर याद है आपको मैकेनिज्म जो अभी मैंने दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पहले स्टेप में आपका बनता है एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। तो आपको दिख रहा है कि पहले स्टेप में आपने क्या बनाया, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनाया। अब
इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, नेगेटिव वाले के साथ आप प्लस वाले जोड़ दोगे। यहाँ पे इन्होंने इसको 2 स्टेप में कराया ताकि ये आपको समझा पाए कि यहाँ पे बीच में क्या बनता है, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद जब आपने देखा था उसमें क्या करता है, मीडियम से प्रोटॉन ले लेता है और चार्ज स्पीसीज से न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे होगा आपका, फाइनली क्या होगा कि O पे आपका जुड़ जाएगा H और यहाँ पे आपका CN तो था ही पहले। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस सेक्शन में आपको क्या क्या देखना है, जैसे ही आपको दिखे कोई कार्बोनिल ग्रुप, इसमें क्या क्या हो सकता है रिएजेंट, वो आपको मैं अभी एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूँ। अगर आपको CN नेगेटिव दिखता है तो आपको पहले स्टेप में बनाना है, मान लो A और B करके दिया है, मान लो अगर सीधे दिया है कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, O पे आपने डाल दिया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ऐसे ही टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पे पॉजिटिव को जोड़ दोगे, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव को जोड़ दोगे। तो आपको पता है CN नेगेटिव है तो उसको आपने जोड़ दिया कार्बन पे, तो यही आपने बनाया था यहाँ पे एल्कोक्साइड। उसके बाद H प्लस को आपने जोड़ दिया किस पे, नेगेटिव वाले पे, तो यहाँ पे आपका बन गया ये साइनोहाइड्रिन। ये आपको ध्यान रखना है कि किसका नाम क्या है। तो पहले आपका इंटरमीडिएट जो बना वो है आपका टेट्राहाइड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बना साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से खोल के देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है इसके बारे में। तो पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिएजेंट आपको देखने को मिल सकता है। पहला वो क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दे देंगे और उसका रिएक्शन आपको बोल देंगे HCN के साथ करवा दो। आपको पता है HCN क्या क्या देगा, H प्लस और CN नेगेटिव, तो उसमें आपको सेम वही चीज़ करनी जो भी मैंने आपको बताया। अब दिक्कत क्या है कि एनसीईआरटी लिखती है अगर आपने प्योर HCN ले लिया तो रिएक्शन तो हो जाएगा लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होगा। वही चीज़ लिखती है, ये जो रिएक्शन होगा अगर प्योर HCN आप लेते हो बहुत स्लो रिएक्शन होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस HCN का रिएक्शन पहले हम लोग एक बेस के साथ करवा देते हैं और इससे हम लोग को जो CN नेगेटिव मिलता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है कि HCN का रिएक्शन यहाँ पे OH नेगेटिव जो कि एक बेस से आया होगा उसके साथ करवाया गया, और उसके बाद जो यहाँ CN नेगेटिव डेवलप हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू उस CN नेगेटिव के जो कि आपको डायरेक्टली HCN मतलब एक वीक एसिड से जो आपको CN नेगेटिव मिलता उससे ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल आपका होता है जब आपको एक सॉल्ट से मिलता है। वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ लिख रही है कि ये जो आपको CN नेगेटिव मिल रहा है एक बेस से कैटलाइज करवाने के बाद HCN को, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू HCN से जो डायरेक्टली आपको CN नेगेटिव मिल रहा है। क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि HCN आपका एक वीक एसिड है और जो आपका यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन से जो बन रहा होगा सॉल्ट बन रहा होगा, और सॉल्ट से जो CN नेगेटिव निकल रहा है वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा AR क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इस रिएक्शन में जहाँ पे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में HCN का एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवा रहे हैं, इसमें हम लोग प्योर HCN नहीं लेते हैं। क्यों, रीज़न क्या होगा, रीज़न आपको 2 तरीके से दे सकते हो। एक की जो HCN से CN नेगेटिव निकल रहा है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और इसी न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं ताकि उसमें जो सॉल्ट बनेगा फिर उससे जो CN नेगेटिव निकलेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। तो अब ये रिएजेंट क्या क्या दे सकते हैं, आपको डायरेक्टली HCN दे सकते हैं, यहाँ भी आपको सेम चीज़ करवानी है। दूसरा आपको क्या कर सकते हैं, वो HCN का रिएक्शन जैसा इन्होंने बेस के साथ करवाया तो आपको HCN और OH नेगेटिव दोनों लिख के दे सकते हैं। इसमें भी आपको करवाना क्या है, वही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कर देना है कार्बन और O पे, उसके बाद नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिएक्टेंट लिख के दे दिया आपको। दूसरा आपको ये प्रोडक्ट लिख के दे सकते हैं CN नेगेटिव और H2O, उसमें भी आपको सेम चीज़ करवानी है। अब इसी का ये जो आपने देखा HCN और OH नेगेटिव का, इन्होंने यहाँ पे OH नेगेटिव डायरेक्टली दे दिया था बेस से, या तो ये पूरा बेस भी लिख के दे सकते हैं आपको HCN और NaOH। और क्या लिख के दे सकते हैं आपको, ये भी लिख के दे सकते हैं कि इन्होंने सॉल्ट लिख दिया जो आपका बनेगा यहाँ पे HCN और NaOH के रिएक्शन का NaCN बनेगा, तो NaCN और H2O लिख के दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका CN नेगेटिव आ गया, H2O से आपका H प्लस आ जाएगा, और फाइनली आपका ये भी लिख के दे सकते हैं, मतलब या तो NaCN को पूरा लिख दिया, H2O से आपका H प्लस लिख के रख दिया। तो किसी भी केस में आपको रिएक्शन सेम ही करवाना है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। क्या क्या बनता है इसमें, पहले स्टेप में आपका बनता है टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट जो कि एल्कोक्साइड आयन था, और उसके बाद आपका बनता है साइनोहाइड्रिन। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। और जो AR क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्योर HCN क्यों यूज़ नहीं करते जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो अगला रिएक्शन है आपका 14 नंबर रिएक्शन। जैसे आप 14 देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, इसका रिएक्शन NaHSO3 के साथ हो रहा है। NaHSO3 क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या करना होगा इसमें, कुछ नहीं, वही चीज़, प्लस निकालो नेगेटिव निकालो, प्लस को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव को प्लस के साथ जोड़ दो। तो ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाना है, तो मोस्टली चांस है इस रिएक्शन में आपसे इंटरमीडिएट वो पूछे। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ NaHCO3 है और इसको प्लस नेगेटिव में तोड़, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं Na प्लस तोड़ देता हूँ, आएगा ये चीज़, क्योंकि अगर मैं आपको NaCl देता तो भी आप वैसे ही तोड़ते हैं Na प्लस Cl नेगेटिव, और ये दिमाग में आना ही चाहिए, आएगा तभी आप सही से आपका अपना जो इंटरमीडिएट है वो बना पाओगे इसी कंसेप्ट। ये मैं आपको यहाँ पे आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये असली मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। अच्छा देखो, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसको आपने कर दिया Na प्लस और HSO3 को आपने कर दिया नेगेटिव। प्लस को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव को प्लस के साथ जोड़ दो, तो कैसा दिखेगा आपका CO नेगेटिव, वैसा का वैसा रहेगा। प्लस आपने जोड़ दिया किसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ, तो यहाँ बन गया ONa, और प्लस के साथ आपने जोड़ दिया नेगेटिव, तो ये बन गया आपका HSO3। तो HSO3 को आपको लिखना ऐसे नहीं है, आपको लिखना है इसको OSO2। ठीक है, ऐसा आपका बनेगा।
अब जैसे ही आप ये बनाओगे ना, आपके दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो रिएक्शन जो था इसमें जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होता था, इसमें पहले तो हम लोग इंटरमीडिएट बना लेते थे, उसके बाद हम लोग प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाते थे। तो कहाँ से कराओगे? कुछ नहीं, ये जो H दिख रहा है इसको यहाँ पे भेज दो, इस NO को यहाँ पे भेज दो, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो कैसा दिखेगा फाइनल प्रोडक्ट? CCO, NA को आपने नीचे भेज दिया तो O के साथ क्या आ गया? H आ गया, और नीचे आ गया आपका OSO2। इस तरीके से अगर बनाओगे ना तो आपको ये रिएक्शन ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जैसे मेरे को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दिखा, क्या करूंगा? कुछ नहीं, एक बॉन्ड तोड़ूंगा CO के भी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डाल दिया, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे डाल दिया। उसके बाद NaH3 को मैं कैसे तोड़ूंगा? जैसे मेरे दिमाग में आएगा सबसे पहले Na+ और HSO3 नेगेटिव, प्लस आ गया Na पे, तो हमने उसको जोड़ दिया O के साथ, जो कि आपने यहाँ पे देखा, और नेगेटिव चार्ज आया था HSO3 पे, लेकिन उसको जोड़ते समय ध्यान ही रखना है कि उसमें OSO2H जोड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने यहाँ से एक O को आगे कर दिया, ये बन गया। तो ये आपका बनता है इंटरमीडिएट, पहला चीज। उसके बाद क्या करना होता है, इसमें होता है आपका यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटोन का क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो SO2 पे H है वो आ गया आपके Na के पास, और Na यहाँ से उठ के नीचे आ गया, तो आपका ये बन जाता है। अब ये जो आपने यहाँ पे बनाया, एनसीईआरटी इसका कोई डायरेक्टली नाम नहीं लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, तो वो बस आप ध्यान रखो कि बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है। अब एनसीईआरटी खोल के देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज। पहला तो आपने क्या करवाया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? NaHSO3 होता है। ये आपको कैसे करवाना है मैंने आपको बता दिया, पहले स्टेप में कैसे बनाओगे। ठीक, उसके बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोन ट्रांसफर होता है, जिसके कारण यहाँ पे H यहाँ पे आ गया और Na यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्सचेंज सा हो गया। ठीक, मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो वो क्या पूछ सकते हैं आपको कि ये रिएक्शन दे देंगे कि मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन कराया, फाइनली मेरा प्रोडक्ट बना आपका एक X। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि X की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि X पहला तो क्रिस्टलाइन होता है और दूसरा ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, याद रखो जो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, और दूसरा वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनसीईआरटी यहाँ पे इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है और डायरेक्टली नहीं बोलती है। ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिख रही है कि ये जो आपने रिएक्शन देखा, आपको यहाँ दिख रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो ये अगर आप इस रिएक्शन में जो आप यहाँ कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हो, ये एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है, उसके लिए ये जो इक्विलिब्रियम है वो मोस्टली राइट हैंड साइड पे रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बनेगा अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो। और दूसरी लाइन एनसीईआरटी ये लिखती है कि अगर आप यहाँ पे कीटोन ले लेते हो तो स्टेरिक रीजंस के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो रिएक्शन है मोस्टली लेफ्ट साइड रहता है। मतलब कि प्रोडक्ट बनने में दिक्कत आती है और ये रिएक्शन मोस्टली आपके रिएक्टेंट साइड ही रह जाता है। अगर आपने जो ये कार्बोनिल ग्रुप लिया है वो कीटोन से लिया है, और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का है तब ये रिएक्शन मोस्टली राइट साइड रहता है, मतलब ये प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका अगर आप सही से इंटरप्रिटेशन देखो तो ये है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कीटोन क्या दिखाते हैं, तो आप बोलोगे सारे नहीं दिखाते हैं, सिर्फ मिथाइल कीटोन दिखाते हैं। मतलब कि एक तरफ दो आर ग्रुप होता है, एक जो आर ग्रुप होगा वो CH3 होगा। अगर ऐसा कीटोन है तब वो दिखाएगा रिएक्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, AR क्वेश्चन बन के आ सकता है। रीजन क्या दोगे, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन। ठीक है, यही चीज आपने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो ये जो आपने यहाँ लाइन दिखाना है बहुत प्यारा AR बन के आएगा और बच्चों को समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम राइट साइड में है लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं आपसे मान लो पूछता हूँ कि मुझे बताओ कीटोन्स के लिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहेगा या लेफ्ट साइड में रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि अच्छा राइट साइड बोल रहा है मतलब प्रोडक्ट बना रहा है। तो लेकिन हमें पता है कि कीटोन जो है ये रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं दिखाता है, इसमें सिर्फ एक ही है जो दिखाता है, मिथाइल कीटोन। मतलब ये रिएक्शन राइट साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा अगर मैं कीटोन की बात कर रहा हूँ। उसका रीजन लिखा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि एकदम सही होगा। तो इस तरीके से आपको AR क्वेश्चन में सॉल्व करना है। वहीं पर अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो उसके लिए लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम जो है मोस्टली आपका राइट हैंड साइड रहता है, वो सही रहेगा। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये रिएक्शन मोस्टली एल्डिहाइड दिखा रहे हैं और कीटोन्स नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं एज ए मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये सही लाइन है। अगर कहीं पे आता है आपको कि जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कार्बोनिल करवा रहे हैं, इसको हम लोग एज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, तो एकदम सही लिखा है वो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि लाइन मिस कर जाएंगे बच्चे, इसको एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मैं ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है इसमें फाइनली डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली डाल देता हूँ, मतलब या तो आपको HCO+ लिख के दे दें, इसका मतलब क्या है डाइल्यूट एसिड है, तो क्या करना है आपको वापस से जो आपका रिएक्टेंट था वही आपका बन के आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें डाइल्यूट मिनरल एसिड से एल्कली डाल दें तो वापस से आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपसे मान लो यहाँ तक बनवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे लिख दिया H3O+, तो आपको क्या करना है वापस से कार्बोनिल कंपाउंड जिससे आपने ये बनाया था वही लिख देना है आंसर, मतलब आपका फाइनल आंसर वही हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप नीचे वाले रिएक्शन में भी देखो। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। ठीक है, 15 नंबर रिएक्शन हमें देखना है। अब देखो अभी तक आपने ऊपर देखा कि मेरे को अगर कार्बोनिल ग्रुप दिया हो जो कि एल्डिहाइड का हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है, उसमें अगर HCN का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन साइनाइड का तो कैसे करना है, और अगर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करवाना है तो कैसे। अब हम लोग को देखना है कि अगर वही कार्बोनिल ग्रुप है क्योंकि फिर एल्डिहाइड का हो सकता है कीटोन का हो सकता है, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिख के दे दिया एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम बनेगा डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल रिएक्टेंट क्या था। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपका मान लो एल्डिहाइड दिया हुआ है और इसमें रिएक्शन किसके साथ हुआ है, अल्कोहल के साथ, और HCl गैस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
तो अगर रिएजेंट में आपको अल्कोहल दिख जाए और HCl दिख जाए और रिएक्टेंट आपका या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो समझ जाना है आपको कि इस सेक्शन में हमको क्या करना है, एसिटल या फिर कीटल बनाना है। ठीक है, अभी क्या नाम मैंने ये जो मैंने बोला इसका क्या मतलब है अभी देखेंगे। तो आपको सिंपल पहले ये समझना है कि रिएक्शन करना कैसे। ठीक है, फाइनल आपको आंसर निकालना है। तो इसमें आप याद रखो कि जैसे ही आपको दिखे एल्डिहाइड या कीटोन, आपको रीएजेंट दिखे अल्कोहल या HCl गैस, समझ जाना है इसमें मेरे को एसिटल कीटल या फिर हेमी एसिटल, जो भी हेमी कीटल, ये सब बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, जो डबल बॉन्ड O होता है कार्बोनिल ग्रुप का उसको हटाओ और OR जोड़ दो। जो भी आपको अल्कोहल का यहाँ पे OR ग्रुप दिख रहा है वो जोड़ना है। अब अगर एक बार आपने अल्कोहल लिया है तो एक बार OR डैश जोड़ोगे, अगर 2 बार लिया है तो दोनों बॉन्ड हटा के आपको 2 OR डैश लगा देने। तो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसको खोल के लिख लो, RC डबल बॉन्ड O। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको O हटा देना है। यहाँ से O हटाओगे तो 2 आपका बॉन्ड बच रहा है, तो आपको दोनों बॉन्ड में कुछ ना कुछ लगाना है। क्या लगाना है, अगर 1 मोल R डैश OH है तो आप एक बार OR डैश लगाओगे, और 2 मोल दिया है तो 2 बार OR डैश RCH। O आपने हटा दिया था तो उसमें 2 बॉन्ड बचे। अब आपको करना क्या है, दोनों बॉन्ड के साथ मैंने बोला कि अगर आपका 1 मोल अल्कोहल है तो आप एक ही बार OR डैश जोड़ोगे। तो यहाँ पे आपने एक बार तो जोड़ दिया OR डैश, दूसरे के साथ क्या जोड़ोगे, तो दूसरे बार आप जोड़ोगे OH। ठीक है, ये आपका क्या बनता है, इसको आप बोलते हो हेमी एसिटल। अब इस वर्ड का मतलब समझो, एसिटल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल रिएक्टेंट था वो एल्डिहाइड था। अगर यहाँ पे ये कीटोन होता तो आप यहाँ पे लिखते हेमी कीटल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हेमी कहाँ से आया, तो हेमी आप तब लगाओगे जब आपको एक OH दिखे। अगर आपको एक भी OH नहीं दिख रहा है तो आप हेमी नहीं लगाओगे। ठीक है, उसी का हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका 1 मोल ROH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आप एक बार OR लगाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगले बार फिर से बोल रहा है कि ROH के साथ रिएक्शन कराओगे। तो अब आप क्या करोगे, आप इस OH को हटा के वापस से OR लगा दोगे, तो आपका फाइनल बन रहा है RCHOR डैश, और आपने एक और जोड़ दिया तो आपका यहाँ पे OR डैश और एक जुड़ गया। अब आपको क्या इसमें एक भी OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब आप हेमी वर्ड नहीं लगाओगे, लेकिन अभी भी आपका इनिशियल रिएक्टेंट तो सेम है, एल्डिहाइड ही है, इसलिए आप इसको बोलोगे एसिटल। आगे समझ में, तो नाम कैसे देना है ये समझ में आ गया। नाम आपको देना है डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्टेंट क्या था। अगर आपका एल्डिहाइड था तो आप नेम में एसिटल लगाओगे। अब या तो वो हेमी एसिटल हो सकता है या तो सिर्फ एसिटल हो सकता है। हेमी कब लगाओगे, जब आपको एक OH दिखे, मतलब अगर 1 मोल अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन किया तब आप एक ही OR डैश लगाओगे, जो कि आपने यहाँ पे किया था। तो दूसरा आपका बॉन्ड किससे फिल होगा, OH से, तो इसको आप बोल दिया आपने हेमी एसिड। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 मोल R डैश OH ले लिया होता यहीं पे, तो आप सीधे सीधे आप ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एसिटल बोल रहे हो। पहचानना कैसे इस रिएक्शन को, कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए चाहे एल्डिहाइड का कीटोन का, रिएजेंट आपको दिख जाए अल्कोहल और HCl गैस, तो आपको ये चीज करनी। अब ये तो आपने तब किया जब आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया था, मतलब आपने ले लिया मान लो CH3OH मिथनॉल, या आपने ले लिया इथेनॉल C2H5OH। ये सारे आपके क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें ये आपका हो जाता OR डैश ग्रुप, इसको आप जोड़ते। और मोनोहाइड्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ एक ही OH है। ये आपने देखा था जब आपने अल्कोहल चैप्टर किया था। लेकिन अगर आप ले लेते मान लो इथाइलिन ग्लाइकॉल, आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन करना कैसे है। देखो, सबसे पहले आप इसमें पहचानो कि OR ग्रुप आपको कैसा दिख रहा है इसमें। अगर आप यहाँ से ये H हटा दो तो आपको दिख रहा है OR ग्रुप। ठीक, इसी को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, आप इसको बनाओ RCR, मैंने बोला था आपको O हटा दो और जो 2 बॉन्ड बच रहे हैं उसको ऐसे लिख दो। अब आपको इसमें क्या जोड़ना था, OR ग्रुप, तो आपको दिख रहा है OR ग्रुप ऐसा दिखेगा CH2, और ये आपस में जुड़े हुए हैं O, और आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे 2 O पहले से आ रहे हैं, तो इसको मेरे को सिर्फ जोड़ देना है। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ये क्या बना है, एसिटल या कीटल, तो आपको दिख रहा है कि इनिशियल रिएक्टेंट आपका कीटोन है, तो आपका जो फाइनल बनेगा वो कीटल ही बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम पता करना है। अब मान लो मैं इसी रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन ना करा के मिथनॉल के साथ रिएक्शन करवाता, ठीक है, CH3OH, मतलब ये क्या हो गया, बेसिकली ROH ग्रुप हो गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका फाइनल आंसर ये नहीं बनता, आपका आंसर बनता है इसमें RCR, O हटा के 2 बॉन्ड खाली करते और फिर आप क्या जोड़ते, OR ग्रुप जोड़ते। तो एक बार जोड़ते हैं यहाँ पे OCH3 और फिर यहाँ जोड़ते OC। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे जो R ग्रुप्स थे ये आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि ये पहले से जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे खाली है। तो ये जो बना आपका ये साइक्लिक कीटल बना है, लेकिन ये साइक्लिक कीटल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ एनसीईआरटी भी लिखती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और बनाना कैसे मैंने बता दिया, O हटाओ, फिर 2 बॉन्ड खाली रहेंगे कार्बन के साथ, उसके साथ आप OR जोड़ दो। अगर 2 मोल दिया हुआ है, मान लो ऑप्शन में कहीं हेमी एसिटल है ही नहीं, ठीक है, एक ही बार लिखा है। अब ये पहचानना कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ डाउट आ सकता है कि 1 मोल में क्या करना है, 2 मोल में क्या करना है, इसमें ऑप्शन देखा करो। मान लो एक ही बार लिखा है ROH, ठीक है, और ऑप्शन में आपको हेमी एसिटल दिख रहा है, तो उस केस में तो आप हेमी एसिटल टिक करोगे। लेकिन मान लो कि एक बार ROH लिखा है, मतलब एक ही मोल दिया है, लेकिन ऑप्शन में कहीं हेमी एसिटल है ही नहीं, तो आप खुद का थोड़ी बनाओगे, तो फिर उस केस में आप एसिटल ही टिक करो। तो ये आपको ध्यान देना है खुद। अब आओ एनसीईआरटी में क्या लिखता है वो देख। अब इसमें एक मैं बहुत प्यारा एक AR बताऊंगा, उसको देख लेना, बहुत बच्चे इसमें मिस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो बेसिक पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया उसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि अगर हम लोग 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में आपका हेमी एसिटल बन रहा है, अगर इनिशियल रिएक्टेंट जो है आपका एल्डिहाइड है।
लेकिन अगर इनिशियल रिएक्टेंट आपका कीटोन होता उस केस में आपका हेमी कीटल बनता। ठीक है, बेसिक हेमी कब लगाओगे, जब एक OH आपको दिखे। नहीं दिख रहा है तो आप हेमी वर्ड यूज नहीं करो, मैंने बताया था। जैसे आपको यहाँ पे OH नहीं दिख रहा है तो आपने यहाँ पे हेमी वर्ड यूज नहीं किया। एसिटल या कीटल कब यूज करोगे, एसिटल तब करोगे जब एल्डिहाइड आपका इनिशियल रिएक्टेंट है, और कीटल तब करोगे जब आपका इनिशियल रिएक्टेंट कीटोन हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, मान लो अगर एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो उस केस में चांस है कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल बने। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो उस केस में आपका हेमी एमी नहीं आता है। ठीक है, अभी आपने देखा था अगर इसमें डाइहाइड्रिक है, एक ही मोल है, तो आपका ये एक ही मोल 2H का सोर्स है ना। इस केस में आपका क्या बनेगा, सीधे आपका कीटल या एसिटल बनेगा, और ये दोनों ही आपके साइक्लिक प्रोडक्ट्स होंगे। ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट। साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनता है जब भी आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते हो, और उसमें कोई हेमी वेमी नहीं आता क्योंकि इसमें एक ही मोल में 2 OH हैं, इसमें कोई भी आपका हेमी वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। उसके बाद इसी को अलग अलग तरीके से लिखा है कि आपका जो हेमी एसिटल है वो एल्कोक्सी अल्कोहल है, लेकिन जो आपका एसिटल है वो जेम डाई एल्कोक्सी है। ठीक है, मतलब कि एक ही कार्बन पे आपके 2 OR ग्रुप लगे हैं, जिसको बोलते हैं जेम डाई एल्कोक्सी। लेकिन इसमें क्या है, एक एल्कोक्सी ग्रुप है, एक अल्कोहल वाला ग्रुप है, इसलिए इसको एल्कोक्सी अल्कोहल बोल रहे हैं। बस बोलने का तरीका स्टेटमेंट पे आ जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। सब कुछ याद नहीं करना होता है। अगर पता है तो मान लो उस दिन स्टेटमेंट आया तो आप पढ़ के समझ सकते हैं हाँ ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो हेमी एसिटल समझ जाओगे, OH देखते ही। हेमी एसिटल को ही एल्कोक्सी अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि हेमी एसिटल में आपको पता है एक OH आता है, इसलिए इसमें एल्कोक्सी भी आएगा क्योंकि एक OR ग्रुप है, और अल्कोहल भी आएगा क्योंकि एक OH ग्रुप। लेकिन एसिटल को आप अल्कोहल तो वर्ड यूज ही नहीं करोगे एसिटल में, क्योंकि इसमें अल्कोहल आ नहीं रहा। उसको आप बोलोगे जेम डाइएल्कोक्सी। जेम मतलब एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप। तो यहाँ वही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि जेम डाइएल्कोक्सी को हम लोग एसिटल बोलते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि कीटोन को अगर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। अभी मैं बताया था आपको कि साइक्लिक प्रोडक्ट कब बन रहा है और साइक्लिक कब नहीं बन रहा है। ठीक है, साइक्लिक बनाने के लिए आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेना ही पड़ेगा, तभी आपका बन पाएगा। जैसे ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो उठ के आएगा और आप बहुत लोग मिस कर देंगे, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने रिएजेंट में 2 चीज यूज की थी, एक तो अल्कोहल और एक आपका HCl गैस। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो आपका HCl गैस है, इससे आपका प्रोटॉन निकलता है, ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाता है। जो कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन है उसको ये प्रोटोनेट करवा देता है। अब प्रोटोनेट करवा देगा तो क्या होगा, उस पर एक प्लस चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो अब मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर मान लो आपसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो आप आगे वाले से और छीनोगे, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने के बाद वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो वो कार्बन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। कार्बन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था पहले, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर अच्छे से अटैक करना चाहेगा। वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवा देता है, और इसके कारण जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन था उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो ज़्यादा अच्छा हो पाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम लोग ये फाइनल प्रोडक्ट में वापस से H3O+ या एक्वस एसिड या एल्कली डाल देते हैं तो वापस से जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था वही बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूरा रिएक्शन करवाया जिसमें मैंने इनिशियल रिएक्टेंट से आपसे पहले A बनवाया, फिर B बनवाया, और बोला कि जब मैंने B में वापस से H3O+ डाल दिया तो मेरा C बन रहा है, मुझे C बताओ। तो C वही होगा जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था, ये आपको ध्यान देना है। वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि अगर मैंने यहाँ पे एक्वस मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो मेरा वापस से एल्डिहाइड कीटोन बन के आ जाएगा, जिससे हमने स्टार्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। लोग सोचेंगे तो एनसीईआरटी ने रिएक्शन दिया ही नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ कुछ चीज़ थ्योरी में लिख के चली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद यहाँ चलते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया देखते हैं। अब ये बहुत प्यारा रिएक्शन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इस पार्ट से क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा चांस होता है या तो वो आपके एडिशन ऑफ अल्कोहल से पूछेंगे या फिर आपका एडिशन ऑफ अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव। हाँ, तो चलते हैं हम लोग रिएक्शन कॉपी खोल के देखते हैं इसमें कैसे रिएक्शन पूछ। सबसे पहले 70 नंबर रिएक्शन जैसे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे कार्बन ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है। इसमें रिएक्शन में आपको कुछ भी दिख सकता है ऐसा, जिसमें N एक आपको दिखेगा ही। ठीक है, या तो अमोनिया होगा या तो फिर उसके डेरिवेटिव्स होंगे कुछ। इसमें आपको कैसे पहले प्रोडक्ट बनाना है ये आपको बताना चाहिए, उसके बाद बाकी जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाना है आप पहले सबसे पहले समझो कि अमोनिया जो है या फिर मैं उसके जो डेरिवेटिव्स है उसको सिंपल इस तरीके से लिख NH। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ NH2Z। अब ये Z वेराई कर सकता है, या तो ये ZH हो तो NH2H क्या हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, तो इसको अमोनिया बोल रहे हैं। या फिर इसमें Z कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है तो उसको आप एमाइन बोलोगे। ठीक है, OH होगा तो इसको हाइड्रोक्साइल एमाइन बोलेंगे। कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग अभी टेबल में देखेंगे, लेकिन बेसिकली आप अमोनिया NH डेरिवेटिव्स को ऐसे लिख सकते हो NH2 और Z से। रिएक्शन में आपको कैसे आंसर जब भी निकालना होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, जो भी NH2Z आपने लिखा है उसमें से H2 हटाना है, इससे आपको O हटाना है और डबल बॉन्ड से N को जोड़ देना है। इसको मैं करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपने पहचाना रिएक्शन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है। ठीक, क्या बोलता है इसमें से आपको H2 हटाना है, तो H2 हटाने के बाद क्या दिखेगा आपको NH। उसके बाद ये जो N है इससे आपको जोड़ देना है कार्बन डबल बॉन्ड को, तो C डबल बॉन्ड O आपने हटा दिया, और जो आपने H2 हटाने के बाद जो चीज़ निकाली है उसको यहाँ पे आपने जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका Na प्रोडक्ट। सबका नाम जो है मैं आपको फाइनली जब टेबल बताऊंगा तब दिखाऊंगा, या अभी आप समझो प्रोडक्ट बनाना कैसे। फिर यहाँ देखते हैं NH2R है,
क्या करोगे, H2 हटा दोगे, जो बचा उसमें N से कार्बन डबल बॉन्ड को जोड़ दोगे, C डबल बॉन्ड NR बचा है तो NR आपने जोड़ दिया। आगे चलते हैं, H2 हटा दिया, ठीक है, N के साथ जो H2 है उसको हटाना है, H2 हटा दिया, फिर जो बचा आपका NOH उसको आपने कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, N, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पे तो चलो दोनों एक ही जैसा था, एकदम सेम, चाहे किसका हटाते सेम ही चीज़ बनता। कभी कभी है कि दोनों में से अगर किसी एक को हटाओगे तो कुछ अलग बनेगा, दूसरे को हटाओगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा हटाना पड़ता है वो हम लोग अभी देखें। तो अभी आपने इसमें से H2 हटा दिया, जो बचा उसको आप जोड़ोगे, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो इसमें तो H2 है नहीं तो इसको तो हटाओगे नहीं, सिंपल, यहाँ से H2 आपने हटाया और जोड़ दोगे इसमें डबल बॉन्ड N आपने जोड़ दिया, H2 हटाने के बाद जो बचा है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखो अब यहाँ पे आपको कोई NH2 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक जगह दिख रहा है, तो आपने यहाँ से H2 हटा दिया, उसके बाद आप जोड़ दोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड N NH NO2 दिख रहा है। आगे चलते हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, या तो मैं यहाँ से H2 हटा सकता हूँ या तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, किसको हटाऊंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे N के पास होगा लोन पेयर, ठीक है, और ये लोन पेयर होगा इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में, तो पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए आप इसको यूज करोगे ना कि, ठीक है, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है, उसका H2 आप नहीं लगा सकते। जब भी डाउट आए तो आप यहाँ देख लेना किसमें रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उस वाले H2 को आप यूज नहीं करोगे। तो आपको अटैक कहाँ से करवाना है, इस साइड से अटैक करवाना है, तो यहाँ से आप H2 हटा दो, ठीक है, और इधर से जोड़ दो, तो कैसा दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड, यहाँ से आप जोड़ रहे हो तो N, फिर NH C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ डबल बॉन्ड O कैसे बच गया, इसको तो आपने जोड़ा है, डबल बॉन्ड O तो आपको इस जो आप जिसमें आप जोड़ रहे थे, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था उसका हटाना था, तो आपने हटा दिया, बस आपको देखना था कि कौन सा H2 लेना है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसलिए आपने ये वाला H2 यूज नहीं किया, आपको इधर से अटैक करवाना था, ये आपने कंफर्म किया, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट बनाना, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपको वो नाम दे दे, तो नाम क्या है इन सारी चीज़ों का वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मान लो ये रिएक्टेड लिख के ना दे, इनका नाम दे दे, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का नाम दे दे आपको कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाना तो आता है लेकिन उसका नाम नहीं आता तो आप आंसर टिक नहीं कर पाओगे। उसको देखने के लिए हम लोग टेबल खोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको Z पहचानना है तो Z कैसे पहचानोगे, NH2 के अलावा जो भी है वो Z है, वही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पे Z अलग से लिख के दिया है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एमोनिया है तो एमोनिया क्या होता है, NH3 है, NH3 को आप लिख सकते हो NH2 और H, तो NH2 हटाने के बाद जो चीज़ दिख रहा है वो Z है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर कभी आपको पूछ सकता है कि इस चीज़ में कि हाइड्रोजीन में बताओ Z क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजीन होता क्या है। तो हाइड्रोजीन होता है आपका NH2 NH, ठीक है। Z कैसे पता करते हैं, NH2 हटाने के बाद हटा दो तो जो बचा आपका Z हो गया हाइड्रोजन का, तो वही यहाँ पे लिख, इस तरीके से आप अपना Z पहचान सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब प्रोडक्ट बनाना कैसे है, जो भी आपका रिएजेंट दिया हुआ है उसमें से 2 H हटाना है, मतलब H2 हटाना है, और आप अपना जो भी NZ बचेगा उसको जोड़ देना है। वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो H2 यहाँ पे है, ये O लेके H2 बन के वाटर बना के नीचे निकल जाएगा, और आपका फाइनली जो NZ बच रहा है वो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया था, अब हम लोग को नाम देखना है। सबसे पहले नाम, पहला नाम जो सबसे बेसिक नाम है NH3 अगर है उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। इस केस में जो आपका ये बन रहा था जिसमें कार्बन और N के बीच डबल बॉन्ड है और N के साथ H है अपना, ठीक है, उसको आप बोलते हो इमाइन। वहीं पे सेम चीज़ हो, कार्बन और N के बीच डबल बॉन्ड है लेकिन H जो है रिप्लेस हो गया R से, इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम है जिसको आप बोलते हो शिफ्ट स्पेस। क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। मान लो आप ये प्रोडक्ट बना लोगे और या फिर पूछ देंगे मान लो इनमें से कौन सा यूज़ करने पे, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देंगे, एक बार एमोनिया दे देंगे, एक में एमाइन दे देंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा यूज़ करने पे हमें शिफ्ट बेस मिलेगा, तो ऑप्शन टिक करोगे आप एमाइन, ये पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा यूज़ करने पे हमें इमाइन मिलेगा, तो ऑप्शन टिक करोगे आप एमोनिया। घुमा सकते हैं, इनमें से कौन सा यूज़ करने पे हमें सब्स्टिट्यूटेड एमाइन मिलेगा, एमाइन टिक करोगे। कौन सा यूज़ करने पे हमें ऑक्साइन मिलेगा, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन टिक करोगे। हाइड्रोक्सिल एमाइन या तो लिख के दे सकते हैं या फिर आपको ऐसे बना के दे सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किसका नाम क्या है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सिल एमाइन ये नहीं है, सॉरी ये तो प्रोडक्ट है, हाइड्रोक्सिल एमाइन आपका ये है, ठीक है। तो ये दो आपने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ बनता है आपका ऑक्साइन। तो ये तो प्रोडक्ट आप बना लोगे, तो इस प्रोडक्ट का बोलते क्या हो, ऑक्साइन बोलते हो, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ा है, समझ आना है, ऑक्साइन बना है। अब या तो वो आपको बना के दे देंगे कि रिएजेंट आपका ये है, या फिर आपको बोलेंगे कि हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन है, तो हाइड्रोक्साइल एमाइन ऐसा दिखता है, आपको पता होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन सबको पता होगा मोस्टली। NH2 सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट तो बना लोगे। इसका नाम क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जितने भी हाइड्रोजीन से एंड होते हैं उनको सिर्फ लास्ट में जीन हटा के जोन लगा देना है। तो हाइड्रोजीन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है हाइड्रोजोन। वैसे ही इसका नाम क्या है, कुछ नहीं, आपको दिख रहा है NH के भी सिंगल बॉन्ड है और इधर कुछ लगा हुआ है, तो कुछ नहीं बोलोगे आप, इसको सिंपल है फेनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, जितने भी जीन से एंड होने वाले रिएजेंट है उससे आप क्या बनाओगे, जोन लगा दोगे। तो जैसे आपने हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन किया था वैसे ही आप फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन कर दोगे अपना प्रोडक्ट। मतलब रिएजेंट था आपका फिनाइल हाइड्रोजीन और प्रोडक्ट बन गया आपका फिनाइल हाइड्रोजोन।
फिर आगे चलते हैं, इसका नाम देखते हैं। कुछ नहीं, आपको दिख रहा है हाइड्राजीन वाला जो आपका ग्रुप है वो है यहाँ पे। तो बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ देखा था फिनाइल था, यहाँ पे आपका क्या है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कुछ नहीं, जीन हटाओ जोन लगाओ, तो ये बन गया आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट आपका बचा, ये तीन तो अब बहुत आसान है, बस आपको हाइड्राजीन कौन सा ग्रुप होता है पता होना चाहिए। एन सिंगल बॉन्ड एन दिखे आपका हाइड्राजीन हो गया। ठीक है, उसे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना बता दिया मैंने। अब देखना है आपको ये जो आपने रिएक्टेंट यूज़ किया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, जैसे आपको दिखे ये ग्रुप समझ आने क्या है, सेमी कार्बाजाइड है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्राजीन वाला हम लोग देख रहे थे ऊपर, ये ग्रुप में इसमें आपका CONH2 लगा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, सेमी कार्बाजाइड बोलते हो। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम जैसे आपने जीन हटा के जोन किया था, वैसे इसमें लास्ट का जो जाइड है सेमी कार्बाजाइड, उसको आप कर देना है सेमी कार्बाजोन। तो ये जो बना ये आपका क्या बना, सेमी कार्बाजोन बना। और जिस जो आपका रिएजेंट था उसको आपने क्या बोला, सेमी कार्बाजाइड बोला। ठीक है, पहचानना कैसे मैं बता दिया, आपका हाइड्राजीन वाला ग्रुप है और यहाँ पे CONH2 लगा हुआ है बगल में, समझ जाना है क्या है, सेमी कार्बाजाइड है। फिर मैंने ये आपको समझाई दिया था कि कौन सा NH2 से अटैक करवाना है। इससे अटैक क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पे है, तो यहाँ से अटैक नहीं होगा, इसलिए आप इस वाले NH2 से अटैक करो। ऐड कैसे करना है, H2 हटाओ, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ो। अब एक चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल है उसको 2,4 DNP भी लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है इसका एक और नाम है 2,4 DNP। ठीक है, तो या तो आपको 2,4 DNP लिखे या फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिखे, दोनों में आपको सेम रिएक्शन करवाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 2,4 DNP के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जो आपका हाइड्रोजोन बनता है, तो इसको बोल रहे हैं कि जो 2,4 DNP डेरिवेटिव्स होते हैं वो 3 कलर की पीपीटी देते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड, इसको आप योर पीपीटी के तरह याद सकते हो कि आपका। ठीक है, तो 2,4 DNP आपका पीपीटी देता है जिसका नाम है योर पीपीटी। येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। और क्योंकि ये पीपीटी दे रहा है अलग अलग कलर का और सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ दे रहा है, इसलिए ये एक कैरेक्टराइजेशन की तरह, मतलब एक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के। तो ये आपको ध्यान देना है, 2,4 DNP को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि वो पीपीटी देता है अलग अलग कलर का, येलो, ऑरेंज या रेड। या फिर ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा कलर का पीपीटी नहीं देगा 2,4 DNP डेरिवेटिव। तो आपको याद रखना है येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब योर पीपीटी देता है, इसके अलावा नहीं देगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट था बता दिए, क्योंकि इसमें 2 जगह से अटैक करवा सकते हैं, किससे अटैक करवाना है ये समझा दिया मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको ऊपर बताना था, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम आपका राइट में फेवर कर सकता है फिर लेफ्ट में, तो राइट साइड ही क्यों फेवर करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें से क्या होता है, रैपिड डिहाइड्रेशन होता है। OH और H निकल जाता है यहाँ से H2O बन के, और इसीलिए इस रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट के कारण ये जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका प्रोडक्ट साइड फेवर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप ये भी देख लेना कि इंटरमीडिएट क्या पता है, इंटरमीडिएट को सिंपल याद रखना है, कुछ नहीं, NH2Z है। ठीक है, जैसे ही आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कराओगे, ठीक है, H को जोड़ दोगे आप O के साथ, तो आपका यहाँ पे OH, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है NHZ वो आपका यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आप इंटरमीडिएट भी बना सकते हो। और ये आपका फाइनली प्रोडक्ट क्यों देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, मतलब यहाँ से OH और H निकल के वाटर देता है, इसलिए ये प्रोडक्ट साइड जाना चाहता है। तो ये हमने जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो देख लिए। अब हमें जाना है रिडक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे रिडक्शन पे आते हैं, तो रिडक्शन में आपको सबसे पहला दिखता है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एल्कोहल में। आपको पता है एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है, उसके बाद फाइनली आपका कार्बोक्सिलिक तक जा सकता है। तो पता है जब रिड्यूस करने जाओगे तो एल्डिहाइड से आपका रिड्यूस होगा एल्कोहल में, या फिर कीटोन से आपका एल्कोहल, है ना। तो जब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवाते हो तो आप कैसे कैसे करवा सकते हो, कोई भी रिड्यूस LiLH4 NaBH4 या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी अल्कोहल में डिस्कस कर लिया है, मैं यहाँ पे बस आपको एक समरी दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि जब आप एल्डिहाइड से रिड्यूस कराओगे तो एल्डिहाइड में जो ग्रुप है वो एंड में लगा जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन में ग्रुप बीच में लगा होता है, इसलिए जो अल्कोहल मिलेगा वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी है कि आप एल्डिहाइड कीटोन को जब रिड्यूस करवाते हो तो आपको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, डिपेंडिंग कि आपने एल्डिहाइड लिया है कीटोन लिया है। मेन जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है, क्योंकि इसमें दो नेम रिएक्शन है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करवा सकते हैं अपने CH2 ग्रुप में, और आपका क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल एल्केन बन जाएगा। वो कैसे करवाते हैं, 2 तरीका है। उसको देखने के लिए आप पहले आते हैं रिएक्शन कॉपी में। आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, या तो एल्डिहाइड का हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है। जैसे आपका उसका रिएक्शन दिखे कि जिंक एमलगम और HCl के साथ रिएक्शन हो, समझ जाना है कि ये रिएक्शन कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब याद कर सकते हो, मैंने इसको याद रखा था कि जिंक एमलगम में वो हल्का सा जो प्रोनाउंस करना क्लेमेंसन मैच करें, जिंक एमलगम क्लेमेंसन, वो ऐसा मैंने याद रखा था कि एमलगम जैसे आएगा वो क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो मैं जब भी पढ़ता था इसको कार्बोनिल ग्रुप है, अच्छा कोई एल्डिहाइड कीटोन है, उसका रिडक्शन जिंक एमलगम और HCl के साथ हो रहा है, अच्छा ये क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, CO हटाओ CH2 लगाओ। ठीक है, तो ये आपका बन गया C। ठीक है, CO हटा के मैंने CH2 यहाँ पे लगा दिया, आपका बन गया ये एल्केन। ये तो हो गया आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। याद कैसे रखना है, जैसे आपने देखा जिंक एमलगम HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप का, क्या बनेगा, आपका नॉर्मल एल्केन बन जाएगा। CO हटाओ CH2 लगाओ। अच्छा,
दूसरा रिएक्शन पे आते हैं हम लोग 19 नंबर रिएक्शन में। इसमें क्या दिख रहा है आपको, फिर से कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। पहले आपका रिएक्शन हो रहा है NH2 के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ। तो ये रिएक्शन तो अभी आपने करना सीखा। क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं, H2 हटाओगे और कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ N को जोड़ दोगे। तो आपका पहले स्टेप में जो बनता है वो तो आपको ऑलरेडी आता है, C डबल बॉन्ड N, ये आपने H2 हटा दिया यहाँ से, NH, ये आपको ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। इसमें जब आप क्या करते हो, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड हीट डालते हो तो आपका फाइनली क्या बनता है, कुछ नहीं, ये पूरा हट जाएगा और मतलब ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे आपका CH2 लग जाएगा। मतलब फाइनली अगर आप देखने जाओगे तो कुछ नहीं हुआ है, CO हट के CH2 लगा है। क्या रिएजेंट डाला होना चाहिए था, अगर आपको हाइड्रोजन दिख जाता इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल हीट, ये सब आपको दिखता, मतलब हाइड्रोजन दिखे, KOH दिखे, इथाइलिन ग्लाइकॉल दिखे, तो आपको समझाना अरे ये तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या है ये, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, CO हटाओ CH2 लगाओ, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें N2 भी निकलता है, ये भी आपको देखना है एक चीज, ठीक है। NCERT में देखो यहाँ पे H2 निकलता था, लेकिन यहाँ पे आपका N2 निकलता है। ये तो आप देख लोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 N है, तो N2 निकालो। अब याद कर सकना, देखो मैं अपने टाइम में मेरे को सबसे ज्यादा इन्हीं 2 रिएक्शन में कंफ्यूज होता था। मतलब रिएक्शन आता था, मैं पहचान नहीं पाता था कौन सा रिएक्शन है, और ये पूछने के चांस ज्यादा है। डायरेक्टली आपको रिएक्शन देके पूछ लेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, अलग अलग नेम रिएक्शन के नाम लिखे होंगे, या फिर वो बोलेंगे कि इनमें से कौन सा क्लेमेंशन रिडक्शन है, ठीक है, या फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शन को बार बार लिख के याद करो, तभी याद हो पाएगा ये। या फिर इसको अपने जो भी टेबल है, स्टडी टेबल, उसमें चिपका दो, रोज रिवाइज करो। जैसे रोज रिवाइज करोगे 10 दिन के अंदर आपको याद हो जाएगा। पहचानना कैसे बता दिया, जिंक एमेल्गम HCl दिखे, क्लेमेंशन रिडक्शन, CO हटाओ CH2 लगाओ। हाइड्रोजन दिखे, इथाइलिन ग्लाइकॉल दिखे, KOH दिखे, समझ जाना है वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, CO हटाओ C है, बस इतना। तो रिडक्शन तक तो हमने देख लिया था। अब हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है एल्डिहाइड कीटोन्स का। सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी वीडियो के स्टार्ट में वो ये था कि एल्डिहाइड कीटोन जो है ना मोस्टली सिमिलर रिएक्शंस दिखाते हैं, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन कहीं तो डिफरेंस आता होगा, तो डिफरेंस आता है आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ एल्डिहाइड कीटोन्स मोस्टली तो सिमिलर रिएक्शन दिखाते हैं, कहां डिफर करते हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो डिफर करते हैं, ठीक है। कैसे डिफर करते हैं ये समझना है। सबसे पहले समझो कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सबको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। हमने अल्कोहल चैप्टर से ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हो तो वो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फाइनली बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो हमने वहां भी देखा था कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग डाल देते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अल्कोहल से बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर हम लोग माइल्ड डालते थे तो एल्डिहाइड पे रुक जाता था, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन का रूट जो है वो ऐसे होता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इतना सबको पता है। अब अगर आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग तो डाल सकते ही हो, स्ट्रॉन्ग तो कर ही देगा, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के भी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हो। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि आप चाहे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, KMNO4 K2Cr2O7 डाल सकते हो, या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग्स रिएजेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन मैं बना सकता हूं आपके लिए कि आपको याद है मैंने अल्कोहल में आपको लिखाया था कि ये सारे आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिसमें PCC था, CrO3 था, है ना, कॉपर था, और अभी आपने पढ़ा कि 2 और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक टॉलेंस रिएजेंट, एक फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। तो अभी अगर कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उनमें से टॉलेंस और फेलिंग्स एल्डी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में हो तो उसको टिक कर सकते हो। और HNO3 KMNO4 K2Cr2 ये आपके स्ट्रॉन्ग है। तो आपने देखा कि अगर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है तो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग तो यूज कर ही सकते हो, साथ ही साथ माइल्ड से भी हो जाता है। लेकिन कीटोन्स के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन्स को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो आपको विगरस कंडीशन लेनी पड़ती है और खासकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ते हैं। मतलब कि आप टॉलेंस और फेलिंग्स से कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी यहाँ पे बताती है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं दिखाता, तो कीटोन नहीं दिखाता है, ठीक है। अच्छा, इसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे ये डिफर करता है, कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीटोन्स और एल्डिहाइड का अलग होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज करने जाओगे तो हमेशा चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपको बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। इतना तो सिंपल है। अब कैसे बनाना, देखो ये तो सिंपल है। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसमें आपको ऑक्सीडेशन करना है, जिसमें कोई भी रिएजेंट डाला हो सकता है, HNO3 KMNO4 K2Cr2O7, तो आपको पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सारे। तो इसमें करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं, CHO हटाओ, COH लगाओ, मतलब कि बेसिकली एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दो। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, मेन चीज अगर उनको पूछना होगा, वैसे तो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर उनको पूछना होगा कि वो दे देंगे ऐसा कीटोन और बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बताओ इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है। अगर मान लो उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया तो आपको एक टिक करना होगा, 4 तो बना के आ नहीं सकते, तो कैसे करोगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखो, मान लो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे कीटोन बनाता हूँ एक, तो 1 2 3 C डबल बॉन्ड O C, ठीक है। ये अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो या फिर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो। अब इसमें से कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, तो हमेशा ये याद रखो कि आपको हमेशा उस बॉन्ड को तोड़ना है जिसके तोड़ने से जो CO ग्रुप है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहे। मतलब कि अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो उस केस में जो CO ग्रुप है वो एक छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रह रहा है,
लेकिन अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ तो उस केस में जो CO ग्रुप है वो बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ रह रहा है, तो इसीलिए मुझे ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है। मुझे कौन सा तोड़ना है? ये बॉन्ड तोड़ना है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनल किया कि मुझे ये वाला तोड़ना है ताकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो छोटे वाले के साथ रहे। तो इस केस में आप जो आंसर दोगे वो दोगे COOH और इधर से आएगा COOH। आपको कार्बन नंबर चेंज नहीं करना है। यहाँ 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, इधर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बेसिक समझा दिया। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछने के चांस कम है। मेन जो क्वेश्चन अगर इनको पूछना होगा यहाँ से वो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और जो अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन है उससे पूछते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको बोलता हूँ इनमें से कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें ध्यान रखना है कि टॉलरेंस और फेलिंग्स दोनों ही माइल्ड में ही आते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप यहाँ नीचे रिएक्शन देखने वाले हो वही यहाँ लिखा है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कीटोन जो है वो माइल्ड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अभी वही चीज़ आपने ऊपर डिस्कस किया था कि कीटोन कैसे डिफर करता है एल्डिहाइड से। अच्छा, अब पहला टेस्ट देखते हैं जो कि है टॉलरेंस टेस्ट। अब सबसे पहले जैसे टॉलरेंस टेस्ट देखोगे तो चाहे टॉलरेंस टेस्ट हो या फिर फेलिंग्स टेस्ट, दोनों में एक रिएजेंट आता है, तो दोनों का रिएजेंट डिस्कस करना सबसे इंपॉर्टेंट है पहले। तो अगर मैं पूछता हूँ कि टॉलरेंस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो आप बोलोगे सिंपल टॉलरेंस रिएजेंट यूज होता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलरेंस रिएजेंट। सबसे पहले तो टॉलरेंस रिएजेंट को बोलते कैसे हैं, तो वो होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, आपका होता है टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम याद है तो आप ऑलमोस्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, सही वाले ऑप्शन तक। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब आपका Ag आएगा, NO3 दिखेगा, और एमोनिकल मतलब कुछ NH3 से रिलेटेड दिखेगा। इस तरीके से आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। अच्छा, अब अगर इसका मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ तो 2 तरीके से आपको लिखा हुआ दिख सकता है टॉलरेंस रिएजेंट। एक तो ऐसा, ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये प्लस वाला आपको कैटायन बना के दे सकते हैं, या फिर दूसरा AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है। दोनों ही आपके टॉलरेंस रिएजेंट ही है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आया उसमें रिएक्शन करवाने के लिए दिया होता है तो उसमें या तो ये लिख के दे सकते हैं या फिर ये, दोनों में आपको टॉलरेंस रिएक्शन करवाना है, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वही करवाना है आपको। एक तो पॉइंट आपने ये डिस्कस किया कि टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। टॉलरेंस रिएजेंट होता है आपका एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या तो वो AgNO3 प्लस NH4OH लिख के दे सकते हैं, या फिर वो आपको AgNH3 होल ट्वाइस प्लस लिख के दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसके रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो इसके प्रोडक्ट साइड में आपको सिल्वर बनता हुआ दिखेगा। और इसीलिए अगर आपको मान लो कभी क्वेश्चन में आता है कि टॉलरेंस टेस्ट में आपको सिल्वर मिरर क्यों दिखता है, क्यों प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है, तो आप बोलोगे कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, ठीक है। आगे आंसर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे टॉलरेंस रिएजेंट को, तो यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर Ag जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और फाइनल प्रोडक्ट में वो 0 में हो गया। वैसे ये सिंपल है, अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊँ तो आप बता ही दोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टॉलरेंस रिएजेंट कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, आप बोलोगे हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस हो रहा है। बाकी +1 से 0 जा रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर 0 में है, यहाँ पे +1 में, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ये भी आपने देख लिया। दूसरा, अगर मैं आपको बोलता हूँ मान लो रिएक्शन करवाना है, तो रिएक्शन किसका कराओगे? आपको पता है टॉलरेंस जो है कीटोन के साथ तो रिएक्शन देगा ही नहीं, पहली बात। एल्डिहाइड के साथ देता है, तो अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन आ रहा है और आपने देख लिया अच्छा ये तो टॉलरेंस एजेंट दिया है, तो करवाओगे कैसे रिएक्शन? तो आपको करवाना कुछ नहीं होता है, सिंपल एल्डिहाइड जो है उसको आपको चेंज करना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेसिकली CHO से COOH होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज करवा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्कली प्रेजेंट होता है इसलिए आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ना बना के कार्बोक्सिलेट एनायन बनाते हो, ठीक है, RCO नेगेटिव, मतलब सिंपल बनता RCOH, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेस भी है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट सा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए कार्बोक्सिलेट एनायन आप यहाँ पे आंसर देते हो, तो ये आपको ध्यान देना है। तो वही मैंने लिखा है कार्बोक्सिलेट एनायन क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो एल्कली मीडियम है। आपको अगर ध्यान से याद है तो NH4OH हमने यहाँ पे लिया था टॉलरेंस एजेंट में, उसी का OH नेगेटिव आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एनसेट लिखी है कि ये जो रिएक्शन है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है और इसमें बनता क्या है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, तो आपने टॉलरेंस टेस्ट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे कि टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, 2 टाइप से लिख के दे सकते हैं, AgNO3 प्लस NH4OH या फिर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एल्कली मीडियम में होता है, इसमें कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें कौन कौन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऑप्शन में बहुत सारे बना के दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, मतलब स्ट्रेट चेन वाले एल्डिहाइड जो है वो देंगे आपके, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, सिंपल याद रखोगे इतना। अच्छा, ये तो आपको सीधे से याद रखना है कि कीटोन तो नहीं आपका टॉलरेंस देता है, नहीं फेलिंग्स देता है, तो कीटोन तो दोनों में आपका कटा हुआ है। एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइल्ड है बेसिकली। चेंज बस एरोमेटिक एल्डिहाइड का आपको याद रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका टॉलरेंस तो देता है लेकिन फेलिंग्स नहीं देता, और ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है, ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया टॉलरेंस खत्म। अब आते हैं हम लोग फेलिंग्स टेस्ट पे। तो फेलिंग्स टेस्ट में आपको ध्यान देना सबसे पहले कि जैसे हमने बात किया टॉलरेंस टेस्ट में कोई टॉलरेंस रिएजेंट होता होगा, वैसे ही फेलिंग्स टेस्ट में भी फेलिंग्स रिएजेंट होता है। तो याद रखना है कि फेलिंग्स रिएजेंट 2 सॉल्यूशंस का बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन A याद रखना है आपको, एक्वस कॉपर सल्फेट
ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए फॉर एक्वस, ठीक है, ऐसे भी याद रख। लेकिन अगर एक्वस नहीं दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि ए छोटा है एज कम्पेयर टू बी, इसलिए जब ये स्टार्ट होता है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉपर में सी आता है, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है उसमें एन आता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ये, NaKT, इसको लिख के आप याद रख सकते हो। और इसको बोलते हैं क्या, रॉशेल सॉल्ट बोलते हैं, तो याद रखो इसको। फेलिंग एजेंट क्या होता है, दो चीज से बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए आपका एक्वस कॉपर सल्फेट है, स्मॉल लेटर आता है सॉल्यूशन ए में, ए आ गया स्मॉल, इसलिए स्टार्ट जो होगा वो एक्वस कॉपर सल्फेट याद रखो, या फिर सी भी स्मॉल में ही आता है। अगर आप कंपेयर करने बैठोगे Na और सी में तो सी स्मॉल है, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट आता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन बी में आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आता है, जिसको रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, NaKT, इसको लिख के याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन दोनों ही सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तब जाके आपका फेलिंग्स रिएजेंट बनता है, इसी को यूज करते हैं हम लोग फेलिंग्स टेस्ट में। उसके बाद आपने याद देखा था कि इसमें टॉलरेंस टेस्ट में क्या बनना था, सिल्वर मेटल बनना था, जिसके कारण एक सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता था। लेकिन अगर आप फेलिंग्स टेस्ट में देखोगे, क्योंकि टेस्ट है तो कुछ ऐसा ऑब्जर्वेबल चीज बनना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि असली में क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये अगर आपको पूछना होगा इनको कि ये पूछेंगे कि फेलिंग्स टेस्ट में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ, ऑप्शन में बहुत सारे उन्होंने कंपाउंड बना के दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा CO2O का, वो आपका सही आंसर होगा, ये आपको पहला ध्यान देना है। दूसरा पूछ सकते हैं फेलिंग्स रिएजेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है, वो अलग से आपको मिक्सचर बना के दे देंगे कॉपर सल्फेट और NaKT का, तो आपको वो ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी एल्डिहाइड का रिएक्शन है, जिसमें वो किस में कन्वर्ट होगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड में, और लेकिन ये भी आपका अल्कलाइन मीडियम में होता है, तो इसलिए आपका आंसर RCO नेगेटिव, मतलब कार्बोक्सिलेट एनायन ही यहाँ पे बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन कि ये आपको दे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, इसमें से एक होगा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। मान लो आपका बेंजल्डिहाइड बना के दे दिया है, ठीक है, तो और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा, तो आपको आंसर यही टिक करना है, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समराइज करके बताऊँ, चाहे आप टॉलरेंस टेस्ट की बात करो या फेलिंग्स टेस्ट की बात करो, कीटोन तो दोनों ही नहीं दिखाते, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस फेलिंग्स दोनों ही माइल्ड है, और कीटोन को ऑक्साइज करने के लिए आपको विग्रस कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्साइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। पहला तो इजी कंसेप्चुअल समझ जाओगे। दूसरा, एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ही दिखाते हैं, डिफरेंस आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड में। टॉलरेंस जो है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, लेकिन फेलिंग्स एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन में, और एनसीईआरटी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि कुछ बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, लिखती है, और इसीलिए ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से एनटीए क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। तो अब हमें देखना है इसमें क्या क्या लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने। सबसे पहला लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है कि ये रिएक्शन कौन दिखाता है। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हों, वो ये रिएक्शन दिखाती है। और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को वो मिथाइल कीटोन्स कहती है। ध्यान से देखना कि इन्होंने एल्डिहाइड को भी इसी मिथाइल कीटोन में लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एनसीईआरटी ने मिथाइल कीटोन्स में ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन को लिया है जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एल्डिहाइड अगर आप देखते हो तो ये आपका एल्डिहाइड है, जिसका नाम अगर आप पूछोगे मुझसे तो एसेटा एल्डिहाइड है ये, इसमें कार्बोनिल ग्रुप से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही ये आपका कीटोन है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप से CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल कीटोन, और इसको भी एनसीईआरटी मिथाइल कीटोन में ही गिन रही है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसमें एक ऑप्शन है मिथाइल कीटोन, तो आप उसको टिक करोगे अगर सीधे सीधे ऐसे पूछा हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कौन सा ग्रुप देख के आप पहचान सकते हो कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं देगा, तो आपको बेसिकली देखना है ये ग्रुप COCH3, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आपको CH3 दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप के बगल में, तो वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही देगा। अगर अब मैं इसमें कीटोन्स की बात करूं, ऐसे कीटोन्स को क्या बोलते हैं, तो ऐसे कीटोन्स जिसमें कि बगल में CH3 उसको हम लोग मिथाइल कीटोन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक तरफ तो CH3 होना ही चाहिए, बाकी दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका लगा हो सकता है। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ऐसा सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जिसमें CH3 लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेटा एल्डिहाइड। मतलब कि एल्डिहाइड तो एकदम स्पेसिफिक है, सिर्फ एसेटा एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड में और कुछ भी बढ़ाने जाओगे तो यहाँ पे फिर C2H5 हो जाएगा, CH3 बचेगा ही नहीं, और आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3 चाहिए होता है ना। इसलिए इसको याद कर लो कि अगर मैं एल्डिहाइड पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, तो एक ही एल्डिहाइड है एसेटा एल्डिहाइड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा एल्डिहाइड नहीं है जिसमें CH3 ग्रुप आता हो। अच्छा, लेकिन कीटोन्स की अगर बात करूँ तो कीटोन्स में बस सिंपल रूल है, उसमें एक तरफ एटलीस्ट CH3 आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और ऐसे कीटोन्स को हम लोग मिथाइल कीटोन्स बोलते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसे अल्कोहल्स भी हैं जो कि आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है। कौन कौन से अल्कोहल? एक हो गया आपका स्पेसिफिकली, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो सिर्फ एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है जो कि ये देगा, जो कि है इथेनॉल। सिमिलरली अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें भी आपको CH3 CHOH ग्रुप दिख जाए, वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्या ग्रुप देख के आप पहचान सकते हो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो आप सिंपल बोलोगे अगर मुझे COCH3 ग्रुप दिख जाए, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 दिख जाए, या फिर मुझे अगर वो अल्कोहल है तो मुझे अगर CH3 CHOH ग्रुप दिख रहा है
CH3CHOH ग्रुप दिख रहा है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये चीज़ मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी यहाँ लिखती है, जो कि कंफ्यूजिंग है। और ये लाइन पी ब्लॉक में भी है, मेरे से एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो अगर वो इसको देख रहा है उसका क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें CH3CO ग्रुप हो या फिर CH3CHOH ग्रुप हो, ये आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि भैया अभी एनसीईआरटी ने ऊपर कहा था कि एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ, तभी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देती है। तो इसका तो हमें समझ में आता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप से एक CH3 लगा है, लेकिन CH3CHOH जो आपने यहाँ पे बताया, इसमें कहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के बगल में तो CH3 है नहीं, तो ये कैसे दे रहा है? तो एनसीईआरटी यहाँ पे इसका आंसर भी देती है कि ये जो ग्रुप है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बेसिकली CH3CO ग्रुप प्रोड्यूस करता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका आप जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको याद है अल्कोहल का जब ऑक्सीजन कराते हो तो या तो देखते थे माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो माइल्ड है तो एल्डिहाइड बनाएगा, तो जब एल्डिहाइड इससे बनेगा तो कैसा दिखेगा? CH3C∠OH दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 आ गया कि नहीं आ गया? वही एनसीईआरटी कह रही है कि ये ग्रुप्स इसलिए दिखा पाते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होने पे CH3CO ग्रुप प्रोड्यूस होता है। वैसे जब आप इसका भी ऑक्सीजन करोगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा और फिर कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आपको CH3 मिल रहा है। इसीलिए CH3CHOH वाले ग्रुप जो हैं आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ग्रुप्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं। तो बेसिक रूल है कि उसके पास CH3CO ग्रुप होना चाहिए। अब या तो उसके पास पहले से हो, ठीक है, जैसे कि आपके मिथाइल कीटोन्स में होता है या फिर एसिटाल्डिहाइड में होता है, या फिर अगर वो अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद प्रोड्यूस कर ले। इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ये रिएक्शन देता है और 2 डिग्री अल्कोहल में आपको बेसिकली चेक करना है कि उसके पास CH3CHOH ग्रुप है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको एकदम अच्छे से कंडीशंस को याद कर लो, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में पहचानना कैसे इसको? जैसे टॉलेंस का आपने बताया था एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, वैसे ही आपने फेलिंग्स का बताया, वैसे इसको कैसे पहचानना है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है? तो हेलोफॉर्म रिएक्शन पहचानने के लिए आप सिंपल देखो कि आपके पास ये रिएजेंट होना चाहिए NaOX, ठीक है, कोई भी हो सकता है, NaOCl हो सकता है, NaOI हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, या तो NaOCl ऐसे डायरेक्टली लिखाओ या फिर उसको ब्रेक करके ऐसे लिखाओ X2/NaOH, मतलब कि Cl2/NaOH हो सकता है, I2/NaOH हो सकता है। ये रिएजेंट देखते हैं आपको समझ आने कि हाँ, अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये रिएजेंट है मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन ये करवाना चाह रहा है। ये तो हो गई पहचानने की बात। अब इसमें रिएक्शन में करना क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल चीज़ है। इसमें जो भी कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 है, इसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 होना चाहिए मतलब उसका कुछ यूज होगा, इसलिए हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो जो भी CH3 है उसको आपको हटाना है और इसमें से जो ONA है उसको वहां पे लगा देना है। ठीक है, यही आपको इस सेक्शन में करना है बेसिकली। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले CH3, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे CH3 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसको हटाओगे? सिर्फ उसको हटाओगे जो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में है। तो इसलिए उस CH3 को हटाया आपने ये वाला, इसके बगल में आपने क्या लगा दिया? ONA लगा दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज, इसमें साइड में कुछ बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे बनाना है? इसमें कुछ नहीं करना होता, जो आपने CH3 हटाया था उसी से बनता है। कैसे बनेगा? एक कार्बन है तो कार्बन तो चेंज करना नहीं है आपको, इसमें बनाना है या तो क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, डिपेंडिंग ऑन कि आपने यहाँ पे क्या लिया है। मान लो यहाँ पे Cl होता है, NaOCl लिया है आपने, जैसे यहाँ पे लिया NaOCl, तो आपको यहाँ पे बनाना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसा बनता है? CHCl3। मान लो आपने यहाँ पे लिया होता है NaOI, तो यहाँ पे आप क्या बनाते हैं? आइडोफॉर्म बनाते, तो CHI3 बनता। ठीक है, ये आपको करना। ठीक, सिंपल है। तो ये मैंने समझा दिया रिएक्शन कैसे करना है आपको। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने देखा कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि CH3 हटा दें और उसकी जगह हम लोग ONA लगा दें, तो बेसिकली हम लोग एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बना दें। तो वही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन एटम कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, NTS में से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हेलोफॉर्म है वो कहाँ से बना था, मैंने बताया, जो आप CH3 निकाल रहे हो वही आपका हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो वही यहाँ लिख रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है वही आपका हेलोफॉर्म में यहाँ कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक और लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि अगर उस रिएक्टेंट में, जो आप रिएक्टेंट जिसका रिएक्शन करवा रहे हो, इसमें अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो वो इसमें इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि इट डज नॉट इफेक्ट एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर ये लाइन आ सकता है डायरेक्टली कि हेलोफॉर्म रिएक्शन की कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक हो सकता है इट फॉर्म्स प्रोडक्ट हैविंग 1 कार्बन एटम मोर, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट हैविंग 1 कार्बन एटम लेस, इट डज नॉट इफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दोनों जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट मैंने बोला वो दोनों ही सही है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अच्छा, हेलोफॉर्म कहाँ से बनता है? मिथाइल ग्रुप से बनता है, ये मैंने बता दिया। ये चीज़ मैंने समझा दी कि यहाँ पे मिथाइल कीटोन्स में उन्होंने एल्डिहाइड को भी इंक्लूड किया है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप हो, और वैसा एक ही एल्डिहाइड है जिसका नाम मैंने बताया था एसिटाल्डिहाइड। ठीक, फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको समझ नहीं आता है वो मैंने समझा दिया। यहाँ पे ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। उसका देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो इन्होंने लिखा है NaOI, इसको बोलते कैसे? मान लो कभी इन्होंने लिख के नहीं दिया, उन्होंने एक उसका नाम लिख के दे दिया, तो कैसे पहचानोगे वही दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब हम लोग को देखना है एग्जाम्पल 8.4, तो जो सिखा के जाता है कि कैसे आपको टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, कैसे आपको इनको यूज करके पहचानना होगा एग्जाम में कि क्या रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसी कंसेप्ट। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला है इसमें। सबसे पहले बोला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए
विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, मतलब बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला ये है, और ये क्या करता है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है आपके 2,4 DNP के साथ। तो अगर आप याद करोगे, मैंने आपको जब एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन कराए थे तो मैंने आपको बोला था कि अगर 2,4 DNP के साथ येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट मिलता है तो मतलब जो आपका रिएक्टेंट था वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो ये चीज आपने यहाँ से कंफर्म कर ली इस लाइन से। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में ये लाइन देखने को मिलता है कि 2,4 DNP के साथ कोई एक कंपाउंड है जो कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट या कोई प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है, येलो, ऑरेंज या रेड कलर का, समझ जाना है वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो पहली चीज आपने यहाँ पे ये कर लिया कि ये एल्कोहल तो नहीं है, ठीक है, एल्कोहल तो नहीं, ये आपने यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये देखते ही आपको याद आ रहा है कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है जिसमें X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH होता था। देखो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ये चीज, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब जो हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो कलर दे रहा है, मतलब वो हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव है। तो आपने देखा था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है, कीटोन्स देते हैं, मतलब बेसिकली मिथाइल कीटोन्स देते हैं, ऐसे कीटोन्स जिसमें C+O के बगल में CH3 लगा हो, या फिर अगर एल्डिहाइड की बात करोगे तो सिर्फ एक ही एल्डिहाइड देता था, एसेटाल्डिहाइड। अब देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, पहले रिएक्शन से आपने कंफर्म किया या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया था। अब दूसरे से आपने कंफर्म किया क्योंकि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो या तो वो एसेटाल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन में कौन सा, कोई भी मिथाइल कीटोन होगा जिसमें एक तरफ तो CH3 लगा ही होगा। अब देखो अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो यहां से आप सीधे कंफर्म कर सकते थे अगर इसमें 8 कार्बन है तो एसेटाल्डिहाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 2 ही कार्बन पॉसिबल है। तो अब आपका ये पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गया। बाकी अगले स्टेप में इसको और कंफर्म करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको वो देखना है, ठीक है। अगले लाइन में क्या कह रहा है कि इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। ये आपने देखा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन तो दे रहा है, मतलब ये कीटोन हो सकता था या फिर आपका एसेटाल्डिहाइड हो सकता था, लेकिन ये ना ही टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है ना ही फेलिंग्स को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप याद करोगे टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट में, उसमें हमने देखा था कि एक ही था जो दोनों ही नहीं देता था, जो कि था कीटोन। मतलब कि आपका ये कंफर्म हो गया कि ये कीटोन ही है, तभी ये टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। तो अब यहां से अपनी जो आपको आपके दिमाग में आया था कि एसेटाल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन वहां पे 8 है लेकिन इसमें 2 ही होता है, ये आपने कंफर्म कर लिया इस पॉइंट से कि टॉलेंस और फेलिंग्स नहीं दे रहा है, मतलब कि ये आपका कीटोन ही होगा। और कैसा कीटोन होगा, मिथाइल कीटोन होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में एलिमिनेट करना है। मान लो आपने जैसे एलिमिनेट किया कि अच्छा एल्डिहाइड नहीं होगा, तो जो भी एल्डिहाइड वाले ऑप्शन हो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब आप इस कंपाउंड को बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो इसमें कोई भी डीकलरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपको अगर याद है बेयर्स रिएजेंट किसके लिए यूज होता था, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, मतलब अगर कहीं भी आपको पाई बॉन्ड है तो आपको बता देता था। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब आपने स्टार्टिंग में कंपाउंड देखा होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि इसमें पाई बॉन्ड तो है, क्योंकि अल्कीन का फॉर्मूला में क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। तो मतलब अगर C2 है तो C2H6 होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स इक्वल नहीं होता है जब एल्कीन, जब अगर पाई बॉन्ड नहीं होता है उस कंपाउंड में। लेकिन इसको देखते आपको दिमाग में आना चाहिए तो पाई बॉन्ड होगा इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट C6H6 जैसे बेंजीन है उसमें पाई बॉन्ड कितना सारा होता है, बहुत सारा 3 पाई बॉन्ड होता है। तो वैसे इसको देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पाई बॉन्ड तो है इस कंपाउंड में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इससे आपको समझना है इसमें पाई बॉन्ड तो है लेकिन ऐसा पाई बॉन्ड है जिसमें हम लोग एडिशन नहीं करवा सकते हैं Br का, ठीक है। और ये किस में मिलता है, आपको बेंजीन में मिलता है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग है, ठीक। वैसे भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें C6H6 से ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन है, समझ जाना कि इसमें एक बेंजीन रिंग तो होगा, क्योंकि इसके अलावा आपको आपके सिलेबस में कोई भी ज्यादा एरोमेटिक रिंग यूज होती नहीं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते थे कि इसमें कोई ना कोई C6 तो होगा ही, मतलब एक बेंजीन रिंग तो होगा ही। तो उस चीज को यहाँ पे ऐसे कंफर्म करते हैं कि अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर वो डीकलरेशन नहीं दे रहा है, मतलब कि इसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा, लेकिन इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें तो होना चाहिए था, मतलब इसमें अनसैचुरेशन ऐसा वाला है जो कि रिएक्शन नहीं देगा, मतलब इसमें एरोमेटिक रिंग के कारण अनसैचुरेशन है। ये आपने इस लाइन से कंफर्म किया, ये कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, अगर डीएनपी के साथ रिएक्शन है मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो सकता था। हेलो फॉर्म दे रहा है मतलब या तो एल्डिहाइड में अब एक ही ऑप्शन बचा एसेटाल्डिहाइड या फिर मिथाइल कीटोन कोई भी हो सकता है। आगे आपने कंफर्म किया क्योंकि ये टॉलेंस फेलिंग्स नहीं दे रहा है, मतलब ये आपका पक्का कीटोन ही है, क्योंकि एल्डिहाइड तो देते हैं। तो इससे आपने कंफर्म किया कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, ठीक। और फिर आपने इस डीकलरेशन वाले पॉइंट से पता किया कि इसमें आपका एक एरोमेटिक रिंग होगा, ये आपने कंफर्म किया। तो अभी तक आप कहां पे पहुंच गए हो, आप पहुंच गए हो कि जो आपका ए है वो आपका एक मिथाइल कीटोन है जिसमें आपका एक एरोमेटिक रिंग है। अब अगर आगे चलते हो तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब इस ए का रिएक्शन हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, अगर आपको याद है क्रोमिक एसिड मैंने बताया था अल्कोहल वाले पॉइंट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है क्रोमिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कीटोन है उसको ऑक्सीडेशन करवाना है, तो क्या आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करा क्या बनाओगे,
आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, अल्कोहल तो बनाओगे नहीं, क्योंकि अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन बनता है और कीटोन से फाइनली कहाँ बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अगर ये नहीं भी बताते यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, तो आपको खुद से समझ जाना चाहिए था कि अगर कीटोन का ऑक्सीजन हो रहा है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का इन्होंने फॉर्मूला ही बताया हुआ है C7H6O2। और मैंने बोला था कि जैसे आपको C6H6 से ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन दिखे समझ जाना इसमें एरोमेटिक रिंग है, और ये आपने कंफर्म भी अभी कर लिया था। तो अगर मैं आपको बोलता कि इस इन्फॉर्मेशन से जहां से आपने पता किया कि ये कीटोन है, आप बताओ कि कौन सा कीटोन होगा ये, तो मैंने आपको बोला कि इसमें मिथाइल कीटोन है, तो आपको एक CH3 तो बनाना दिया, ठीक है। किससे जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन से, ये आपने बना दिया। आपने और कंफर्म क्या किया था, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है, और अगर आप ध्यान से देखो कितने कार्बन थे इसमें, तो 8 कार्बन थे, जिसमें से आपने 2 बना दिए, तो बचे कितने, 6। तो आपके इसमें आपका कौन सा एरोमेटिक रिंग है जिसमें 6 कार्बन होता है, आपको पता है बेंजीन होगा, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना नॉर्मल बेंजीन बना दिया, ठीक। ये आपका आपने फाइनली पता कर लिया कि आपका ए क्या था, मिथाइल कीटोन था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब इसका आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, अभी बताया था मैंने ऊपर कि जब भी कीटोन का ऑक्सीजन कराओगे तो इसमें आपको एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ठीक है, और दोनों से फिर आप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, तो इसमें आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो वही चीज़ यहाँ पे बनाई है कि बी जो है आपका बेंजोइक एसिड है और ए अपना मिथाइल कीटोन है, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो पॉइंट्स लिखे होंगे एग्जाम में, इसको यूज करके कंक्लूजन तक पहुंचना है कि कौन सा रिएक्टेंट हो सकता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ का जो भी लाइन लिखी होगी, यही सारी लाइन सबको मिलेंगे कि वो टॉलरेंस नहीं दिखाता है, वो फाइलिंग्स नहीं दिखाता है, वो DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसका ऑक्सीजन हो रहा है तो ये दे रहा है, या फिर बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है या देता है, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। उससे क्या कंक्लूजन निकालना है मैंने आपको समझा दिया। और जो मैंने ट्रिक बताया कि अगर आपको C6H6 से ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन दिखे, समझाना उसमें एक एरोमेटिक रिंग हो सकता है। आगे चलो, अब यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हो, तो उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे आपका AR क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पैराग्राफ से आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है AR क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट में कभी आता है तो आपको ये इसको सही मानना है। क्यों एसिडिक होता है ये आपको समझना है। ये देखो, सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो कार्बन के बगल वाला कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है इसको आप बोल रहे हो अल्फा हाइड्रोजन, और ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ये आपकी एनसीईआरटी लाइन कहती है, जो कि एकदम सही है। अब इसका रीजन क्या है, मान लो कभी आता है कि ये एसोसिएशन आ गया और रीजन इसका कुछ लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए रीजन, सही रीजन क्या है इसका। तो ये सिंपल ये समझना है कि कभी भी कोई चीज एसिडिक क्यों हो सकता है या कोई एसिडिक नेचर क्यों दिखाता है, जब वो H+ दे, और H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस बने वो आपका स्टेबल हो। तो H+ देने के बाद जो चार्ज बचता है वो कैसा बचता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बचता है। तो अगर यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करे, क्योंकि आपको पता है चार्ज स्पीसीज जो है अनस्टेबल होता है, तो इस चार्ज को आपको कम करना पड़ता है। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों तो इसको स्टेबल करेगा। अब आपको पता है कि जो कार्बन है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है रेजोनेंस के कारण, ठीक है। मतलब रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जो कि काफी स्टेबल कर देता है अपने कंजुगेट बेस को। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो कार्बन से नेगेटिव चार्ज खींच के अपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे आ गया, ठीक। तो ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, इसीलिए जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का वो एसिडिक, ठीक है। रीजन समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AR क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के आ सकता है, आपको समझना है। तो अब ये जो आपने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, इसके जो भी रिएक्शन है उसको देखने के लिए हम लोग रिएक्शन कॉपी खोलते हैं और इसके रिएक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था 21 नंबर रिएक्शन तक, जहाँ पे हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात की थी। अब हमें देखना है 22 नंबर रिएक्शन, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक एल्डिहाइड है, ठीक, उसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH और यहाँ पे सेकंड स्टेप में हीट डाला हुआ। अब देखो सीधे याद करो, जब भी आपको दिख जाए एल्डिहाइड या फिर कीटोन, क्या दिख जाए, एल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, मतलब बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स आपको दिख जाए और उसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH/हीट के साथ हो, आपको या तो ये रिएजेंट देखने को मिले या फिर आपको BaOH होल ट्वाइस और हीट देखने को मिले। दोनों ही केस में आपको सेम रिएक्शन करवाना पड़ता है। सबसे पहले तो रिएजेंट याद करो, अगर मेरे को कार्बोनिल कंपाउंड दिखता है एल्डिहाइड कीटोन और डाइल्यूट NaOH हीट दिखता है या फिर BaOH होल ट्वाइस और हीट दिखता है, दोनों ही केस में मेरे को करवाना पड़ता है सेम रिएक्शन, जिसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद करो अच्छे से। क्या करवाते हो आप, कौन सा रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हो। कैसे याद करोगे, एल्डिहाइड दिखे, डाइल्यूट NaOH और हीट दिखे, मेरे को क्या करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। करना क्या होता है, सिंपल याद रखो, ठीक है। बेसिक ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है इस रिएक्शन को। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपको ये एल्डिहाइड दिख रहा है उसको ऐसे लिखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है वो सीधा है, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते थे CH3 C+1OH, लेकिन ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सही से सॉल्व नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में। तो आप इसमें क्या करो, ऐसे लिखो इसको CH3 को, मैं कहीं अच्छे से, हाँ, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखो CH3C_O, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिखा कि डबल-बॉन्ड-O जो है वो सीधा स्ट्रेट आपको स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। इसी चीज को आपको एक बार फिर लिखना है, मतलब इसी कंपाउंड को आपको एक बार फिर लिखना है। एक बार तो आपने ऐसे लिखा कि जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और दूसरी बार क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है वो इस O के पास है। मतलब कि इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन वो होगा, तो इसको आपने ऐसे लिखा CH3CHO, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन और ये आपके O के पास आता है, तो इसको आपको ऐसे लिख देना है। मतलब और इसमें से
या तो मैंने आपको लिखने के लिए दिखाया था, इसको आपको एक्जैक्टली ऐसे लिखना है कि इसमें से एक H को निकाल के लिखो, ठीक है, CH2H करके लिखो। अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं, इस H को इस O में लगा दो और एल्कोहल बना दो, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा CH3C, इस O को आपने इस O में लगा दिया और यहाँ पे बन गया आपका OH, ये पाई बॉन्ड आपका हट गया है और यहाँ पे पहले से H था और इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दो तो ये आपका CH2। तो दिख रहा है हमने क्या किया, इस H को लिया, इस O के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे OH लग गया और इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दिया हमने, ठीक है, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ दिया। ये आपको करना है। कभी भी आपका ये क्वेश्चन आए तो जब भी आप सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाल रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जो आपने यहाँ पे बनाया। अभी हमने हीट नहीं किया है, हीट करने पे आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, जो कि आपने पहले भी किया हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन किया हुआ है, तो वो हमें बाद में करना है। लेकिन ये स्टेप आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि यहीं पे मोस्टली लोग गलत करेंगे। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, आपको ऐसे लिखना है इस चीज़ को कि डबल बॉन्ड O जो है आपका स्ट्रेट लाइन में है, फिर उसी चीज़ को एक बार फिर लिखो ताकि जो अल्फा H है वो डबल बॉन्ड O के पास रहे, उस H को लेके O में लगा दो, OH बना दो, ठीक, पाई बॉन्ड आपका टूट चुका है। और उसके बाद इन दोनों कार्बन को जो पास पास थे उनको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद जब हीट करेंगे तो हीट करने में इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाना है कि हम लोग को OH निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है, इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको CHO दिख रहा है, ठीक है, उसके बगल में जो कार्बन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा के बीच आपको पाई बॉन्ड लगा दे, ठीक, ये आपको सिंपल करना है। तो हीट करने के बाद आपको ऐसा दिख। चलो इसी चीज को हम लोग अगले रिएक्शन में करके देखते हैं। ये तो आपने समझा, फिर से आपको सेम चीज अप्लाई करनी जो भी मैंने बताया। क्या करोगे, इसको आपको ऐसे लिखना है कि C डबल बॉन्ड O स्ट्रेट चेन में है, तो इसको ऐसे लिखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये करना था। उसके बाद आपको अगले स्टेप में सेम चीज को फिर लिखना था, लेकिन ऐसे लिखना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्ड O के पास है। तो आपको पता है इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, या तो इधर से लिखो इधर से लिखो, एक ही बात है, तो आप कहीं से भी लिख दो। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CH2, H को बाहर निकाल के लिख लिया है, C डबल बॉन्ड O, ठीक। उसका क्या करना था, कुछ नहीं, इस H को लेना था, इस O में लगा देना था, तो वही कर रहे हो आप अभी। CH3C O में H लगा दिया तो ये आपका OH हो गया, यहाँ पे पहले से CH3 था ही। उसके बाद इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ दोगे तो CH2C डबल बॉन्ड O आ गया। उसका क्या करना है अगले स्टेप पे, कुछ नहीं, जो भी कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन था वह हो गया आपका अल्फा कार्बन, जिसको आपने यहाँ पे अल्फा माना है, और उसके बगल वाला बीटा है, तो वहाँ से आप OH निकाल दोगे, यहाँ से H निकाल दोगे और अपना पाई बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे मैं OH निकाला गया, हाँ यहाँ OH निकल जाएगा, ठीक है, OH और H निकल जाएगा तब पाई बॉन्ड लगेगा। तो ये OH निकाल दिया आपने और यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड लगा दी, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया जब आपने हीट कर दिया। और जब हीट नहीं किया था तो आपका जो हमने पहले बनाया था OH के साथ वो बनेगा। तो ये आपको करना है। तो अगर मैं आपको NCERT खोल के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने इथेनॉल लिया था, डाइल्यूट NaOH डाला, तो आपका ये बना जिसमें OH भी आ रहा है और CHO भी आ रहा है। अब ध्यान देना इसका नाम कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड, ये तो इथेनॉल है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है, क्या आपको इसमें एल्डिहाइड भी दिख रहा है और क्या आपको यहाँ पे अल्कोहल भी दिख रहा है। तो एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का ओल, क्या बोलोगे इसको, एल्डोल बोलोगे। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। और क्योंकि इसके बाद जब हम लोग हीट करते हैं तो H2 निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाद में एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इतना समझ में आएगा कि इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले इसमें एल्डोल बनता है, उसके बाद इसका जब हम लोग कंडेंसेशन करवाते हैं मतलब H2 निकालते हैं तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फाइनल आपका बन जाता है। अब सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक OH दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कीटोन। यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है तो इसलिए आपका कीटोन का KET आया और अल्कोहल का OL आया, तो ये आपका बन गया क्या, कीटोल। तो यहाँ आपका एल्डोल बना था क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और OH था, लेकिन यहाँ पे आपका कीटोन और OH है इसलिए ये कीटोल बना है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट दोनों में ही हम लोग एल्डोल कंडीशन बोलते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों में ही हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडीशन प्रोडक्ट बोलते हैं। बोल सकते थे हम लोग अलग नाम, लेकिन यहाँ सिमिलरिटीज के कारण दोनों को हम लोग एल्डोल कंडीशन प्रोडक्ट ही बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें जो पहले स्टेप में अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाल के दिया हुआ है तो आपने सिर्फ यहाँ पे जो बनाया पहले स्टेप में वो एल्डोल है, लेकिन अगर कीटोन से बन रहा है तो यहाँ पे आपका कीटोल बनता है। क्यों, रीजन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, जब H2 निकालोगे तो आपको जो भी कार्बन ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा, अल्फा बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। ऐसे लगाना है कि OH आपने हटा दिया और H हटा दिया, ठीक है, सिंपल। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब चलो NCERT में क्या क्या पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें रिएजेंट मैंने बता दिया था, अगर आपको डाइल्यूट NaOH या हीट दिख जाए या फिर आपको BaOH वोल्टवाइज या हीट दिख जाए, दोनों ही केस में आपको एल्डोल कंडीशन करवाना पड़ता है अगर कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है। करवाना कैसे है, कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखना है कि जो डबल बॉन्ड O है वो स्ट्रेट चेन में है, और सिमिलरली जो आपका उसी मॉलिक्यूल को आपको फिर से ऐसे लिखना है कि अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास है। उसके बाद इस H को लेना है, O में लगा देना है और आपका OH बना देना है, और इन दोनों कार्बन को जो पास पास से उनको जोड़ देना है। ये आपने किया जब सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाला है। उसके बाद जब हीट करते हो तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका अल्फा और बीटा कार्बन है उनके बीच डबल बॉन्ड लगा देना है, OH और एक H हटा देना है।
एक कार्बन से OH हटा दिया, दूसरे कार्बन से H हटा दिया और पाई बॉन्ड आपने लगा दिया। ये आपने पहले भी किया हुआ है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया आपको। और क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच लगा दिया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कैसा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रोडक्ट बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो उसमें आपको सिंपल ये चेक करना पड़ता है कि किस में sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर चेक करना हो कभी भी तो हमेशा चेक करो कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होना चाहिए, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा। इसमें जो पहले स्टेप पे बना था उसको एल्डोल बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड से बन रहा है और कीटोन से बन रहा है तो कीटोल बोलते हैं, ये मैंने समझा दिया था। और इसको अगर और अच्छे से देखोगे तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एल्डिहाइड ये रहा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे OH लगा है तो इसलिए क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे तो उसको ही एल्डोल बोलते हैं। सिमिलरली बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलेंगे तो उसी को कीटोल बोलते हैं। और ये जो आपने यहां तक रिएक्शन दिखा वो आपका एल्डोल रिएक्शन था, और पूरे रिएक्शन को जहां पे H2O भी निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। वही चीज एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो आपने यहां तक बनाया जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो कभी ये स्टेटमेंट आए कि इन रिएक्शन जिसमें वो घुमाएंगे आपको कि बोलेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ताकि आपका दिमाग एल्डोल कंडेंसेशन के नाम पे जाए, उसके बाद बोलेंगे कि इसमें आपका सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। तो बहुत लोग वहाँ पे ऑप्शन दोनों होगा, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको टिक करना है एल्डोल रिएक्शन। ये तो मैंने बता दिया कि एल्डोल जो है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल से डिराइव होता है इसलिए उसका नाम एल्डोल आता है। इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब मान लो ये तो मैंने आपको तब बताया जब इन्होंने स्टेप वाइज लिख के दिया हो, मतलब एक स्टेप में डाइल्यूट NaOH दिया हो तब उन्होंने बीच का कुछ पूछ लिया, मतलब एल्डोल वाला जो प्रोडक्ट है वो पूछ लिया, आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा है। उस केस में आपको ऐसे करना है जिसमें आपको OH लगाना पड़ता है। मान लो उन्होंने दोनों लिख के दे दिया और आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछे, तो उस केस में क्यों आप फालतू टाइम वेस्ट करोगे OH लगाने का। ये तो आपको फाइनल आंसर निकालना आना चाहिए। कैसे करोगे, कुछ नहीं, सेम जैसे आपने लिखा था वैसे लिख लेना। उसके बाद इस कार्बन से डबल बॉन्ड O को हटा देना, इस कार्बन से आपने 2 H को हटा देना है और इसको जोड़ देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे हमने ऐसा क्यों किया, हमने कुछ नहीं वाटर निकाला है, ठीक है, H2 और O हटा दिया हमने और दोनों कार्बन को जोड़ दिया, किससे, डबल बॉन्ड से। ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपको कभी भी फाइनल प्रोडक्ट बनाना पड़े तो एक कार्बन से O निकालो, डबल बॉन्ड O, दूसरे से आप 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, जैसे पहले उसको लिख लेना जैसे मैंने समझाया था कैसे लिखना है उसको। उसके बाद कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दो, इससे आप फाइनल प्रोडक्ट तक चले जाओगे। ये तो हमने देख लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें आपने देखा कि दोनों हमने जो एल्डिहाइड लिए थे वो सेम कोई एक ही एल्डिहाइड को 2 बार लिखा था, मतलब इसमें आपने सेल्फ एल्डोल किया। और वही चीज एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि 2-2 मोल लिया हुआ है, देखो, ठीक है। 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि इसी चीज को आप करते थे। जो भी आप अगर 2 मोल नहीं भी लिख के दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया उसमें आपको एक ही रिएक्टेंट को 2 बार लिख के, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे लिख के आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन अगला रिएक्शन है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें आपको कैसे पहचानना है, कुछ नहीं, रिएजेंट आपका सेम रहेगा, डाइल्यूट NaOH या फिर आपका BOOH होल ट्वाइस, या फिर सीधे OH नेगेटिव भी लिख के दे सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और हीट दिखेगा आपको। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में कैसे डिफरेंशिएट करना है कि एल्डोल में वो एक ही आपको रिएक्टेंट लिख के देंगे, या तो सिर्फ एल्डिहाइड लिख देंगे या तो सिर्फ कीटोन लिख देंगे, लेकिन क्रॉस में वो आपको 2 अलग अलग एल्डिहाइड लिख के देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये इथेनॉल है और ये आपका प्रोपेनॉल है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये एक एल्डिहाइड, ये आपका कीटोन है। इस तरीके से अगर आपको 2 रिएक्टेंट लिख के देते हैं तो समझ जाना है कि करना हमें इसमें सेम चीज ही है जैसे हम वहां करते थे, बस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो इस रिएक्शन का नाम होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बस इतना डिफरेंस कैसे पता करना है, पता चल गया कि रिएजेंट आपका दोनों में सेम रहेगा, बस हमें रिएक्टेंट देख के पता करना है। अगर रिएक्टेंट एक ही बार लिख के दिया है, मतलब कोई भी एक टाइप का एल्डिहाइड है, तो वो आपका नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन अगर 2 अलग अलग लिख के दिए हैं, 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, तो दोनों अलग हो गया। तो अगर 2 अलग अलग है तब उस केस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है आपको। करना सेम चीज है जो अभी आपने किया था, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो एक एक टाइप का क्वेश्चन करते हुए इसमें जाते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कि अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन्स है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। दूसरा पॉइंट, मान लो मैं आपको डायरेक्टली ये रिएक्टेंट देता हूं और मैं पूछता हूं आपसे, बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आपको समझना है कि तो उस केस में आपको चेक करना है कि इसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको चेक करके बताता हूँ, ये CH3CHO है, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको तो ऐसा दिखेगा आपको COH और यहाँ पे आपका CH3। तो कार्बोनिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसको लिख के देखो, तो जब इसको लिखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दिख रहा है आपको कार्बन के जो बगल वाले कार्बन उस पर हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ये सीधे सीधे याद रखो, अगर दोनों ही रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो ये 4 प्रोडक्ट्स देता है, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, जिसमें 2 आपका मिलता है, 2 सेल्फ प्रोडक्ट मिलता है, 2 क्रॉस मिलता है। अब 2 सेल्फ क्या है, 2 क्रॉस क्या है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये समझ लो कि आपको चेक करना, अगर उन्होंने डायरेक्टली पूछा इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपको चेक करना है कि जो रिएक्टेंट है उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, अपना अपना अल्फा हाइड्रोजन। अगर दोनों के पास अल्फा अल्फा है तो दोनों 4 प्रोडक्ट देंगे टोटल, जिसमें से 2 जो है आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा और 2 आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है अभी आपको समझाता हूँ। वैसे ही अगर आप नीचे आओगे, इसको देखो, तो इसमें भी चेक करो। इसमें मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि ये 2 रिएक्टेंट है, मुझे बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आप चेक करो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। इस कार्बनिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उस पर आपको अल्फा एच दिख रहा है, तो इसमें मतलब इसमें तो अल्फा एच है। इसमें चेक करो, तो ये आपका कार्बनिक कार्बन है, इधर तो कोई आपका कार्बन है नहीं, तो इधर चेक करोगे तो इधर 1 2 3 4 बार बना चुका है, मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा एच है यहाँ पे। तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के पास अल्फा एच है, तो वहां पे जब दोनों के पास था अल्फा एच तो आपको कितने प्रोडक्ट्स मिले थे? 4। यहाँ पे सिर्फ एक ही के पास अल्फा एच है, तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको? 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब आधे हो गए। वही चीज़ मैंने आपको बताया। कभी भी अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आप ऐसे चेक कर लो कि अल्फा एच है नहीं है। अगर दोनों के पास अल्फा एच है तो 4 प्रोडक्ट, एक ही के पास अल्फा एच है तो आधा हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। और इसमें जैसे वहाँ पे था 2 सेल्फ 2 क्रॉस, इसमें 1 सेल्फ 1 क्रॉस। ठीक है, अब सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है, देखो सिंपल समझो। अगर मैं आपको ये 2 रिएक्टेंट देता हूँ, अगर मैं आपको ये 2 रिएक्टेंट देता हूँ और बोलता हूँ मुझे इसका एल्डोल कंडीशन करके दिखाओ, मैंने आपको बोला नहीं कि मुझे सेल्फ करो या क्रॉस करो। ठीक है, अगर मैं क्रॉस बोल देता हूँ तब तो आप दोनों का अलग अलग करोगे। अगर मान लो मैं आपको ये रिएक्टेंट लिख के देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ मुझे इसका एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाओ, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, आप इसको ले सकते हो एक बार और इसी के साथ अपना एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हो। अब मान लो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अब हम लोग देखते हैं जो मैंने बात की थी, आपको 2 सेल्फ मिलेगा 2 क्रॉस मिलेगा। ये क्या चीज़? देखो नाम में ही है, सेल्फ मतलब खुद के साथ। तो यहाँ पे आपको 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं। एक बार मान लो ये जो इथेनॉल है ये खुद के साथ, जैसे हमने ऊपर किया था एल्डोल कंडेंसेशन, वही करके आपका प्रोडक्ट बना ले। एक बार ये प्रोपेनॉल खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट बना ले, उस केस में आपके 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके सेल्फ एल्डोल वाले होंगे, क्योंकि दोनों खुद के साथ करके बनाए हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में करें, लेकिन आपस में आपके दिमाग में आए कि भैया आपस में तो एक ही ऑप्शन है, चाहे आप इसको इसके साथ कराओ या इसको इसके साथ कराओ, नहीं, फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये अपना कार्बोनिल कार्बन दे सकता है और ये आपका अल्फा एच देगा, और एक बार ये आपका कार्बोनिल कार्बन दे सकता है और ये आपका अल्फा एच। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 क्रॉस भी मिलते हैं। अब कैसे करना है समझना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, क्या ट्रिक बताया था? कुछ नहीं, एक से डबल बॉन्ड O निकालो, दूसरे आपके कार्बन से 2 अल्फा एच निकालो और कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दो। इसको अगर मैं खोल के आपको लिख के दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको लिखना सिखाया था। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है कि जो कार्बोनिल कार्बन का O है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, उसी चीज़ को आप अभी आप सेल्फ करा दो, तो उसी चीज़ को आप फिर से लिखोगे एक बार। तो ऐसे लिखना है कि अल्फा एच जो है आपको यहाँ पे O के पास है, तो यहाँ पे आपने H CH2COH मतलब CHO। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता हूँ मैंने ट्रिक, अगर आपको फाइनल देखो यहाँ पे NaOH 7 दिया हुआ है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं, यहाँ से O हटा दिया आपने, यहाँ से आपने O हटा दिया, यहाँ से आपने 2H हटा दिए और कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दिया, तो आपको बनेगा क्या ऐसा? CH3C डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, यहाँ पे भी अपना इसका H है, तो ये H यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी एक H है, तो यहाँ H ये लिख दिया। अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही सेम चीज़ बना के रखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CHO ब्यूटोइनल। एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, तो ये पहला सेल्फ प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब ये तो आपने इथेनॉल के लिए बना लिया, अब आपको क्या करना है? प्रोपेनॉल के लिए भी एक सेल्फ बनाना होगा। तो कैसे लिखोगे इसको? वैसे ही सबसे पहले इसको ऐसे लिखो कि जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो आपके स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O ये लिख लिया। उसके बाद उसको वैसे ही वापस से लिखो ताकि जो अल्फा एच है वो आपका O के पास है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, क्या सीख रहे हो यहाँ पे? देखो बहुत लोग यहाँ पे ये गलती कर देंगे कि जैसे अभी तक हम लोग 2 कार्बन वाले ले रहे थे तो इजीली लिख दे रहे थे, वहीं यहाँ पे ये गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देंगे HCH2CHO। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उसके पास ऐसे लिखो कि अल्फा एच है। क्या ये अल्फा एच है? नहीं, ये तो बीटा एच है। अल्फा कार्बन तो ये रहा, कार्बन ग्रुप के बगल वाले कार्बन तो H होता है, वो आपका अल्फा एच होता है, तो ये है आपका अल्फा एच। तो आपको ऐसे लिखना था कि ये इसके पास है, और आपने इसको ऐसे लिख दिया कि बीटा एच इसके पास है। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि अल्फा एच पास है ऑक्सीजन के। तो यहाँ देखो इसको कैसे लिखना था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें अल्फा कार्बन ये है, तो आपको इसको लिखना है ऑक्सीजन के पास। तो कैसे लिखोगे? इसमें देखो CH2 है, तो आपने एक H निकाल लिया, CH बचा। उसके बाद इसी कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, और इसी कार्बन पे आपका क्या है? CHO है, तो इसमें आपने लिख दिया CHO। अब आप यहाँ से जो आप करते थे सेम चीज़ करोगे, मतलब यहाँ से आपने ऑक्सीजन हटा दिया, यहाँ से 2H हटाने थे इस कार्बन से, दोनों H हटा दिए, उसके बाद दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3CH2C डबल बॉन्ड CHO, और इस कार्बन पे क्या था? CH3 था, तो यहाँ पे C। अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो देखो सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एग्जांपल ध्यान से रखना कि हमेशा ये गलती बहुत लोग गलती करेंगे, सीख जाएंगे अच्छे से कि हाँ भैया डबल बॉन्ड O को स्ट्रेट में लिखना है, फिर अल्फा एच को उसके पास लिख के हम लोग को H2 हटा देना है और जोड़ देना है।
और ये बोलते बोलते वो गलती क्या करेंगे कि वो अल्फा एच की जगह बीटा एच को सामने रख के अपना H2O निकाल लेंगे। ये गलती नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने जो आपको समझाई। तो ये जो आपने दो अभी बनाए दोनों क्या थे, सेल्फ प्रोडक्ट थे। लेकिन क्रॉस में क्या करोगे, क्रॉस में कुछ नहीं, नाम बता रहे, एक बार आप इथेनॉल लोगे, एक बार आप अपना प्रोपेनॉल लोगे। डिफरेंस क्या आएगा कि एक बार आप इससे ऑक्सीजन निकालोगे और इससे अल्फा एच, और दूसरे बार इससे ऑक्सीजन निकालोगे और इससे अल्फा एच। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इथेनॉल से O निकालता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और जिससे मेरे को अल्फा एच निकालना है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि अल्फा एच O के पास है। तो फिर वही चीज़ जो अभी हमने की थी, HCH, इसी में CH3 लगा है और इसी में CHO लगा है। क्या करना है हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ नहीं, यहाँ से H हटाया, दोनों H, यहाँ से O हटा दिया और कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। पहला क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका ऐसा ही बना है, दिख रहा है। दूसरी बार क्या करेंगे, इस बार हमने क्या किया था, इथेनॉल से O निकाला था, अगली बार हम लोग प्रोपेनॉल से O निकालेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा कि हम लोग को जो O है वो स्टेट में आ गया। उसके बाद हम लोग इससे अल्फा एच निकालें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अल्फा एच का, सीधे जो कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन ये रहा, इससे अल्फा आपको अल्फा एच निकालना है तो इसको लिख दो H CH2 CHO। करना क्या है, कुछ नहीं, अल्फा एच से आपने दोनों H हटा दिया, यहाँ से O हटा दिया और जोड़ दिया, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C। ठीक है, H अपना देख लेना, मैं H नहीं लिख रहा हूँ। देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स आपका क्रॉस थे और ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके क्या थे, सेल्फ थे। तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे ये कैसे पहचानना है ये मैंने बता दिया। प्रोडक्ट्स बनाने कैसे एक्चुअली वो मैंने बता दिया। सेल्फ कैसे बनाना है, क्रॉस कैसे बनाना है ये बता दिया मैंने आपको। जो गलती आप यहाँ पे कर सकते थे अल्फा एच की जगह बीटा एच लेने का या फिर गामा एच लेने का, वो मैंने आपको समझा दिया। हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से अल्फा एच निकालना है। तो हमेशा जब भी लिखोगे तो ऐसे लिखना कि O के पास वो वाला कार्बन आए जिसमें अल्फा एच है। अब हम लोग ने जो सीखा इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ में हमने डिस्कस किया था कि इसमें सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि इसमें एक के पास जो है 0 अल्फा एच है। ठीक, अब देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर सेल्फ देना है तो उसके पास अल्फा एच तो होना ही चाहिए sp थायराइड कारण। यहाँ पे तो 0 अल्फा एच है, तो क्या ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो नहीं देगा। तो आप इससे तो सेल्फ नहीं बना सकते, तो सेल्फ आपका सिर्फ इससे बनेगा। तो इससे आप हम लोग सेल्फ बना लेते हैं एक बार, कैसे बनाएंगे। अब देखो ये हमने डिस्कस किया कि ये सेल्फ नहीं देगा, सेल्फ आपका सिर्फ ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच है। पहले तो इसको ऐसे लिखो कि जो कार्बन ग्रुप पे ऑक्सीजन है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको आप अगर लिखते हो तो ऐसा दिखेगा आपको C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद उसी चीज को ऐसे लिखो कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा था, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन था नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, तो इसको आपको उसके पास लाना है। तो इसको आपको कैसे लिखोगे, HCH2 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है अपना बेंजीन है। ठीक है, ये रहा अपना। उसके बाद क्या करना था, कुछ नहीं, अगर आपको फाइनल, क्योंकि यहाँ पे हीट भी दिया है और अपना एल्कली भी दिया हुआ है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट देना है। तो उसमें मैंने बताया था कुछ नहीं, इस कार्बन से H2 हटाओ, इस कार्बन से O हटाओ और जोड़ दो डबल बॉन्ड से, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। C3 है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C, सॉरी ये आपका, ये हमने क्या बनाया, सेल्फ बनाया। अब जब आप आंसर मैच करने जाओगे तो आपको देखिए भैया ये तो आंसर नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ तो कोई CH3 है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो अभी प्रोडक्ट बनाया वो सेल्फ बनाया है, यहाँ पे सेल्फ नहीं मांग रहे थे। देखो क्वेश्चन में अगर आपको मान लो डायरेक्टली दो अलग अलग एल्डिहाइड दिया, दो अलग अलग कीटोन दिया है, उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें सेल्फ चाहिए या क्रॉस चाहिए, तो आपको हमेशा क्रॉस बनाना है क्योंकि उन्होंने दिया ही अलग अलग है, क्योंकि उनको क्रॉस चाहिए। लेकिन मान लो उन्होंने अलग अलग दे दिया, आपके साथ खेल गए, आपको हमेशा याद है कि अच्छा अलग अलग दिया मतलब क्रॉस एल्डोल करना है, और आपको ये पता ही नहीं कि वो सेल्फ भी दिखा सकता है, और उन्होंने मान लो क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमें इसका सेल्फ एल्डोल दो। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है सेल्फ का, क्योंकि ये तो दिखाएगा नहीं, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा फिर आप, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें सेल्फ आपको बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले सिखा दिया। ठीक है, सेल्फ में क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि एक ही सेल्फ बनेगा क्योंकि एक के पास अल्फा एच है नहीं, तो जो सेल्फ बनाएगा उसको उससे सेल्फ आपको बनाना आता है तो आप बना लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब क्रॉस बनाना देख लेते हैं, क्रॉस कैसे बनाना है। क्रॉस में तो ईजी है। अब क्रॉस में क्या कर सकते थे, दो ऑप्शन था, एक बार आप एक से कार्बोनिल ऑक्सीजन निकाल सकते थे और एक बार आप उसी से अल्फा एच निकाल सकते थे। मतलब आप या तो एक बार इससे O निकाल सकते थे और इससे H, या तो फिर एक बार इससे O निकाल सकते थे, इससे H निकाल सकते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि इसके पास तो अल्फा एच है नहीं, तो ये अल्फा एच वाला कभी भी पॉसिबिलिटी देगा नहीं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अल्फा एच इसी से निकालो और इससे आप O निकालो। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको ऐसे लिखना होगा कि C डबल बॉन्ड O H, क्योंकि यहाँ से O डबल बॉन्ड O निकालना है और इससे आपको अल्फा एच निकालना है, तो इसको ऐसे लिखो कि अल्फा एच जो है वो ऑक्सीजन के पास है। तो ये आपने लिख दिया इसको H2 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या करना था, कुछ नहीं, H2 हटाओ, यहाँ से O हटाओ, जोड़ दो, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन देख लेना भाई, मैंने बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे कोई CH3 नहीं आया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, वही चीज़ बना क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बनाया था। प्रोडक्ट बनाना सीख गए हम लोग, कब क्या बनाना है ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। अब इसमें तो चलो एक के पास अल्फा एच नहीं था, ठीक है, मान लो इसके पास अल्फा एच होता, ठीक है, तब क्या करते, तब मेजर प्रोडक्ट क्या देते। इसमें तो चलो मेजर प्रोडक्ट क्रॉस का एक ही बनता। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि अगर मान लो एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस करवाना है आपको और दोनों के पास अल्फा एच प्रेजेंट है, दोनों के पास आपका अल्फा एच प्रेजेंट है, उस केस में आपको एल्डिहाइड से कार्बोनिल ऑक्सीजन निकालना है
और कीटोन से आपको अल्फा एच निकालना है। ठीक है, ये याद रखो, ये ट्रिक याद रखो। कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, चांस कम है लेकिन अगर आता है तो ये आपको याद रखना है कि अगर सिर्फ एक ही मेजर देना है क्रॉस के केस में और एल्डिहाइड और कीटोन है और दोनों के पास अल्फा एच है, तभी आपके पास ऑप्शन बनेगा। अगर एक के पास अल्फा एच तो आपका क्रॉस का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जिसके पास अल्फा एच होगा वो अल्फा एच देगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। लेकिन मान लो दोनों के पास अल्फा एच है तो उस केस में आप एल्डिहाइड से ओ निकालोगे और कीटोन से अल्फा एच निकालो। ठीक है, और अपना मेजर प्रोडक्ट दे दो। तो यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म हुआ। अच्छे से जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। यही इन वीडियोस का खासियत है कि मैं आपको यहाँ पे गलतियां बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि ये गलती मैं कर सकता था जिसको मैंने सुधारा, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन में, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन जो अभी आपने देखा उससे ये बहुत सारी चीजें इसमें आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। पहला चीज आपने देखा कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन दिखाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब ये रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो उसमें आपको चेक करोगे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वहीं पे अगर पूछते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा देगा, तो उसमें आप चेक करोगे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैनिज़ारो रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको एकदम याद रखना है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन होता था। मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का आपका रिडक्शन होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। पहचानना कैसे है, सबसे पहले एल्डोल कंडीशन में क्या आपके रिएजेंट क्या देखने को मिलता था, आपको एल्कली देखने को मिलता था हीट के साथ, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको डाइल्यूट एल्कली हीट देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड देखने को मिलता है और हीट दिखता है, तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसंट्रेटेड NaOH और हीट, वहाँ पे आपको दिखा था डाइल्यूट NaOH और हीट, या फिर सिर्फ NaOH हीट दिया। लेकिन कैसे आप पता करोगे भैया यहाँ पे कैनिज़ारो करना है या फिर आपका एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो आपको याद रखना है कुछ नहीं, सिंपल देखो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब क्या दिखाएगा, कैनिज़ारो करवाएगा। लेकिन अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता तो हम लोग अपना एल्डोल करवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी आप कैनिज़ारो कराओगे। क्या, तो ऐसे पहचानना है। रिएजेंट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा। मान लो अगर कंसंट्रेट लिखा है तब तो थोड़ा पहचान जाओगे कि उसमें डाइल्यूट होता है, इसमें कंसंट्रेट होता है। लेकिन इससे बेटर तरीका है कि आप देखो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपको दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कहाँ से होगा, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, चारों उसकी वैलेंसी फिल, और इसलिए क्या दिखाएगा, कैनिज़ारो दिखाएगा। करना क्या होता है, कुछ नहीं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी का एक बार ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। इसमें मेनली जो रिएक्शन दिखाते हैं वो कौन दिखाते हैं, एल्डिहाइड्स दिखाते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि कैनिज़ारो कौन रिएक्शन दिखाता है, एल्डिहाइड दिखाता है। कीटोन का मोस्टली नहीं दिखाते क्योंकि कीटोन में आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए एल्डिहाइड ये रिएक्शन। तो अगर ये आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा, एक तो ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कैनिज़ारो दिखाएगा, तो आपको चेक करना होता है अल्फा एच, और उसमें आप मोस्टली देख सकते हो कि कीटोन तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि कीटोन के पास अल्फा एच मिल जाता है। अब आपने देखा कि कैनिज़ारो में क्या करवाना है, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, और आपने देखा मोस्टली इसमें एल्डिहाइड रिएक्शन दिखाएगा। तो अगर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब आपने अल्कोहल चैप्टर किया था तो आपने देखा था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, एल्डिहाइड, जब माइल्ड डालते हो, और जब उसमें और स्ट्रॉन्ग डाल देते हो तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एल्डिहाइड का, तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनाओगे, कार्बोक्सिल, और एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे, अल्कोहल। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी एल्डिहाइड दिया है तो एक बार एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना दोगे एक बार, और एक बार एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से जब आपने कार्बोक्सिलिक बनाया तो उसका आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया, एल्डिहाइड से जब आपने अल्कोहल बनाया तो आपने उसका रिडक्शन, तो आपने करवा दिया क्या, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, मतलब कि कैनिज़ारो रिएक्शन। बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर चेंज नहीं करना है, बाकी मेरे को जो बोला है बना देंगे। तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और यहाँ पे आप सॉल्ट बनाते हो क्योंकि आपने यहाँ एल्कली लिया है। तो COOH ना लिख के जो भी यहाँ पे मेटल आयन है वो आप यहाँ लगा देते हो, तो COOK हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया पोटेशियम फॉर्मेट, नाम याद रखना। दूसरा, आपने एक एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक बना दिया, एक से आप क्या बनाओगे, अपना अल्कोहल बनाओगे, तो वही एक कार्बन वाला आपने अल्कोहल बना दिया, मिथेनॉल। फिर इसको देख लो, एक बार आप इसका कार्बोक्सिलिक बनाओगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एल्कली था तो इसलिए यहाँ पे सॉल्ट बन गया, सोडियम बेंजोनोइड। सिमिलरली यहाँ पे आप एक बार इसका अल्कोहल बनाओगे तो आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, देखो कार्बन नंबर चेंज नहीं करना, मतलब यहाँ पे बहुत लोग ये बना देंगे फिनॉल नहीं बनाना, देखो यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, आपको कार्बन नंबर सेम रखना है। यहाँ पे बेंजीन में जितने कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत लोग ये बेसिक चीज समझ के गलती कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे बनाना है कि नंबर ऑफ कार्बन चेंज, इसलिए यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ना कि फिनॉल। सिमिलरली यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना था, बेंजोइक एसिड बनाना था, और क्योंकि यहाँ पे एल्कली है इसलिए यहाँ पे सॉल्ट बन गया, सोडियम बेंजोनाइट। तो ये आपने करवा दिया कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो हमने रिएक्शन बहुत पहले से पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ने देखा था हमने, तो इसकी बेसिक थी कि कब एक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं, डिएक्टिव इसको बोलते हैं, क्या करता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है। तो उसी को हम लोग को यहाँ पे फिर देखना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ कि CHO ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, तो आपको सबसे पहले जैसे मैंने समझाया था आपको, क्या इसमें आपको लोन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्टिवेटिंग तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और वो पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो मतलब ये कैसा आपका डी, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से आप NO2 पहचानते थे, उसके साथ भी यही था, N अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम से जुड़ा था,
पाई बॉन्ड से, इसलिए ये भी क्या था अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। सिमिलरली आपका एल्डिहाइड भी आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग होते थे, तो मेटा डायरेक्टिंग होते, इसलिए ये कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो सिंपल, ये सारे कंसेप्ट हैं, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो अगर मैं आपको बेंजल्डिहाइड में ये रिएजेंट डाल के देता हूँ तो आपको पता है ये रिएजेंट क्या, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकाल के देता है, NO2 निकाल के देता है। NO2 आप कहाँ लगाओगे, ये डिसाइड करता था ये ग्रुप, और ये ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए आपने मेटा पे क्या लगा दिया है, सिंपल, खत्म। तो अब आते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन पे, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से अरेंज कर दिया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अगर आपको याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एकदम स्टार्ट में हमने पढ़ा था, दो कंडीशन हमने देखनी पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स और एक स्टेरिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए कार्बन पे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है चार्ज को बढ़ाता है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा और न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत, ठीक है। इसी दो रीजन के कारण हमने वहां देखा था कीटोन का एल्डिहाइड से कम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ऑफ, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली देखोगे तो एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा होगा कीटोन से, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो। तो कभी भी आपको जब भी कंपेयर करने आएगा तो एल्डिहाइड कीटोन आएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले देखना कि एल्डिहाइड कहाँ है, कीटोन क्या है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, कीटोन, तो 3 और 4 तो पीछे ही होंगे, ठीक है। आप पता करना है कि सबसे पीछे कौन होगा, तो सबसे पीछे आपको दिख रहा है कि ब्यूटेनॉन सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक, इसलिए 4 सबसे पीछे होगा स्टेरिक रीजन के कारण। उससे आगे 3 होगा, क्योंकि आपको पता है 2 और 1 तो 3 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है, ये आपने कंफर्म कर लिया। अब 2 और 1 में आगे कौन होगा, अब इसमें आप दो तरीके से देख सकते हो। एक, इथेनॉल में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि छोटे ग्रुप्स लगे हैं, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरा देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी कम है एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, इसलिए इथेनॉल का जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। ऐसे आपको कंपेयर कर लेना था। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एल्डिहाइड और आपका यहाँ पे कीटोन, तो कीटोन सबसे कम होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया देखो 4 नंबर तो सबसे पीछे। अब हम लोग को तीनों एल्डिहाइड में कंपेयर करना था, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। पहला अपना बेंजल्डिहाइड है, दूसरा अपना पी टॉल्यू एल्डिहाइड है और पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये 3 बना दिए मैंने। अब आपको क्या देखना था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपको दिख रहा है कि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस चार्ज को कम करेगा, तो ये तो इनके मुकाबले सबसे पीछे चला जाएगा, इसलिए 2 नंबर देखो सबसे, 4 के बाद जो ज्यादा है वो आपका। उसके बाद हम लोग को 1 और 3 में कंपेयर करना था, तो आपको दिख रहा है कि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो इससे भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दिखाएगा, इसलिए आपका 3 सबसे आगे आ गया और 1 से भी। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। यही 2 कंसेप्ट, कौन चार्ज को बढ़ाएगा और कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन के 8.5 पे, और आपने देखा था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते तो उसमें हमने देखा था अमोनिया एनएच डेरिवेटिव्स के साथ कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना है, तो वही सेम रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे करना है। अगर आपको याद है क्या करते थे इसमें, कुछ नहीं, H2 हटाओ, ठीक है, यहाँ से O हटाओ, H2 निकल जाएगा और N को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये बना के दिखाता हूँ मैं। डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ गया तो N, H2 हट चुका है, OH, ये आपका भी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो NH2 आपको एक जगह दिख रहा है, तो यहाँ से आपका H2 हटेगा, यहाँ से O हटेगा और जुड़ जाएगा ये डबल बॉन्ड N NH बेंजीन, यहाँ NO, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे भी अपना कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ 2 NH2, तो कौन सा NH2 यूज़ करते, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था जब हमने सेमी कार्बाइड वाला एग्जांपल लिया था कि उस H2 को आपको यूज़ करना है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई के साथ रेजोनेंस में, इसलिए डीलोकलाइज है, लेकिन ये लोन पेयर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से अटैक करवाना है। तो आपको जहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा दिखेगा, RCH डबल बॉन्ड CH यहाँ और H रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड O तो हट जाएगा। उसके बाद ये अटैक होगा इधर से, तो यहाँ पे N, ये H2 हट गया, NH, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक, NHC डबल बॉन्ड O NH2, ये बना आपका, ठीक है। ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन है, यहाँ से O हटाओगे, यहाँ पे आप H2 हटाओगे, जोड़ दोगे, ये बन गया C डबल बॉन्ड से आपका N जुड़ गया, CH2 CH3, और इस कार्बन पे क्या था आपका CH3 था, इसको यहाँ लिख दिया, ये बन गया। बस इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। जितने भी आपने रिएक्शंस किए थे सबके एप्लीकेशन भी देख लिए, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन का जितना भी केमिकल रिएक्शन था वो खत्म होता है। अब बचा बस इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़े रीजेंट्स कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आपको बार बार करना पड़ेगा याद, तभी ये हो पाएगा। तो इसलिए मैंने जब भी अभी जो आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने रिवीजन का बताया था, उसमें बोला था कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से रिवाइज करना, एक चैप्टर को अकेले करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स काफ़ी सारे हैं और यहीं से आपको घुमाएंगे वो लोग, ठीक है। तो इसमें बार बार चीज़ों को अप्लाई करो, तभी आपको याद होगा कि किस रिएजेंट में क्या करना है
और कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है आपको पता होना चाहिए। तो बिना कोई देरी किए कार्बोक्सिलिक एसिड हमें स्टार्ट करना था आज, और उसकी वीडियो आज आ गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद जैसा कि हम लोग रिएक्शन के थ्रू एनसीईआरटी को कवर करते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको एक ही लाइन यहाँ पे देखनी है वो ये है कि यहाँ लिखा है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन के मुकाबले लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोनिल कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचता था और कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता था। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक होता था। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है वो रेजोनेंस के कारण यहाँ डिसलोकेटेड है, ठीक है। और इसीलिए कार्बन यहाँ इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना कार्बोनिल कार्बन में था, और इसीलिए ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे है। आगे समझ में, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। अब क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि वो डिसलोकेट होते रह रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को उस स्ट्रेंथ से नहीं खींच पाएगा जितना वो कार्बोनिल कार्बन में खींच पा रहा था, ठीक है। तो एक तो ये लाइन यहाँ पे हो गई, अगर कभी स्टेटमेंट आता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं हम लोग, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले अपना रिएक्शन कॉपी खोलते हैं। रिएक्शन कॉपी में हमें 29 नंबर रिएक्शन से स्टार्ट करना था, जहाँ पे आपको पहला रिएक्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक एल्कोहल दिया हुआ है, इसका रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ हो रहा है, और सेकंड स्टेप में H3O+ दिया हुआ है। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको देखना है रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है जी। रिएजेंट क्या दिख रहा है? रिएजेंट आपको दिख रहा है KMnO4। जैसे ही आपको KMnO4 दिखे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आया। और अगर आप ध्यान से देखो, ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी किया हुआ है एल्कोहल चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है। तो आपको अगर याद है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे मैंने लिखवाया था, KMnO4 लिखवाया था, K2Cr2O7 लिखवाया था, साथ ही साथ आपको जोन्स रिएजेंट भी लिखाया था, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये तो आ गया कि अच्छा ये एल्कोहल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग को सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाके छोड़ना होता है ना। मैंने क्या बताया था, अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगा, अगर माइल्ड डला हुआ है तो वो कहाँ पे रुक जाएगा? एल्डिहाइड पे। स्ट्रॉन्ग डला हुआ है तो वो सीधे एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ पे आपको दिख गया कि अच्छा ये तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डला हुआ है, मतलब यहाँ मुझे इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? मैंने बोला था बिना कार्बन चेंज के कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, ये जो CH2OH ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको COH में चेंज कर देना। ये हो गया आपका RCOOH, ठीक है। CH2OH हटाया और COH लगा दिया। मतलब सिंपल इतना ध्यान रखो कि बिना कार्बन चेंज किए, नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए, हमें उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। तो यहाँ पे ये R और C दोनों का वैसा मेंटेन करते हुए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो यही वाला बनेगा, ठीक है। अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो तो दूसरे क्वेश्चन में भी एल्कोहल है और इसका रिएक्शन CrO3 और H2SO4 के साथ हो रहा है। और अगर आपको याद है CrO3 प्लस H2SO4 को हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद करो अभी कभी बैठ के कि भैया ने वहाँ लिखवाया था एल्कोहल वाले चैप्टर में कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 3 आते हैं, KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स एजेंट। और जोन्स एजेंट क्या था अपना? CrO3 प्लस H2SO4, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अगर आपको CrO3 दिख रहा है तो जोन्स एजेंट है। अच्छा, तो क्या करोगे इसमें? एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाओगे या कार्बोक्सिलिक एसिड तक? कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाओगे। इसीलिए इसमें भी सेम चीज़ करनी है जो आपने ऊपर किया था, सीधे सीधे CH2OH वाले ग्रुप को हटाओ और COOH लगा दो। तो यहाँ पे कितने कार्बन से देख लो, 1, 8, 9 और 10 कार्बन आपका टोटल मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लो CH3, CH2, 8 और CH2OH को हटा के आपने यहाँ पे COH लगा दिया। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ आपको करनी है। तो अभी तक आपने क्या देखा? एल्कोहल देखा, और जैसे ही देखा आपने कि KMnO4 है या फिर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको उसको चेंज कर देना है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल, इस सेक्शन में और कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान इतना रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन चेंज ना हो। अगर मैं इसको एनसीईआरटी से खोल के आपको दिखाऊं तो जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलते हो तो आपको यहाँ पे पहला लाइन दिखता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग या तो प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा, या फिर हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं। अगर आपको याद है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने तक के स्टेप में एल्डिहाइड भी आता था। पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है और उसमें कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस या फिर फेलिंक्स, जो आपने अभी देखा था चैप्टर में, पिछले वीडियोस में देखा था, टॉलेंस और फेलिंक्स एजेंट अगर डला हुआ है एल्डिहाइड में तो उससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है कि अगर आप एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस या फेलिंक्स डालते हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। लेकिन एल्कोहल में आप माइल्ड डाल के नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग में क्या क्या हो सकता है? KMnO4, K2Cr2O7 या फिर अपना क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, जो कि मैंने आपको बोला था जोन्स एजेंट जिसको बोलते हैं, ये भी आपका हो सकता है। इसमें आपको मैंने ट्रिक क्या दिया कि जैसे आपने KMnO4 देखा या फिर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा और रिएक्टेंट पे देखा कि अल्कोहल है, समझ जाना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब किसी को डाउट आ सकता है कि भैया अच्छा ये तो समझ आ गया कि KMnO4 का क्या काम है, यहाँ पे H3O+ क्या कर रहा है? तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 है, और एल्कलाइन होने के कारण ये आपका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। मैंने आपको बताया था अगर एल्कलाइन मीडियम है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो आपको RCOH दिख रहा है वो असली में पहले RCO कोई भी सॉल्ट बनेगा, RCONA बनेगा, RCOK बनेगा, कुछ भी ऐसा बन जाएगा।
और उसके बाद आपको उसको एसिडिफाई करवाना पड़ता है ताकि वो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड दे। इसलिए यहाँ पे H3O+ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया कि कार्बोक्सिलेट आयन को COH में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे H3O+ को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। अब अगला रिएक्शन देखते हो जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक एल्काइल बेंजीन है। एल्काइल बेंजीन मतलब कि बेंजीन ग्रुप पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है KMnO4 अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिख गया KOH के साथ, मतलब KOH यहाँ पे कोई एल्कलाइन मीडियम है और हीट किया गया है पहले स्टेप में। उसके बाद सेकंड स्टेप में H3O+ के साथ रिएक्शन किया गया है, मतलब एसिडिफाई किया गया है। तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? तो सबसे पहले तो आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोलता कि जैसे आप देखो KMnO4 समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का फाइनल स्टेप कहाँ पे जाकर रुकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तो समझाना है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधे जितना जो भी आपको ये एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट दिख रहा है इस पूरे को हटाओगे और यहाँ पे COH लगा दोगे। चाहे वो कितना ही बड़ा पार्ट हो उस पूरे को हटाओगे और COH लगा दोगे। ये आपको याद रखना है। जैसे आपको दिखा KMnO4 KOH हीट दिख रहा है और सेकंड स्टेप में H3O+ दिख रहा है। फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटाना है और COH लगा देना है। इसमें कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले समझो कि आंसर आपने क्या लिखा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना बेंजीन बनाया और CH3 हटा के आपने क्या किया, यहाँ पे COH लगा दिया। ठीक है, वो आपने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, वैसे ही आपको ये दिख रहा है, इसमें भी आपको वही करना है, ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटाना है और इसकी जगह क्या करना है, आपको COH लगा देना है। तो इसमें जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, यहाँ दिखाता हूँ लिख के COH। ठीक है, ये आपने बना दिया। तो दोनों केस में क्या बन गया, आपका बेंजोइक एसिड बन गया। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि क्या भैया हम लोग इसको हमेशा कर सकते हैं? तो हमेशा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन को करने के लिए, मतलब पूरा एल्काइल ग्रुप हटा के COH लगाने के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे बेंजाइलिक H होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक H का मतलब क्या है कि बेंजीन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उसके पास 3-3 हाइड्रोजन, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इसके पास। सिमिलरली यहाँ पे जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है इसके पास आपका 2-2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इसीलिए आपने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, COH लगा दिया। यहाँ पे भी COH लगा दिया। कितना ही बड़ा आपका ग्रुप हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, पूरे को हटा दोगे आप। और कहीं भी हो, अगर यहाँ पे एक और होता तो उसको भी आप हटा देते। मान लो यहाँ पे भी CH3 लिखा होता और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बेंजाइलिक H है, तो इसको भी हटा के, मतलब यहाँ पे तो COH लगा ही, साथ यहाँ पे भी COH लग जाता। आगे समझ में, ये आपको करना है। लेकिन अगर बेंजाइलिक H नहीं होता तो उस केस में आप ये रिएक्शन नहीं करते, मतलब वो उसको वैसे ही आप छोड़ देते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ तो आपने फाइनल ये बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बीच में स्टेप था यहाँ पे क्या करना था, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है कि जो रिएक्शन हुआ है ये KMnO4 अकेला नहीं, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है KOH। तो मैंने बोला था जब भी एल्कलाइन मीडियम होता है तो आपको सेकंड स्टेप में एसिडिफाई करवाना पड़ता है ताकि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, क्योंकि बीच वाले स्टेप में आपको सॉल्ट मिल जाता है। तो वही यहाँ पे सॉल्ट बना होगा, तो मतलब यहाँ पे इस केस में क्योंकि यहाँ पे K है, पोटेशियम है, तो COOK बना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी COOK बना होगा। आगे समझो। और बाद में जब आपने एसिडिफाई किया तो आपका COH यहाँ पे बन के आया होगा। तो इसको अगर मैं NCERT से आपको खोल के दिखाऊं तो आपको यही दिख रहा है सबसे पहले कि पहले स्टेप में यहाँ पे सॉल्ट बना है और उसके बाद जब आपने एसिडिफाई किया तो आपका फाइनल एसिड निकल के आया है। क्या है दोनों केस में, यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप था उसको हटा दिया है और COH लगा दिया है। आगे समझ में। अच्छा, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है मैंने समझा दिया आपको कि जो भी बेंजीन ग्रुप से पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो भैया एक एग्जांपल दो जहाँ पे नहीं होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे ये देखो, अगर कुछ ऐसा होता C1 2 3, ठीक है, मान लो यहाँ पे CH3 मान लो ये लिखा होता, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसका ये जो कार्बन है, जो बेंजाइलिक कार्बन है, इसके चारों वैलेंसी पूरे हैं, तो इसके पास तो हाइड्रोजन होगा नहीं। आपको यहाँ दिख भी रहा है हाइड्रोजन इसके पास नहीं, क्योंकि इसे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो इसका अगर रिएक्शन सेम कंडीशन में करवाया जाए, KMnO4 KOH है ना, सेम जो भी कंडीशन थी, हीट H3O+ यहाँ पे दे दिया जाए, तो इस केस में आप वो चीज़ नहीं करोगे जो वहाँ कर रहे थे। इसमें कोई भी नो रिएक्शन आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा तो आप उसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, लेकिन टर्शियरी ग्रुप को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टर्शियरी ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर कहीं भी आपको बेंजीन के साथ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है और सेम कंडीशन दी गई है तो आप उसको उस पर कोई चेंज नहीं करोगे, वो वैसा का वैसा छूट जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप है तो उन दोनों को हटा के आप वहाँ पे COH लगा दोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसी का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कुछ कि अगर देखो मान लो ये है तो यहाँ पे आपका एक CH3 है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, दोनों को हटा के आपने COH लगा दिया और इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये है, तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे बेंजाइलिक H है नहीं, तो ये जो कार्बन है इसके पास आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ किया, इस पूरे को हटा के आपने यहाँ पे COH लगा दिया। आगे समझ में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। आपको यहाँ पे बेंजाइलिक H दिखना चाहिए बस, और आपको वहाँ पे COH लगा देना है। तो आगे समझ में। अभी तक हमने जो दोनों रिएक्शन किए, दोनों में हमने ये देखा कि जैसे ही हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहा है, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए अरे इस रिएक्शन में तो हम लोग फाइनल स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे, ठीक है। क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिख रहा है और उसमें आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमें ले जाना पड़ता है। तो आपके दिमाग में ये तो याद आ जाएगा कि अच्छा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। उसके बाद आपको देखना है कि अगर अल्कोहल है तब तो सिंपल देखते याद आ जाएगा, अच्छा हाँ अल्कोहल है, इसमें अगर जोन्स एजेंट डला है तब भी COH लगाना है, और अगर एल्कलाइन KMnO4 लिखा है तब भी हम लोग को COH लगाना है। H3O+ का क्या यूज़ है, क्योंकि हम लोग को सेकंड स्टेप में एसिडिफाई करवाना पड़ता है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में वो पहले सॉल्ट रहेगा। सेम
वही चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि KMnO4 दिखा, समझ आना है अच्छा यहाँ पे COH लगाना पड़ेगा हमें। बस कंडीशन देखते याद आनी चाहिए कि अरे इसमें हमें देखना पड़ता था कि बेंजाइलिक एच है या नहीं है। अगर बेंजाइलिक एच एक भी है तभी ये रिएक्शन आगे जाएगा, मतलब तभी COH लगाना है उसको हटा के। अगर यहाँ पे कोई टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है और उसमें बेंजाइलिक एच नहीं है तो उसको हम लोग अनइफेक्टेड छोड़ देते हैं, मतलब जैसा है वैसे ही उसको छोड़ देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। आगे समझ में। अब अगला जो रिएक्शन है वो 33 नंबर रिएक्शन हमें देखना है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक नाइट्राइल है, मतलब R सिंगल बॉन्ड CN है, CN ग्रुप यहाँ पे लगा है और इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, तो अगर नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस आपको दी जाए, समझ जाना है कि इसमें क्या होता है कि अरे इसमें पहले स्टेप में एमाइड बनता है और उसके बाद अगर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमें उसको बनाना पड़ता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि चाहे नाइट्राइल हो, मतलब अगर मुझे RCN दिख जाए या फिर मेरे को RCONH2 दिख जाए, ठीक है, या तो मुझे नाइट्राइल दिख जाए या तो मुझे एमाइड दिख जाए और उसकी हाइड्रोलिसिस होते हुए दिख जाए, तो समझ जाना है कि मुझे इसमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है एज ए फाइनल आंसर। बस फर्क कितना है कि अगर CN हुआ तो वो एमाइड बनते हुए फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अगर एमाइड पहले से है तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। कैसे करना है ये देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस तो आप देखते ही पहचान जाओगे, अच्छा H3O+ लिखा हो या फिर H+H2 लिखा हो या OH नेगेटिव H2 लिखा हो, समझ जाना है कि क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो आपको पहले स्टेप में क्या दिख रहा है कि देखो यहाँ पे CN है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर CN है तो वो पहले क्या बनेगा, एमाइड बनाएगा, उसके बाद जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, RCN है तो CN हटाओ, CONH2 लगाओ अगर आपको एमाइड बनाना है तो आपका ये बन जाएगा RC≡ONH, ये आपने बना दिया एमाइड। लेकिन मैंने बोला था फर्दर ये क्या चेंज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से NH2 हटा दो, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो सीधे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे OH इसको दिया, इसको H दिया, ठीक है, तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH और ये NH2H लेके आपका क्या बन गया, NH3 बन गया। ये हुआ, इस तरीके से आपको करना है। आगे समझ में। तो याद क्या रखना है आपको, याद ये रखो कि चाहे नाइट्राइल हो या एमाइड हो, फाइनल आंसर मुझे देना है कार्बोक्सिलिक। कब, जब हाइड्रोलिसिस हो रहा हो। फर्क इतना है कि जो नाइट्राइल है वो एमाइड बनते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मतलब पहले वो एमाइड बनेगा उसके बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या करना है, CN हटाएंगे, पहले CONH2 लगा देंगे और उसके बाद जैसे मैंने बोला बॉन्ड तोड़ो, OH लगाओ C≡O के और NH2 पे H लगाओ और आप फाइनल क्या दे दो, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3 एज एन आंसर दे दो। वैसे ही हम लोग अगला देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा RCONH2 दिख रहा है, CH3CONH2, तो यहाँ पे आपको एमाइड दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो क्या करोगे, कैसे बताया था मैंने इसको, NH2 को H दोगे और C≡O को OH लगा के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे चेंज कर दो, ये बन गया आपका CH3C≡O, यहाँ पे OH लगा दिया आपने और NH2 में H दे दिया, तो ये बन गया आपका प्लस NH3, यहाँ बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनिया। सिमिलरली यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी देखो बेंजामाइड है, CONH2 दिख रहा है आपको, हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है। क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक, C≡O पहले से था, आपने यहाँ पे OH दे दिया, इसको बेंजोइक एसिड बन गया और साथ ही साथ NH2 में H लग के NH3 बन गया एमोनिया। आगे समझ में, बस ये चीज़ को सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने KMnO4 वाला ट्रिक बताया आपको, KMnO4 देख के आपको याद आना चाहिए कि ऑक्सीजन करके फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, वैसे ही आपको याद आना चाहिए कि नाइट्राइल दिखे, एमाइड दिखे, हाइड्रोलिसिस दिख जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बता दिए, ठीक। तो अगर आप NCERT में देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि अगर ये चाहे कुछ एक्स्ट्रा करवाना आपसे तो वो क्या करेंगे, आपको एल्काइल हैलाइड दे देंगे, बोलेंगे कि पहले उसका रिएक्शन KCN के साथ हुआ है, तो उसके बाद आपको पता है KCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हटेगा CN लगेगा और आपका पहले RCN बन जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ वो करवा लेंगे आपसे, हाइड्रोलिसिस करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जा सकते हैं। इस तरीके से वो आपको एल्काइल हैलाइड पे स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो इसको ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना इसमें कैसे करना है। सिमिलरली आपसे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, तो वो भी आपसे क्या करवा सकते हैं, एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसका रिएक्शन पहले ड्राई ईथर और MG के साथ कराएंगे और आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा लेंगे और उसके बाद ये रिएक्शन कंटिन्यू करवाएंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होते हुए बना सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते थे और ये चीज़ मैंने मन से नहीं लिखा था, ये यहाँ पे NCERT ने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी है। अब अगर आप रिएक्शन कॉपी खोलते हो और अपना 36 नंबर रिएक्शन देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका रिएक्शन CO2 के साथ हो रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और उसके बाद सेकंड स्टेप में एसिडिफाई करवाया हुआ है और पूछा है कि बताओ क्या बनेगा, दोनों स्टेप में जो बन रहा है उस आंसर बताओ। तो आपको पता है जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो हम लोग अपने इस रिएक्टेंट को पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद सीधे से जोड़ देते हैं। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो पता है आपको ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज खींचेगा कार्बन से और इस पर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, ये बॉन्ड यहाँ से हटा दो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस पे नेगेटिव, नेगेटिव पे प्लस जोड़ देना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है R नेगेटिव है तो उसको आपको कार्बन पे जोड़ देना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, C≡O को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड O, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए आपने नेगेटिव R को यहाँ पे जोड़ दिया और MgX पॉजिटिव था उसको आपने O नेगेटिव पे जोड़ दिया। तो ये बन गया आपका पहले स्टेप। उसके बाद जब आप एसिडिफाई कराओगे तो आपको पता है एसिडिफाई क्यों करवाते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए। तो ये जो OMgX वाला पार्ट है ये हट के आपका यहाँ पे OH लग जाएगा, तो RC≡OH, ठीक है, ये आपका बना फाइनल।
ठीक, ये चीज़ आपको करनी है। अगर मैं आपको टिक दूँ, जब भी ये रिएक्शन आपको दिखे जहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 के साथ हो रहा हो, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये वाला R निकालना है, आपको ये वाला R निकालना है और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो R ग्रुप हो, मान लो 1 कार्बन का R ग्रुप है, 2 कार्बन का R ग्रुप है, उसको निकालो और कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें बना दो, मतलब उसमें COH लगा दो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे 2 कार्बन वाला R ग्रुप था, तो फाइनल जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला उसमें 3 कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है, चेन लेंथ इंक्रीज होता है। तो यही इस सेक्शन की खासियत है और ट्रिक मैंने बता दिया। जब भी आपको दिखे कि RMgX है, मतलब गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 के साथ हो रहा है, उसमें R निकालोगे और उसके साथ COH जोड़ दोगे, तो मतलब फाइनल आपका बनेगा RCOH। तो क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन एक एक्स्ट्रा आ गया, पहले मान लो 2 कार्बन था, अब ये जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बना उसमें 3 कार्बन होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है बस। अगर मैं NCERT खोल के आपको दिखाता हूँ तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे करवाया था वही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है। CO2 के साथ मतलब ड्राई आइस के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुआ था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये जो दोनों रिएक्शन आपने देखे, 3rd नंबर रिएक्शन और 4th नंबर रिएक्शन, 3rd में जिसमें आपने देखा कि नाइट्राइल या फिर एमाइड का आप हाइड्रोलिसिस करवा देते और 4th में गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप ड्राई आइस या फिर CO2 के साथ करवा देते। दोनों ही केस में जो फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें 1 कार्बन ज़्यादा रहता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इसमें आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो वो फाइनल जो आंसर बनता है उसमें 1 कार्बन ज़्यादा मिलता है आपको एज कम्पेयर टू इनिशियल रिएक्शन जो आपने लिया था। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इस रिएक्शन में असेंडिंग द सीरीज होता है, मतलब कि यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप एल्काइल हाइड्राइड लेते, ठीक है, तो उसमें आपको ये सिर्फ R ग्रुप देखने को मिलता। जब आप इसका KCN के साथ रिएक्शन करवाते तो यहाँ पे RCN हो जाता। ठीक है, और फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस मान लो अगर मैं मान लेता हूँ कि R ग्रुप जो है वो 2 कार्बन वाला ग्रुप था, तो अब आपको दिख रहा है कि ये 2 कार्बन वाले ग्रुप से 3 कार्बन वाला ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, और इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसमें भी 3 कार्बन रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते तो यहाँ पे भी आप 2 कार्बन से आपने जो पहले गिगनार्ड रिएजेंट बनाया उसमें भी 2 ही कार्बन है अभी तक, लेकिन जब आप इसका CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे फाइनल 2 + 1 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है NCERT ने कि it is useful for converting alkyl halides into corresponding carboxylic acids having 1 carbon atom more than that present in the alkyl halide। alkyl halide से जब कंपेयर करोगे तो उससे 1 कार्बन आइटम बढ़ गया होगा आपका कार्बोक्सिलिक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस रिएक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए जिसमें 1 कार्बन आइटम ज़्यादा हो, तो उसमें आप ध्यान देना नाइट्राइल वाला रिएक्शन और अपना गिगनार्ड रिएजेंट से CO2 के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं वो वाला। अगला रिएक्शन आपको दिख रहा है ये वाला 37 नंबर रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, मतलब एसिड क्लोराइड है और इसका रिएक्शन H2 के साथ मतलब कि हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुआ है, बस फर्क कितना है, एक में एल्कली लिया हुआ है, तो एल्कली लिया है तो क्या होगा आपको पता है, पहले स्टेप में सॉल्ट बनेगा, उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो फाइनल आंसर आपका दोनों ही केस में सेम होने वाला है। और दोनों ही केस में क्या होगा मैंने बताया था, अगर सिंपल याद रखो, अगर आपको हाइड्रोलिसिस दिख रही है और कोई भी एसिड डेरिवेटिव दिख रहा है, जैसे कि एसिड क्लोराइड यहाँ पे दिख रहा है या फिर आपको एनहाइड्राइड दिख जाए, समझ जाना है हाइड्रोलिसिस होने पे क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वो दे देगा। ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखो, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं याद रखता है कि अगर ये रिएक्टेंट है ये रिएजेंट है तो ये बनाएंगे। बेसिक याद रखो कि अगर हाइड्रोलिसिस होते हुए दिख रही मुझे, ठीक है, भले वो एल्कली के साथ हो रहा हो या फिर बिना एल्कली के हो रहा हो, ठीक, यहाँ पे मेरे को कोई भी एसिड डेरिवेटिव दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पे एनहाइड्राइड दिख रहा है, ये भी एनहाइड्राइड है, तो मेरे को फाइनल आंसर क्या देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड देना है। बस देना कैसे ये समझना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो RCOCl है, इसको खोल के अगर लिखोगे तो ऐसा लिखोगे RC≡CL। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दो तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ोगे H2 के थ्रू, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया आपने, इसको OH दे दिया, इसको आपने H दे दिया, तो ये HCl बन के निकल गया और यहाँ पे बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। ठीक है, दिख रहा है RCOH, और ये आपका बन गया HCl। ये आपको करना है फाइनल। ठीक, सिमिलरली इसमें भी यही बनता सेम, बस फर्क क्या है, इस स्टेप में आपका RCOO नेगेटिव लिखते हैं आप पहले स्टेप में, और उसके बाद फाइनली आप RCOH आंसर देते। तो आंसर हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देना है, वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे इस वाले रिएक्शन में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये। अगला करते हैं, अगला आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एनहाइड्राइड दिख रहा है, तो एनहाइड्राइड को पहले खोल के लिखो, तो खोल कैसे लिखोगे, C6H5 C≡O C≡O C6H5, ये आपने लिख दिया। उसका क्या करना है, कुछ नहीं, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो O के आसपास वाला, ये आपने तोड़ दिया, यहाँ पे दे दिया OH, यहाँ पे दे दिया H। तो यहाँ पे क्योंकि एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो ये वाला मिल गया आपको C6H5 COOH, और एक आपको ये मिल गया C6H5 COOH C6H5 COOH। ठीक है, ये हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स थे एनहाइड्राइड के वो सेम थे। वैसे ही अगर आप नीचे वाला देखोगे, नीचे भी एनहाइड्राइड है, लेकिन इसमें ग्रुप्स अलग अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 अलग अलग एसिड्स मिलेंगे। अगर मैं इसको खोल के लिखता हूँ आपके लिए, तो C6H5 C≡O C≡O CH3। ठीक है, इसमें तोड़ दो, कहीं से तोड़ोगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है, 2 आपको एसिड्स मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने तोड़ दिया, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि जो C≡O है उसको आपको OH देना है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे 2 एसिड बन गया, एक ये बना C6
H5COOH और एक क्या बना आपका CH3COOH, CH3CO, 2 एसिड्स बने। आगे समय ऐसे करना है, चाहे एनहाइड्राइड हो चाहे एसिड क्लोराइड हो। अगर आपको हाइड्रोसिस दिख गया, समझ जाना है कि एसिड बनाना है। कैसे बनाना है मैंने समझा दिया। बॉन्ड तोड़ोगे, OH लगाओगे CO के साथ और जो आपका बचा हुआ उसको H देके निकाल दोगे। अगर एनहाइड्राइड है तो दोनों ही आपका एसिड बन जाता है, अगर एसिड क्लोराइड था तो एक आपका HCl या फिर कुछ बनकर निकल जाएगा। ठीक है, NCERT खोल के देख लेते हैं एक बार। तो वही सेम चीज़ जो कि अभी हमने की वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे इसमें बॉन्ड तोड़ना है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। देख लेना इसको, अगर समझ नहीं आया आपको। तो यहाँ पे वही हुआ था, दो एसिड मिल गया आपको, बेंजोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें दोनों ही बेंजोइक एसिड मिल गए थे आपको। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे और ईस्टर के साथ जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो 39 तक हमने कर लिया था, अब हमें देखना है 40 नंबर रिएक्शन। और 40 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ईस्टर है और इसका रिएक्शन H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस इसकी हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कोई एसिड डेरिवेटिव दिखे और हाइड्रोलिसिस दिख जाए, समझ जाना है कि क्या करना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बस बनाना कैसे ये मैंने समझाया था आपको कि OH जोड़ोगे आप C≡O के साथ और H जोड़ दोगे आपका बच्चे वाले पार्ट के साथ। वही चीज़ करना है। इसको मैं खोल के आपके लिए लिख लेता हूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, C≡O। ठीक है, तो क्या करना था इसमें आपको, कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ना था OH और H के साथ। तो आपका यहाँ पे ये बन गया बेंजोइक एसिड और ये क्या बन गया इस बार, यहाँ पे एनहाइड्राइड के केस में दोनों ही एसिड बनता था, यहाँ पे इस केस में अल्कोहल बन गया। ठीक है, बस इतना फर्क होता है और होगा भी क्यों नहीं, आप ईस्टर का रिएक्शन करवा रहे हो। अगर आपको याद है ईस्टर बनता कैसे था, तो एसिड और अल्कोहल मिलकर आपका ईस्टर बनाते थे। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब टूटेगा तो वापस से क्या देगा, एसिड और अल्कोहल। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बन गया देखो बेंजोइक एसिड और यहाँ पे आपका बन गया इथेनॉल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वैसे आप अगला रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे भी आपका एक ईस्टर है, इसका रिएक्शन NaOH और सेकंड स्टेप में H3O+ के साथ हो रहा है और पूछा A और B क्या बनेगा। तो घबराना नहीं कि क्या पूछ दे भैया, आपने तो हमें हाइड्रोलिसिस का बताया था। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी हाइड्रोलिसिस है, बस एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है। तो पहले स्टेप में जो आपको A दिख रहा है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो हम लोग सॉल्ट तो बाद में बना ही लेंगे, पहले हम लोग डायरेक्टली फाइनल आंसर तक जाते हैं कि जब एसिडिफाई भी करवा देंगे तो क्या बनेगा। सेम वही चीज़ करना है जो अभी आपने किया था। इसको मैं पहले खोल के लिख लेता हूँ आपके लिए, CH3 CH2 C≡O C2। ठीक है, क्या करना था, कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ना था। तो बॉन्ड तोड़ दिया, OH यहाँ लगा दिया, यहाँ पे अपना H लगा दिया, ये बन गया अपना इथेनॉल फिर से, और ये बन गया अपना प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बना आपका CH3 CH2 COOH फाइनल आंसर बना। A क्या बना होगा, A आपका सॉल्ट बना होगा। तो कौन सा सॉल्ट बना होगा, सोडियम सॉल्ट। Na आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर फाइनल आंसर मिल गया तो H हटाओ, यहाँ पे Na लगा दो, आपका वही बीच वाला प्रोडक्ट होता है यहाँ पे CH3 CH2 COONA। ये चीज़ आपको करनी थी। और B तो मैंने बता दिया, B आपका बन गया इथेनॉल। अल्कोहल आपका एक बनेगा इसमें जब आप ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा रहे होगे। अगर समझ में, सेम जितना हमने रिएक्शन किया अभी तक, सिर्फ दो चीज़ें हमने की है। एक हमने हाइड्रोलिसिस किया है, दूसरा हमने KMnO4 के साथ ऑक्सीडेंट किया है। हाइड्रोलिसिस के लिए सब में सेम ही चीज़ हमने की थी ऑलमोस्ट, बस फर्क इतना था कि किस में क्या बनेगा। तो आपने देखा जब भी एसिड डेरिवेटिव कोई है, जैसे कि एसिड क्लोराइड है, ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, तो फाइनल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। वहीं पे आपने एक और रिएक्शन देखा गिरनार्ड रिएजेंट के साथ CO2 का। ठीक है, उस केस में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। उसमें R लेना है और COH जोड़ देना है उसमें। R कहाँ से लोगे, गिरनार्ड रिएजेंट से लोगे। ऑल्सो हमने एक नाइट्राइल का रिएक्शन देखा और एमाइड का रिएक्शन देखा। तो एमाइड का भी रिएक्शन सेम, एमाइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोलिसिस करवा दो आप उसको, तो उसमें भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, NH2 हटाओगे, OH जोड़ोगे और NH2 में H जोड़ के NH2 बना दोगे। सेम जैसे आपने अभी किया, बॉन्ड तोड़ोगे, OH लगाओगे, H लगाओगे। और अगर आप नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करा दो तो उस केस में पहले एमाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने देखा, ये तो आपने हाइड्रोलिसिस का देख लिया। और जब भी KMnO4 के साथ रिएक्शन तो वो तो देखते समझ जाना है कि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ले जाके छोड़ेगा। उसमें दो रिएक्शन था, एक तो अपना बेसिक वाला अल्कोहल के साथ और दूसरे में आपको बेंजाइलिक हाइड्रोजन देखना पड़ता है कि अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी हम लोग इसको आगे देख करवाएंगे, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ो। और इसमें आपने ये भी देखा कि जो नाइट्राइल और गिरनार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है उसमें हम लोग एक कार्बन बढ़ाने के बाद वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। अगले रिएक्शन में जाने से पहले NCERT में एक लाइन लिखी हुई थी, वो ये लिखा हुआ था कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब कि NaOH के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करवा दो तो उस केस में आपका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलकर कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है और उसके बाद आप उसका एसिडिफिकेशन करवाते हो। अगर ये कभी लाइन मिलता है आपको स्टेटमेंट में तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिक मीडियम में कभी भी होगा तो आपका डायरेक्टली एसिड नहीं मिलेगा, आपका पहले सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगा और इसीलिए यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। उसके बाद जब आप इसका एसिडिफिकेशन करवाते हो तब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद अगला रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग को कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन थे, उसको कर लेना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इन रिएक्शंस को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने अभी तक रिएक्शन याद किया वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको अल्कोहल दिख रहा है। जैसा हमने याद किया था वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है, जहाँ जिसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, जोन्स रिएजेंट के साथ हो रहा है। जोन्स रिएजेंट क्या है आपके दिमाग में सबसे पहले आया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड पे तो रोकेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक चेंज करेगा। ये बन जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब CH2OH हटाओगे और COH लगा दो। तो अगला क्वेश्चन देखते हो। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी अल्कोहल है और इसका रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है। तो क्या ये रिएक्शन आपको याद आ रहा है हेलोजेन से, जिसमें हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवाते थे। तो क्या ये SN2 रिएक्शन यहाँ पे दिखाता था अगर
प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, OH हटाओगे और Br यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो वही हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या बन गया यहाँ पे आपका एराइल हैलाइड बन, ठीक है। तो वही हुआ पहले स्टेप में, OH हट के Br लग गया। अच्छा, उसका रिएक्शन फिर किसके साथ हो रहा है, KCN के साथ। तो ये भी आपका एक SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे भी Br हटेगा, फिर CN लग जाएगा। तो वही हुआ होगा, देखो अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, देखो वही हुआ, Br हट गया, CN लग गया। ये भी आपका SN2 रिएक्शन है, क्योंकि ये आपने हेलोल्केन में देखा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था अभी। अगर आपको नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसके लिए आपको नाइट्राइल बनाना पड़ेगा, और नाइट्राइल बनाने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड के उसमें जाना होगा, जहाँ पे आप केसिन के साथ रिएक्शन कराओगे। तो वही रिएक्शन है, देखो ये। उसके बाद अगर आप इस नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हो H3O+ और हीट के साथ, तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें कुछ नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो CN हटाओगे, COOH लगाओगे, तो देखो वही हुआ होगा, यहाँ पे CN हट गया है, COOH लग गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना था आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बस है कि जैसा आपने पढ़ा है उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, ये नहीं आपने वहाँ पे अल्कोहल करके पढ़ा, यहाँ पे आप एक्जैक्टली नाम ले रहे हो तो आपको याद ही नहीं आएगा, स्ट्राइक ही नहीं करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रोब्रोमोबेंजीन और इसका रिएक्शन Mg और ईथर के साथ हो रहा है। क्या ये रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का याद दिला रहा है, जहाँ पे Mg और ईथर के साथ रिएक्शन होता था तो RMgX बनता था। तो क्या करते थे इसमें, कुछ नहीं, Mg घुसाते थे बीच में R और X के बीच में, तो वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे MgBr लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो MgBr यहाँ पे लग गया है। इसके बाद इसका रिएक्शन CO2 ड्राई आइस के साथ हो रहा है। तो क्या आपको ये रिएक्शन देखते याद आ रहा है कि अच्छा RMgX का रिएक्शन जब हम लोग CO2 के साथ करवाते थे तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता था, वही प्लस के साथ नेगेटिव जोड़ोगे, नेगेटिव के साथ प्लस जोड़ोगे। तो वही यहाँ पे किया होगा, देखो CO2 को खोल के लिखेंगे और जो C है उसके साथ आप R ग्रुप जोड़ दोगे। तो R ग्रुप यहाँ पे क्या है, R ग्रुप आपका ये है, इसको आप C के साथ जोड़ दोगे और O के साथ आप जोड़ दोगे MgBr। वही किया होगा, देख लेते हैं। O के साथ आपको जोड़ना है MgBr, देखो वही क्या है, O के साथ जोड़ दिया MgBr और C के साथ जोड़ दिया है, देखो क्या, अपना R ग्रुप, ये था R ग्रुप। आगे समझ में, ये किया आपने पहले स्टेप में। उसके बाद इसको क्या करते थे आप, एसिडिफाई करवाते थे, तो MgBr हट के यहाँ पे H लग जाता था और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता था। वही हुआ होगा, देखो दिख रहा है। तो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से ये बन गया नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। सेम जो चीज़ आपने वहाँ सीखी है वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 2 स्टार यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको सीखो यहाँ पे। सबसे पहले जैसे आपने रिएक्शन देखा, आपको क्या दिख रहा है, KMnO4 के साथ रिएक्शन। जैसे आपने KMnO4 देखा, मैंने क्या बोला था, आपको याद आना चाहिए दिमाग में कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाकर छोड़ता है। तो मतलब ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ COH में कन्वर्ट होगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा KMnO4 KOH रिएक्शन, मतलब इसमें बेंजाइलिक एच देखना पड़ता है। अगर बेंजाइलिक एच होगा तभी हम लोग रिएक्शन को आगे करवाएंगे। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें बेंजाइलिक एच है, और है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, COOH में। तो वो हम लोग फाइनल करते थे जब हम लोग एसिडिफाई करवाते थे, लेकिन इससे बीच वाले स्टेप में क्या करते थे, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है तो इसको हम लोग एक सॉल्ट बना के छोड़ देंगे। तो COOK हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फाइनली हम लोग COH में इसको चेंज करेंगे, वो तो हम लोग को दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा चेंज COH में। अब ये तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको तो हम लोग को COH में चेंज कर देना है। COCH3 का क्या करना है, तो COCH3 का ध्यान से देखोगे तो कीटोन है, और कीटोन जब मैंने पढ़ाया था आपको तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया था आपसे, और बोला था कि कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डला हुआ है। तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग है तो इसको भी इसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको सिंपल याद रखना है। अगर इसको कंफ्यूजन है कैसे करना है वो मैंने बताया था उस वीडियो में, तो जाके देख लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे इसको याद रखना है तो सिंपल याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन देंगे तो सीधे सीधे आपको COCH3 लगा के देंगे बेंजीन ग्रुप पे। तो जब भी आपको COCH3 ग्रुप दिख जाए और KMnO4 KOH दिख जाए, समझ जाना है कि COCH3 को हटा के COH लगाना है, ठीक है। तो ये ग्रुप भी यहाँ पे चेंज होगा COH में, और ये ग्रुप भी यहाँ पे चेंज होगा COH में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो पहले स्टेप में आंसर बनेगा तो वो सॉल्ट बनेगा, तो इसमें COK लग जाएगा। K इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ के साथ रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे COK लग गया। उसके बाद इसका आप एसिडिफिकेशन कराओगे तो फाइनली आपका ये एसिड बन जाएगा, ये रहा। इस तरीके से आपको करना है। ये आपको ध्यान देना है कि एल्काइल ग्रुप है उसको तो हम लोग चेंज करते ही हैं अगर बेंजाइलिक एच में है तो, और अगर कीटोन है COCH3 स्पेसिफिकली ये ग्रुप आपको मिलेगा ही, ज़्यादा चांस यही है। तो COCH3 अगर आपको दिखता है तो उसको भी आप COOH में कन्वर्ट कर दो। आगे चलते हैं, ये रिएक्शन देखते हैं अगला 5th नंबर रिएक्शन। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक साइक्लोहेक्सीन है, इसका रिएक्शन KMnO4 H2SO4 के साथ हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन आपने किया हुआ है, जहाँ पे KMnO4 और H+ के साथ रिएक्शन होता था। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो ओजोनोलाइसिस के ऊपर ये रिएक्शन था, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको नीचे बताया था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कैसे करना है, ऊपर मैंने बताया था कि सेम उसी तरीके से आपको करना है ऊपर भी। बस ध्यान इतना रखना है कि जब इसमें बॉन्ड तोड़ोगे तो OO लगाओगे, अगर वो एल्डिहाइड बन गया तो उसको आपको एल्डिहाइड पे छोड़ना नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना है, ठीक है। अगर कीटोन बन गया तो कीटोन को कीटोन पे छोड़ देते। इसको समझ नहीं आता है, हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो जाके देख, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना था, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OO लगा दोगे। तो क्योंकि O लगाने पे यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये एल्डिहाइड बनेगा दोनों तरफ, तो उसको वहाँ छोड़ोगे नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करोगे, तो इसलिए दोनों तरफ क्या लग जाएगा, यहाँ पे COH लग जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली, ये बॉन्ड आपने यहाँ पे तोड़ दिया है, तो यहाँ पे अब क्या लग गया, दोनों तरफ COH। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हटा के दिखाऊँ इसको, तो बॉन्ड टूट गया है और COH लग गया। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग एडिपिक एसिड है, नाम याद रखो एडिपिक एसिड। ऑप्शन में मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है लेकिन ऑप्शन में उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो एडिपिक एसिड इसका नाम है, इसको आपको ध्यान देना है। कैसे बनाना समझा दिया मैंने, ओजोनोलाइसिस के
ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको जाके देखना, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ोगे, O लगाओगे, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड पे छोड़ना नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाके छोड़ेंगे उसको। फिर अगला रिएक्शन देखते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड लगा हुआ एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इसका रिएक्शन टॉलेंस एजेंट के साथ हो रहा है। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो टॉलेंस एजेंट है। और टॉलेंस एजेंट कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड को आप माइल्ड से चेंज कर सकते हो। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने टॉलेंस और फेलिंग्स का नाम लिया था, तो वही किया हुआ है। एल्डिहाइड को का रिएक्शन टॉलेंस के साथ किया है, तो किसमें चेंज करोगे इसको, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दोगे तो CHO क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखो किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये जो हमने 4th नंबर रिएक्शन किया था, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बना था ये, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिप्थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान देना है। आगे चलिए, इंटेक्स क्वेश्चन कुछ है तो इसको करने के लिए हम लोग सीधे इंटेक्स के आंसर्स में चलते हैं और वहीं से इसको कर लेंगे। इससे आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड का वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रहा है। ये था, इसको भी मैं थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे KMnO4 के साथ रिएक्शन है, और यहाँ पे आपको वही एल्काइल बेंजीन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखोगे कि जो बेंजाइलिक H इसमें है या नहीं है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो बेंजाइलिक H है, तो यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। कैसे करवाते थे, पूरा का पूरा ग्रुप हटाओगे और COOH लगा दोगे, तो फाइनल देखो वही बना होगा आपका। हाँ, पहले CO के लगेगा क्योंकि उसमें ये एल्कलाइन मीडियम है, उसका जब फाइनल कराओगे तो यहाँ पे COH लगा। ठीक है, ये चीज़। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिख रहा है COCH3 है, तो मैंने आपको बोला था चाहे एल्काइल ग्रुप हो या फिर COCH3 ग्रुप जो आपको देखने को मिलेगा, कीटोन वाला ग्रुप अगर हो उसमें भी इस पूरे ग्रुप को हटाओगे और क्या कर दोगे, COH लगा दोगे। तो इसमें क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है तो पहले इसमें भी CO के एक सॉल्ट बना होगा, उसके बाद ही फाइनल आपका COH लगा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे चलते हो तो यहाँ पे भी आपको देखो क्या मिल रहा है, एक हेलोएरीन देखने को मिल रहा है जिसका रिएक्शन Mg के साथ हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ। तो आपको पता है ये RX का रिएक्शन Mg के साथ होता है तो RMgX बन जाएगा, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो पहले केस में वही होगा, Mg घुस जाएगा R और X के बीच और आपका RMgX बन जाएगा। तो देखो MgBr भी लग गया यहाँ पे। उसके बाद इसका रिएक्शन CO2 के साथ, डाई आइस के साथ हो रहा है। क्या करोगे इसमें, सेम वही चीज़ प्लस माइनस वाला पार्ट जो हमने सीखा था। जो R ग्रुप है, जो आपका क्या है R ग्रुप है, उसको लेके आप C के साथ जोड़ दोगे और O के साथ आप MgBr वाला पार्ट जोड़ दोगे। तो वही क्या होगा, देखो देखो वही किया है, R को जोड़ दिया है C के साथ और MgBr को यहाँ पे जोड़ दिया है O के साथ। उसके बाद जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो ये MgBr हट के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। आगे समझिए ये चीज़। अगला देखो, यहाँ पे भी आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे KMnO4 के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे भी आपको एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, मैंने आपको ये सेम रिएक्शन करवाया था जहाँ पे मैंने बोला था कि देखो बेंजाइलिक H है नहीं है, तो यहाँ पे बेंजाइलिक H है, तो क्या करोगे, पूरे को हटा के आप COOH लगा दोगे। तो वही देखो यहाँ पे हुआ होगा, पहले CO के लगा है, उसके बाद फाइनली आपका COH लग गया हट के। तो ये सेम चीज़ जो हमने सीखा है वो चीज़ अप्लाई करके देखिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बार बार हमने यूज़ किया तो आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं वापस और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि आपने देखा था अभी तक कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सेम रीजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट रखता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे समझ में। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे कि बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, मान लो ये डायरेक्टली इसका रीजन ये ना लिख के कि इट हैज़ मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको दूसरी लाइन ऐसे लिख के दे सकते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट ब्रेक्स इवन इन वेपर फेज। तो ये भी यही दिखा रहा है कि यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिव है, मतलब इतना एक्सटेंसिव है कि वो वेपर फेज में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो टूट खत्म नहीं होता, एकदम वैनिश नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है कि पहला एक्सप्रेशन दे दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। रीजन दे देंगे, रीजन अगर सिंपल देना हो तो सिंपल दे देंगे कि इट हैज़ मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, या फिर वो दे देंगे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर नॉट ब्रोकन इवन इन वेपर फेज। तो ये भी है उसका सही रीजन आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कभी मान लो स्टेटमेंट में आपको ये दिखता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ते हो, वहाँ पे भी एक लाइन ये लिखी हुई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है इवन इन वेपर फेज या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं है, कुछ मिसिबिलिटी के बारे में लिखिए, पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक ही लाइन है जो कभी स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल सकता है, वो ये है कि बेंजोइक एसिड जो है वो नियरली इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन आने के चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो मेन लाइन थी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी थी। आगे चलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख। अब केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन आप देखते हो वो एसिडिटी का रिएक्शन देखते हो जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब H+ रिलीज होगा। तो ये सेम वैसे ही रिएक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी अल्कोहल और फिनॉल के देखे हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ हमें देखनी है। तो देखो यहाँ पे आपको याद है, अगर है अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि Na के साथ एल्यूमिनियम के साथ करवाते थे तो उसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होता था। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन Na के साथ हो रहा है तो यहाँ पे भी H2 रिलीज हो रहा है। और वहाँ पे क्या होता था? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक नेचर दिखा रहा है तो ये H निकलेगा।
ठीक है। COH से CO नेगेटिव बचेगा, H+ निकल जाएगा और जो CO नेगेटिव बचेगा उसके साथ Na रिएक्ट करके क्या दिखाएगा, मतलब सॉल्ट बना लेगा एक, वही बना है सोडियम कार्बोक्सिलेट यहाँ बन जाता है और H2 रिलीज हो जाता है। तो वही चीज़ पहली लाइन लिखी हुई है NCERT में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सेम एल्कोहल्स की तरह हाइड्रोजन रिलीज करती है जब उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ होता है। दूसरा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग बेस के साथ करवाते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बनेगा, H हटा Na लग गया, ठीक है, और आपका साथ में क्या बनेगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सेम वैसा ही रिएक्शन दिखाती है जैसा कि फिनॉल्स बेसिस के साथ या एल्केलिक के साथ रिएक्शन दिखाती है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली फिनॉल्स का क्यों नाम लिया है, एल्कोहल्स का नाम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपको अगर याद है एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता था। क्यों? क्योंकि उसमें जो H2 निकलेगा वो H2 ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ याद है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है, फिर वाटर है और उससे कम है एल्कोहल, ठीक है। इसीलिए फिनॉल तो NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता था लेकिन एल्कोहल नहीं दिखाता था। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पहले, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जब लाइन लिखी है तो स्पेसिफिकली फिनॉल बोला है, ना कि एल्कोहल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता है, फिनॉल भी NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ। लेकिन अगर आप NaHCO3 या फिर कोई वीकर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, जो कि यहाँ पे NCERT लिखती है किसी कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिएक्शन दिखाता है, फिनॉल रिएक्शन नहीं दिखाता है। और रिएक्शन दिखाने के बाद क्या रिलीज करता है, वो CO2 रिलीज करता है, बाकी यहाँ पे भी सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। तो H हटाओगे, Na लगाओगे, क्योंकि बेस के साथ ही रिएक्शन है अपना, बस है फर्क क्या है कि यहाँ पे CO2 रिलीज होता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन अगर फिनॉल होगा तो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को, ये जो आपने लास्ट में रिएक्शन की बात, जो लास्ट में आपने रिएक्शन देखा, इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको मान लो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों दिया हुआ है, आपको पता करना है कि इसमें क्या है असली, मान लो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो पहले जब रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन तो दोनों ही देगा, NaOH के साथ दोनों रिएक्शन दिखाएगा, फिनॉल भी कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब अगली बार रिएक्शन कराओगे तो अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तभी ये अगला रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर मान लो ये रिएक्शन नहीं दिखा मतलब कि वो क्या था, फिनॉल था। अगर ये रिएक्शन दिख गया मतलब वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आप उसको सेपरेट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहली लाइन जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत अच्छी लाइन एक NCERT लिखी है कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक, ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, जिसको अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो वो ऐसा दिखेगा आपको, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको रट लो, लिख के याद कर लो। अगर कभी एग्जाम में दिखे तो बिना सोचे विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप लिख सकते हो ये वाला, मतलब ये आपका आंसर होगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। उससे कम बेंजोइक एसिड होता है और एसिटिक एसिड उस सबसे वीकेस्ट होता है। इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे कैसे पता कर रहे हैं ये, तो हम लोग पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको पता करते हैं। जितना ज़्यादा पीके वैल्यू छोटा होगा, मतलब स्मॉलर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे NCERT लिखी है और पीके वैल्यूज दी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रेंज कर। इसमें याद ये रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड उससे कम और एसिटिक एसिड सबसे अच्छा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से कंपेयर कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, अच्छा मतलब ज़्यादा अच्छा एसिड होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। मिनरल एसिड से तो वीक ही होगा क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो तो वीक ही होगा, तो सिंपल है। और काफ़ी सारे सिंपल फिनॉल से भी अच्छा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें कोई हम लोग डायरेक्टली कोई बात नहीं बोल सकते। मेन आप याद रखो कि अल्कोहल से अच्छा एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मैं पूछूंगा रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। तो कैसे पता करते हैं कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसी दूसरे के मुकाबले, उसका हम लोग कंजुगेट बेस देख। तो अगर मैं इसमें कंपेयर कराऊँ कार्बोक्सिलेट आयन को और फिनॉक्साइड आयन को, तो उसमें आपको क्या दिखता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसके केस में, कार्बोक्सिलेट आयन के केस में। लेकिन अगर आपको फिनॉक्साइड आयन याद है तो उसमें आपको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे, मतलब कि एकदम इक्विवेलेंट नहीं थे, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा, कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं था, वो घूम फिर के कभी कभी कार्बन के ऊपर भी आ जाता था जब हम लोग फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जिसको नहीं याद आ रहा है उसको जाके देख ले, फिनॉल्स में हमने डिस्कस किया था। तो इन्हीं दो रीजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन के मुकाबले, और इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखती है। तो रीजन अगर आपको देना होगा तो यही रीजन होगा। क्या लिखती है NCERT, द कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे, वो स्टेबलाइज होता है एक तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण, और दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। इसलिए ये दो रीजन है कि कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि अगर कार्बोक्सिलेट आयन की बात करोगे तो उसमें जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है या फिर दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड आयन की बात करोगे तो उसमें कभी तो आता है ऑक्सीजन के ऊपर भी, लेकिन उसके बाद वो घूम फिर के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर भी चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे
पे एक और रीजन लिखा है, तो अगर ये भी रीजन आता है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 3 रीजन मैंने आपको समझा दिया, और इन्हीं 3 रीजन के कारण आप कह सकते हो कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू फिनॉल। ठीक है, तो ये 3 रीजन समझा दिया मैंने। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू फिनॉल, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये तीनों रीजन याद रखना। पहला रीजन कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो कार्बोक्सिलेट आयन आपका बनना है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे आ रहा है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन के केस में आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर भी जाता था। दूसरा, कार्बोक्सिलेट आयन में आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं था, आपको वहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज है, कभी एक ऑक्सीजन पे आ रहा है कभी दूसरे ऑक्सीजन पे आ रहा है, लेकिन दोनों ही टाइम्स जो जा रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन फिनॉक्साइड आयन के केस में वो कभी कभी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कार्बन के ऊपर भी आ जाता था, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। अब ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे एसिडिटी बढ़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पे। तो आपको पता है कि जब H निकलेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा कंजुगेट बेस के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज को ऐसा ग्रुप चाहिए जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस चीज़ को कम करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़। सिंपल चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और नेगेटिव चार्ज कम करेगा, तो चार्ज कम होने पर आपको पता है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है चीज़, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट, अब इसमें सबसे पहले जो अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप के बारे में, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि OCH3 कैसा ग्रुप है, इस पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, तो NO2 का लगने के कारण यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का, और ये कम कराएगा तो ये इसका सबसे कम होगा, इसलिए इसका जो ट्रेंड होगा वो ऐसा आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है जब भी क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पी के वैल्यू नहीं लिखी होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखता है, ये आपको ट्रेंड याद रखना है कि जब भी आपको कंपेयर कराना होगा, ठीक है, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि CF3 अगर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, उसके बाद NO2, फिर CN, उसके बाद आपके हेलोजन ऐसे आते हैं, सोडियम क्लोरीन ब्रोमीन आइडियन, और ये सिंपल है, सोडियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया हुआ है, और लास्ट में आपका यहाँ फिनाइल ग्रुप है। इस तरीके से आपको ट्रेंड को याद रखना है। मेन आपको ये 3 याद रखना है, अगर ये 3 याद है तो बाकी तो आपको सिंपल याद हो ही जाएगा। याद रखना है CF3, और CF3 याद हो भी जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड आता है, CF3 सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपको NO2 याद रखना है, फिर CN याद रखना है, ठीक है, ये 3 याद हो गए, तो फिर हेलोजन आपको याद रहेगा ही, और फिनाइल सबसे कम होता है, ये याद ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको CF3 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको CCl3 दिख रहा है, यहाँ पे CHCl2 दिख रहा है, यहाँ NO2 दिख रहा है। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर एक से ज़्यादा हेलोजन है तब तो उसको ही ज़्यादा देना है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए यहाँ पे देखो 3 हेलोजन ग्रुप लगे हुए थे और वो भी फ्लोरीन लगा हुआ था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 हेलोजन लगे हैं एज कम्पेयर टू इसमें, ठीक है, तो इसलिए CCl3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एज कम्पेयर टू CHCl2। और उसके बाद जब आप कंपेयर करने जाओगे तो CHCl2 से कम होगा NO2 का। अगर मान लो यहाँ पे एक ही सिर्फ Cl लगा होता तब उस केस में NO2 वाला ज़्यादा होता, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे एक Cl होता तो Cl कम होता है एज कम्पेयर टू NO2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 Cl लगे हुए थे इसीलिए इस केस में Cl वाला ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू NO2। ये डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, फिर NO2 के NO2 से कम होगा Cl, ये तो सिंपल है। तो जो सिंपल है वो याद नहीं रखना है, जो जहाँ डाउट आ सकता है बस उस चीज़ को देखना है। तो एक मैंने आपको डाउट यहाँ पे क्लेरिफाई किया, ये वाला, कि आपको कैसे देखना है कि अगर एक से ज़्यादा हेलोजन है तो उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे तो सिंपल हेलोजन वाला दिया हुआ है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, तो ये तो अरेंज कर ही लोगे। उसके बाद मैंने अभी डिस्कस किया था कि बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को अगर आप कंपेयर करोगे तो बेंजोइक एसिड का ज़्यादा होता है, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि बेंजोइक एसिड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिटिक, ठीक है, ये आपने देख लिया। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि बेंजोइक एसिड से ज़्यादा किसका है, फॉर्मिक एसिड का। तो ये तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर ही सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं कंपेयर करने जाऊँगा तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर बेंजोइक एसिड और फिर एसिटिक एसिड, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये कुछ ट्रेंड्स है ये आपको देख लेना है, ठीक है, याद हो जाएगा। मेन जो की पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन AR क्वेश्चन बन के आ सकता है वो आपको ये देखना है कि अगर आप डायरेक्ट अटैचमेंट कराते हो कैसे ग्रुप्स का, फिनाइल का करवाते हो या फिर विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप आपको पता है डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स जो होते हैं, C डबल बॉन्ड C वाले ग्रुप, अगर उसको आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे जोड़ोगे तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये हो गया एसर्शन। रीजन क्या दोगे, रीजन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्या रीजन दे, रेजोनेंस दे, क्या दे। तो रीजन आपको रेजोनेंस नहीं देना है, रीजन देना है कि ये जो C डबल बॉन्ड C ग्रुप है इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसीलिए वो ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको अच्छे से खींच पाता है। तो वही इसका रीजन है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू विच कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच्ड। ये जो कार्बोक्सिल कार्बन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो गया और इसलिए वो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर डेवलप होगा H निकल के बाद उसको अच्छे से खींच पाएगा। इसीलिए विनाइल या फिर फिनाइल ग्रुप लगने के कारण एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रेजोनेंस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये अच्छा AR बन के आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ रिएक्शन क्लास के बच्चे हैं उसको देखते हैं और खत्म करते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रिएक्शन हो रहा है
H प्लस हीट के साथ, मतलब कोई भी एसिड होगा और कोई भी मिनरल एसिड होगा उसको के साथ उसको हीट किया गया है, या फिर P2O5 है उसके साथ उसको हीट किया गया है। क्या करना होगा ऐसे रिएक्शन पे? देखो हीट किया गया है और एसिड दिख जाए या फिर P2O5 दिख जाए, याद करो कि मुझे इसमें डिहाइड्रेशन करवाना होगा, मतलब कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा, ठीक है, और कुछ बनेगा। क्या बनेगा हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और कुछ निकलेगा। डिहाइड्रेशन करवाना है तो मतलब एक जगह से OH लोगे, एक जगह से H लोगे, तभी पानी निकालोगे। तो इसमें हमेशा याद रखो कि इसमें क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे करना होगा इसमें, यहाँ पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसको 2 बार आपको लिखना होगा सबसे पहले। और कैसे लिखना है वो लिखने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे लिखना है CH3C डबल बॉन्ड OH। हमेशा कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसको हमेशा इसी तरीके से लिखना, एक एंगल में, तब अच्छा आपका, तब आराम से आंसर निकाल पाओ। सेम उसी तरीके से आपने लिखा इसको एक बार फिर से। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है। तो यहाँ से एक बार OH ले लिया और दूसरे से आपने क्या ले लिया, H ले लिया, ठीक है, मैंने उल्टा लिया, चलो ऐसे ले लो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया और H2O निकाल दिया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो क्या बन जाएगा आपका, एनहाइड्राइड बन जाएगा। यही आपको करना है इस CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपने O से जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। तो ऐसे रिएक्शन में जब भी आपको दिख जाए कि अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है, H प्लस और डेल्टा है, डेल्टा मतलब हीट है, मतलब कुछ ना कुछ तो डिहाइड्रेशन होगा, और साथ ही साथ P2O5 हीट है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर H प्लस हीट हो या फिर आपका P2O5 हीट हो, समझ जाना है यहाँ पे क्या करना है, मेरे को H2 निकालना है और इसमें आपका एनहाइड्राइड बनाना है। याद करो इसको बार बार बोल के, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। बहुत बेसिक रिएक्शन है, करना कुछ नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए चीज। अच्छा, दूसरा रिएक्शन जैसे आप देखते हो, इसको पहले हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं इस रिएक्शन को। जो हमने किया था, देखो वही हुआ, इथेनोइक एसिड लिया हुआ था यहाँ पे और उससे हमने पानी निकाल के इथेनोइक एनहाइड्राइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे H प्लस हीट में कोई भी H2SO4 हीट हो सकता है, या फिर आपका P2O5 हीट भी दिया हो सकता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एसिड है और एल्कोहल है, और H प्लस के प्रेजेंस में, मतलब कोई भी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो जैसे आपने देखा एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन, क्या दिमाग में आएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते थे, एसिड से OH निकालते थे, एल्कोहल से H निकालते थे और दोनों को जोड़ देते थे, ठीक है। यही आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अगर मैं आपको सीधे सीधे करके भी दिखाऊं, तो एसिड से आप क्या करोगे, OH निकालोगे, उल्टा करना है। आपके दिमाग में आएगा कि एसिड से मैं H निकालूंगा, लेकिन एसिड से आपको OH निकालना है और एल्कोहल से आपको H निकालना है, ठीक है, और दोनों को जोड़ देना। तो कैसा दिखेगा आपको, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, OR डैश, ये आपको ईस्टर बन जाएगा आपका। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो की हुई है, RCOR डैश, ठीक है। अब अगले रिएक्शन जानने से पहले एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट है एस्टरिफिकेशन के बारे में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन किस टाइप का रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। मान लो आपको ये रिएक्शन लिख के दे देंगे या फिर बोलेंगे कि एस्टरिफिकेशन इनमें से किस टाइप का रिएक्शन है। ऑप्शन में होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ऐसे ऑप्शंस बना के आपको दे देंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको हमेशा ये टिक करना है, ठीक है, ये टिक करना। ऑप्शन जो मैंने बोले ध्यान से सुनना, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो याद रखना है कि एस्टरिफिकेशन जो है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म आप पे आपको जाननी है क्योंकि नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको मेन चीज़ जो यहाँ से बताई थी मैंने, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक एसिड है और उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, PCl5 के साथ। तो ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी अल्कोहल में देखा हुआ है, इस टाइप का रिएक्शन, जहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होता था, या फिर PCl3 के साथ होता था, या फिर SOCl2 के साथ होता था, SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, ठीक है। क्या करते थे उसमें, OH हटाते थे और जो भी अपना हेलोजन इसमें है उसको जोड़ देते थे। तो यहाँ पे Cl है तो Cl लगाओगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। अगर आप इसको खोल के दिखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप आ रहा है, तो इसी OH को आप हटाओगे और यहाँ पे Cl लगा दोगे, ठीक है। तो आपका तीनों में अगर मैं आप आंसर लिख के बताऊँ आपको तो ऐसा दिखेगा। इस केस में आपका हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH की जगह आपका क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही RC डबल बॉन्ड PCl3 के साथ भी सेम करते थे, यहाँ पे भी Cl आ गया, और यहाँ पे भी सेम चीज़ RC डबल बॉन्ड Cl आ गया। तीनों डिफर कैसे कर रहे हैं, तीनों डिफर बाकी जो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे आपके उसमें डिफर कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि SOCl2 वहाँ पे भी बेस्ट प्रिफर्ड मेथड था, यहाँ पे भी आपका प्रिफर्ड मेथड है, क्योंकि इसमें बाकी जो दोनों प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो आपके गैसेस होते हैं और इजीली आपका जो मेन प्रोडक्ट है एसाइल क्लोराइड वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, 3 रिएक्शन थे, आसान थे। याद बस इतना रखना है कि जब भी PCl5, PCl3, SOCl2 दिख जाए मेरे को OH हटाना है और अपना जो भी हेलोजन Cl है उसको लगा देना है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन करता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब इसमें जितना स्टार मारना है मार लो, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को अब देखना था 47 नंबर रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या हो रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है NH3 के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन है और दूसरे स्टेप में हीट किया हुआ है। तो पहले स्टेप में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बीच में क्या बन रहा है, याद रखना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाइनल आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है, फाइनल प्रोडक्ट, कि जब भी आपको NH3 और हीट दिख जाए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एमाइड बनाना होता है, मतलब OH हटाओगे और NH2 लगा दोगे उसकी जगह। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ तो CH3COH के साथ रिएक्शन है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH हटा दिया आपने, यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, आपका एमाइड बन गया, ठीक है। पहला आपका आंसर ये हो गया। अच्छा, दूसरा देखोगे तो यहाँ पे भी आपका बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन है, NH3 और हीट किया हुआ है। तो फाइनल आपका आंसर क्या बनेगा, OH हटाओगे NH2 लगाओगे, तो ये आपने वही सेम चीज़ की, C डबल बॉन्ड और NH, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं।
सेम वैसा ही रिएक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, NH3 और हीट किया हुआ है, तो दोनों में ही आप OH हटाओगे और NH2 लगाओगे हीट करने के बाद वाले स्टेप में। यहाँ पे आपका बन गया ये CONH, इतना तो कर ही लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्गर हीट तो किया, उसके बाद आपने और स्ट्रांगली हीट किया। तो इस केस में जो आपका बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये जो आपका बना है इसका आपको नाम पता होगा, इसका नाम है थैलामाइड, ठीक है। और उसके बाद आप हीट करते हो वो बन जाता है थैलीमाइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, थैलामाइड से थैलीमाइड बन जाता है। और दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, तो ये NH2 और यहाँ से एक H लेके निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैं असली में NCERT से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो देखो ये, ठीक है। तो पहले ये तो बना ही लिया आपने, जैसे आपको दिखा NH3 और हीट, आपने दोनों OH हटा दिए, NH2 लगा दिए, ये बन गया आपका थैलामाइड। थाला फॉर रीज़न, निकालो इसमें से कोई रीज़न बताओ, इससे 7 हो रहा है, ठीक है, और कमेंट करो। तो थैलामाइड ये हो गया आपका। उसके बाद जब आपने इसका स्ट्रॉन्ग हीट किया तो यहाँ से क्या निकलता है, NH3 निकल जाता है। कैसे निकलेगा? यहाँ देखो, ये NH2 है, यहाँ से एक H लेगा, निकल जाएगा NH3 और ये दोनों NH से जुड़ जाएंगे आपस। तो ये बन गया आपका थालीमाइड, ठीक है। याद रखो, ऐसे ना अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए नहीं, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। थालामाइड फिर थालीमाइड आपका बन गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये ध्यान रखना है, NH3 यहाँ निकल जाता है स्ट्रॉन्गर हीटिंग पे, और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछते हैं आपसे। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए, दो COH ग्रुप लगा हुआ रिएक्टेंट अगर आपको दिख जाता है और NH3 और हीट के साथ रिएक्शन, समझ जाना है इसमें या तो थालामाइड बनवा दे या तो थालीमाइड, ऑप्शन के हिसाब से समझ जाना आप। अगर स्ट्रॉन्गर हीटिंग लिखा है तो समझ जाना है आपको कि फाइनल आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे और क्या समझाना था, हाँ, ये तो आपने फाइनल प्रोडक्ट की बात की। बाकी जो इंटरमीडिएट वाला होता है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको। ये जो H है कुछ हटाना नहीं है आपको, बस NH3 को जोड़ देना साथ में। तो H पहले से था, NH3 और आ गया तो NH4 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा इस पर, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं COONH4 प्लस, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद आपका यहाँ से हट के NH2 लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है इंटरमीडिएट में, ये पूछेंगे नहीं आपसे, बस मैंने बता दिया। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अब जैसे ही आप अगला रिएक्शन देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था और इसका रिएक्शन करवाया गया है LiLH4 के साथ या फिर B2H6 के साथ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी तक आपने देखा था कि MnO4 के साथ रिएक्शन करवाते थे हम लोग अल्कोहल का, तो आपका बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उल्टा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप यहाँ पे रिडक्शन करवाने वाले हो। तो अगर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और ये रिएक्शन आपने कोई नया रिएक्शन नहीं है, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है अल्कोहल वाले चैप्टर में। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर आप इस रिएक्शन में NaBH4 का रिएक्शन करवाते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट का, तो वो रिएक्शन नहीं दिखाता ये, ठीक है। NCERT में भी ये लाइन लिखी हुई है इस पैराग्राफ में भी, उसको मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बाकी आपको करना क्या है, कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला ही अल्कोहल बना के दे दोगे आप इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सीधे प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनॉल बना दो CCCOH, ठीक है। सिंपल इतना ध्यान रखना है, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने कार्बन वाला अल्कोहल बना देना। अगर आपको LiLH4 दिख जाए, B2H6 दिख जाए और सेकंड स्टेप में H3O+ दिख जाए, इसमें आप मेन जो रिएजेंट है जो आपको देख के पहचानना है वो है LiLH4 या फिर B2H6। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट अगर यहाँ पे दिया है तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है हाइड्रोकार्बन ने हमने। इसमें आपको पता है सोडा लाइम किसको बोलते हैं, जब भी NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हो, और किस रेशियो में ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो कभी अगर आता है कि सोडा लाइम में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड किस रेशियो में रहता है, आपको पता होना चाहिए 3:1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर जाएंगे, इसको ध्यान से देना। इसमें क्या करते थे, एक कार्बन कम वाला हाइड्रोकार्बन बन जाता था आपका। तो यहाँ पे RCONA है, तो अगर मैं R को मानता हूँ 2 कार्बन है और CONA आपका 1 कार्बन यहाँ पे हुआ, तो 3 कार्बन का था, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें से ये CONA वाला पार्ट हट जाएगा और H लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली 2 ही बचेगा, 2 ही कार्बन वाला कंपाउंड बचेगा। इसलिए यहाँ पे 1 कार्बन कम वाला कंपाउंड बनता था, अगर आपको ध्यान याद है। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, CONA हटाओ और H लगाओ, तो वही RH आपका यहाँ पे बन जाएगा। सेम ऐसा ही रिएक्शन हम लोग कोलवेस इलेक्ट्रोलाइसिस में करते थे, बस यहाँ पे आपका 1 कार्बन कम हो जाता था और यहाँ पे आपका डबल हो जाता था एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी। ये रिएक्शंस ऑलरेडी हमने किए हुए हैं हाइड्रोकार्बन में, जिसको समझ नहीं आ रहा है या भूला लग रहा है उसको जाके एक बार रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं हम लोग ये रिएक्शन, जो कि इसमें एक नया रिएक्शन आपको मिला, बाकी ऊपर वाले रिएक्शन तो आपने ऑलरेडी किए हुए थे, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 54 नंबर रिएक्शन हमें देखना है, जो कि एक नया रिएक्शन है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और इसका रिएक्शन X2 और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हो रहा है और सेकंड स्टेप में H2 है। तो पहले तो दिमाग में आएगा कि X2 रेड फॉस्फोरस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था ये रिएक्शन, जहाँ पे हमने बात की थी कि ये भी आपका PX3 देगा और PX3 की तो हमने देखा हुआ है OH हटा के Cl लगाओ। लेकिन ये आपको यहाँ पे करना नहीं, इस सेक्शन में याद रखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो जो हमने देखा था अल्कोहल के लिए देखा था, ठीक है, वहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उस केस में आप वो चीज़ नहीं लगाओगे, मतलब OH हटा के Cl नहीं लगाओगे जो अभी आप करके आए थे ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन देखना है और उस पर जो हाइड्रोजन है उसको हटा के X लगाना है वहाँ पे। मतलब इस सेक्शन में आपको देखना है कि अल्फा कार्बन कौन सा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहले तो इस सेक्शन को करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाओगे और जो भी हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे है उसको लगा दोगे। तो आपको जो आंसर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा RCCOH और यहाँ 2 H था, एक H आपने हटा दिया तो एक ही H बचा
और हटा के आपने क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो अल्फा कार्बन पे आप क्या करते हो, हेलोजन जोड़ देते हो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे Cl2 रेड फॉस्फोरस होता है, तो यहाँ पे Cl आ जाता। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में X2 रेड फॉस्फोरस H2O दिख जाए, समझ जाना है कि कौन सा रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन है, जिसमें अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और हेलोजन वहाँ पे लगा देते हैं, मतलब हेलोजनेशन करते हैं अल्फा हाइड्रोजन का। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे समझ में कैसे करना है इस रिएक्शन को, सिंपल याद कर लो, क्योंकि ये अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको याद ही करने हैं बार बार लिख के। जैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, रेड फॉस्फोरस दिखे, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन आपको दिमाग में आ जाएगा। वैसे भी रेड कलर है, रेड शैतान का कलर होता है, हेल आपको दिमाग में याद आना चाहिए, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ध्यान से देखनी है इस चीज़। सबसे पहले तो ये अगर मैं रिएक्शन आपको देता हूँ कि COH है, कंसिडर HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन है, समझ आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा नाइट्रेशन है, जिसमें हम लोग NO2 जोड़ेंगे। कहाँ पे जोड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा डायरेक्टिंग है COH। तो आपको पता है COOH जो है वो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो इसलिए आपने NO2 को मेटा पे लगाया। ठीक है, सिमिलरली आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजनेशन दिख रहा है आपको, कहाँ पे लगाओगे, मेटा पे Br लगा दोगे। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये तो आसान है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ देखनी थी वो ये है कि ये तो सबको पता है कि कैसा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इंपॉर्टेंट ये भी आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होगा। मेन पॉइंट ये है, ध्यान रखना है आपको कि जो बेंजोइक एसिड का अगर आप ये करवा दो, रिएक्शन करवा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दो, इसमें नाइट्रेशन दिखेगा, हेलोजनेशन दिखेगा, लेकिन आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से AR क्वेश्चन बना के आपको इजीली दे सकते हैं और किसी को पता ही नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि बेंजोइक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, तो हाँ दिखाता है। बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन दिखाता है, हाँ दिखाता है। बेंजोइक एसिड हेलोजनेशन दिखाता है, तो हाँ दिखाता है। बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाता है, नहीं दिखाता है। रीजन क्या है, तो रीजन आप लिखोगे कि रीजन है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आपका डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम लोग लेविस एसिड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, बाउंड हो जाता है, और रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने में जो आप देखते थे उसमें कि वो कार्बोकेटायन बनाने में हेल्प करता था लेविस एसिड, वो नहीं कर पाएगा और इसलिए रिएक्शन नहीं आगे प्रोसीड नहीं होगा। इसीलिए रीजन आपको ध्यान देना है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो कैटलिस्ट इसमें हम लोग यूज करते थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, मतलब कि जो लेविस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते थे, वो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और आगे रिएक्शन करने में दिक्कत देता है। इसलिए हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं बेंजोइक एसिड के साथ या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो भी एसिड्स होते हैं उस। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलो यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म होता है सारा। अब इंडेक्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं इसको एक बार। तो इंडेक्स क्वेश्चन 8.8 देखते हैं। इसमें हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाना है और बताना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसमें। तो इसको मैंने खोल के यहाँ पे लिख लिया जितने भी क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें आपको दिख रहा है कि एक तो इथेनॉइक एसिड है और दूसरे में आपका एक F लगा हुआ है, बस इतना डिफरेंस है। तो आपको बस क्या देखना है कि H निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो किस में ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो इसमें जब H निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी H निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन है जो कि ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा CO नेगेटिव में, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इस वाले में फ्लोरीन और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आपने ऑलरेडी देखा था उसमें। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको देखने को मिला सब कुछ सेम है, बस एक में फ्लोरीन है एक में Cl है। ठीक है, ये एक में फ्लोरीन है एक में Cl है। तो कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और चार्ज को कम करेगा, CO नेगेटिव पे। तो आपको पता है फ्लोरीन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और वो हमने स्ट्रेंथ में देखा भी था कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसीलिए ये ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है कि एक में फ्लोरीन थोड़ा दूर है COH से और एक में पास है। तो अब फ्लोरीन को खींचना है नेगेटिव चार्ज को CO नेगेटिव से, तो जो ज़्यादा पास होगा अच्छे से खींच पाएगा और चार्ज को कम कर पाएगा, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे एक भी फ्लोरीन नहीं है, तो ज़्यादा अच्छे से कौन खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है फ्लोरीन 3 फ्लोरीन जो लगा होता है वो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, इसलिए ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बस आपको ये देखना है कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर पा रहा है CO नेगेटिव पे और चार्ज को कम कर पा रहा है। जो ज़्यादा कम कर पाएगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा आपका। तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी कंसेप्ट है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन वाले जो 2 वीडियोस थी उसमें ही कवर हो चुकी थी। इसमें कोई ज़्यादा खास कंसेप्ट था नहीं। मैं थोड़ा सा बीमार था इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा ठीक लगा, मेरे को हल्का अच्छा फील हुआ मुझे, तो मैंने वीडियोस बना दी। आप में से बहुत लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि भैया आपने तो डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने तो धोखा दे दिया हमें, आप बहाना मार के बैठे हो। तो ऐसा नहीं था, मैं बीमार था और ऐसा नहीं यूट्यूब चैनल खोला है तो मैं बीमार नहीं पड़ सकता हूँ। तो बीमार पड़ा था तो हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट एनी डे। आप लोग तो खुद डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो ये अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा रिएक्शन सोच समझ के दिया करो, कमेंट में जो लिखते हो वो थोड़ा फील होता है। तो जिन्होंने भी इसके लिए विश किए अच्छे मेरे हेल्थ के लिए, उसके लिए थैंक यू। और जो नहीं समझे उसको बच्चा समझ के, ना समझ के मैंने छोड़ दिया, हटाओ चलो क्या ही बोले इसमें। तो ऐसा नहीं करते हैं। जिसको भी लग रहा है ना कि भैया ने प्लेलिस्ट बना के बहुत पैसे छाप दिए,
तो ये पूरी प्लेलिस्ट अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये 4 से 5 हज़ार रुपये भी इसमें नहीं आए हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मुझसे कभी मांग लेना, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। और उससे ज़्यादा मैंने एडिटिंग के लिए पैसे दे दिए इसमें, ठीक है। तो वो सब मत सोचो कि भैया बस अपने फ़ायदे के लिए बैठे। यहाँ जो मैं ये कर रहा हूँ ये आपको यहाँ दिखता है 1.5 घंटा, लेकिन इसके पहले जो 8-9 घंटा मेरे को खुद टाइम ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को सब याद है, खुद पढ़ना पड़ता है तब मैं आता हूँ। अगर इतना ही आसान होता तो आपको हर एक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई वाली वीडियोज़ मिलती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। अगर पढ़ाते भी हैं लोग तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ऑर्गेनिक पढ़ा के दिखाओ, फिजिक्स पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उधर से भी रिस्पॉन्स अच्छा आए। तो जिन्होंने भी समझा और बोला कि भैया आप आराम करो, रेस्ट करो, उसके लिए थैंक यू। जो नहीं समझे वो समझ जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। आज नहीं तो कल आपको पेशेंट डील करना ही है। अगर आप नहीं सीखोगे तो डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे अच्छी। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।